हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक पावर बीआई प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट एंड टू एंड रहेगा। इसका मतलब मैं आप लोगों को पावर बीआई के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल्ड में समझाने की कोशिश करूँगा। हम इस वीडियो के अंदर डिफरेंट रिपोर्ट्स को डिज़ाइन करेंगे। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चॉकलेट सेल्स एनालिटिक्स। एंड इस एनालिटिक्स में जो हम क्या करने वाले हैं, हम डिफरेंट रिपोर्ट्स को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम कस्टमर डेमोग्राफिक से रिलेटेड रिपोर्ट को डिज़ाइन करेंगे, जिसमें हमें कस्टमर के परचेजिंग पैटर्न को स्टडी करना है, जैसे जेंडर वाइज क्या परचेज हुआ है, डिफरेंट एज ग्रुप्स क्या परचेज करते हैं, टॉप 5 कस्टमर्स कौन से थे। इस तरीके के जो की मेट्रिक्स होते हैं उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में सेल्स ट्रेंड से रिलेटेड एक रिपोर्ट बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, जिसके अंदर हम डे वाइज, मंथ वाइज, क्वार्टरली क्या सेल्स ट्रेंड के पैटर्न्स हैं उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। देन हम क्या करेंगे, डिफरेंट चॉकलेट के ब्रांड्स और डिफरेंट चॉकलेट के टाइप्स जो हैं उनके बेसिस पे हम स्टडी करेंगे कि भाई क्या ओवरऑल पैटर्न रहा है उनका, क्या चेंज रहा है इन सेल्स में। तो उन चीज़ों को हम, इन की मैट्रिक्स को हम स्टडी करेंगे इस रिपोर्ट के थ्रू। इसके अलावा फ्रेंड्स हम ज्योग्राफिकल स्टडी भी करेंगे। ज्योग्राफिकल स्टडी में हम ये देखेंगे कि डिफरेंट कोकोआ रीजन जहाँ से कोई चॉकलेट आती है उसके हिसाब से क्या सेल्स रही है, डिफरेंट सिटीज़ में क्या सेल्स रही है। तो ऑल इन ऑल हम ये सारी रिपोर्ट्स डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद जो भी हमारे इंपॉर्टेंट विजुअल्स होंगे उन्हें हम अपने डैशबोर्ड में लेके आएंगे और कुछ इस तरीके से ब्यूटीफुल डैशबोर्ड को डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। अब फ्रेंड्स ये तो रहा ओवरव्यू। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हम एक अपनी डेटा एनालिटिकल रिपोर्ट भी यहाँ डिज़ाइन करेंगे, जिसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से की मैट्रिक्स लिखे जाते हैं, किस तरीके से हम अपनी जो एनालिसिस हमने डिज़ाइन की है पावर बीआई के थ्रू उसको समराइज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा इस रिपोर्ट के थ्रू, और ये रिपोर्ट को बनाना भी हम सीखेंगे। एंड फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हमारा यहाँ सोर्स माइस्क्ल रहने वाला है, तो मैं आप लोगों को क्वेरीज के थ्रू भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं जो इन विजुअल्स में हमारा आ रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मल्टीपल क्वेरीज को भी डिज़ाइन करेंगे जिनके हेल्प से हम डेटा को वेरीफाई करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा डेटा जो है वो इरोनियस तो नहीं है, हमारे जो आउटपुट डिज़ाइन हुआ है वो इरोनियस तो नहीं है, वो एरर फ्री होना चाहिए। तो हम क्वेरीज के थ्रू भी आउटपुट को डबल चेक करेंगे। तो ये सब कुछ रहने वाला है आज की वीडियो में। तो सीधे चलते हैं एक बार अपने टॉपिक की ओर। अब सबसे पहले प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए प्रोजेक्ट की जर्नी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जो पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं इसमें किस तरीके से हम अपनी जर्नी को कवर करेंगे। तो जर्नी की स्टार्टिंग में कोई भी अगर हमारा पावर बीआई प्रोजेक्ट होता है तो उस जर्नी की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले ध्यान देते हैं डेटा इंपोर्ट पे। हम डेटा इंपोर्ट से पहले हमारे डेटा को आइडेंटिफाई भी करते हैं कि जो भी हमारे डेटा सोर्सेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना। पर अभी के केस में हमने क्योंकि डेटा सोर्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, हमारा डेटा माइस्क्ल डेटाबेस में रिजाइड करता है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डेटा को इंपोर्ट करना होगा। सो दिस विल बी आवर स्टेप 1, इंपोर्टिंग आवर डेटा। वेरी क्रिटिकल होता है। डेटा डिफरेंट सोर्सेज से जनरली गैदर होता है, लाइक फ्लैट फाइल्स, डेटाबेसेस। पर अभी के केस में हम क्या करने वाले हैं, हम डेटाबेस माइस्क्ल डेटाबेस से डेटा को इंपोर्ट करेंगे। तो जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का। तो हम पावर क्वेरी एडिटर को यूज़ करके हम डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, कई बार अपने डेटा सोर्स पे ही क्लीन डेटा को ही इंपोर्ट करते हैं टू बी प्रिसाइज। पर अभी के हम केस में क्या करेंगे, हम डेटा को इंपोर्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे हम पावर क्वेरी एडिटर में जो भी नेसेसरी ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी हमारे को ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करनी है वो हम पावर क्वेरी एडिटर की हेल्प से यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट, मैं कहूँगा, स्टेप रहने वाला है। इसके बाद मोस्ट क्रिटिकल जो स्टेप होता है दैट इज डेटा मॉडलिंग। हम जनरली क्या करते हैं, इस स्टेप को इग्नोर कर देते हैं या बहुत ही कम टाइम स्पेंड करते हैं, जिसकी जो ड्रॉबैक्स होते हैं वो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं लेटर स्टेजेस में, क्योंकि हमारे जो रिपोर्ट्स होंगी उनका लोड टाइम बढ़ जाता है या प्रॉपर डेटा नहीं आता है, या ओवरऑल कंटेक्स्ट में भी डिफरेंट जो हमारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं ड्यू टू
इम्प्रॉपर डेटा मॉडलिंग। तो हमें हमेशा ये फोकस करना है कि हमारी डेटा मॉडलिंग जो है प्रॉपर ढंग से इम्प्लीमेंट हो। इसका एडवांटेज ये रहेगा कि जो हमारे लेटर ऑन काम होने वाला है, जो भी हमें डैक्स क्वेरीज लिखनी है फ्यूचर में, हमें जो भी डैक्स क्वेरीज लिखनी होंगी या फिर जो भी हमें विजुअल्स को डिज़ाइन करना होगा, वो सब प्रॉपर ढंग से हो पाएगा। तो आप प्लीज़ डेटा मॉडलिंग पे एम्फेसाइज कीजिए। आपके डे टू डे लाइफ में भी जो आप डे टू डे प्रोजेक्ट लाइफ में भी आप जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, वहाँ पे भी आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए डेटा मॉडलिंग का। करेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो टेबल्स के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो आता है दैट इज डिजाइनिंग रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स। तो जैसे मैंने बात की थी, हम कस्टमर डेमोग्राफिक्स से रिलेटेड, हम सेल्स ट्रेंड से रिलेटेड जोग्राफिकल जो स्टैटिस्टिक्स हैं या फिर प्रोडक्ट वाइज जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनको स्टडी करेंगे। उनके लिए हम रिपोर्ट्स को यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे एंड फाइनली जो इम्पोर्टेंट विजुअल्स होंगे वो हम अपने डैशबोर्ड्स में इंक्लूड करेंगे। इम्पॉर्टेंट विजुअल्स को हम डैशबोर्ड में इंक्लूड करेंगे। एंड फाइनली जो हमारी टॉप मैनेजमेंट होती है, देखिए जो हमारा क्लाइंट है या टॉप मैनेजमेंट है, उनको निटी-ग्रिटीज़ के बारे में नहीं जानना होता। उनको हाई लेवल ओवरव्यू चाहिए कि क्या हो रहा है, किस वजह से सेल्स फॉल की है या क्या ओवरऑल ट्रेंड था। तो हम क्या करते हैं, हम एक रिपोर्ट को कंसोलिडेट करते हैं, एनालिटिकल रिपोर्ट बनाते हैं। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट होती है जिसके अंदर हमारी स्टडी होती है, साथ ही साथ अगर हमने कोई कंक्लूजन डिराइव करना है वो हम उसमें मेंशन करते हैं। तो इस तरीके की एनालिटिकल रिपोर्ट भी हम, जैसे मैंने बताया था, हम एक डिज़ाइन करने वाले हैं। तो दिस विल बी आवर फाइनल स्टेप। तो कुछ इस तरीके से हमारी जर्नी आप देख सकते हैं, अप एंड डाउन के साथ हमारी जर्नी जाएगी। हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी परफॉर्म करेंगे, हम डेटा मॉडलिंग भी करेंगे, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स पे डिज़ाइन करेंगे एंड फाइनली एनालिटिकल रिपोर्ट बना के हम अपनी टॉप मैनेजमेंट को सबमिट करेंगे। तो ये पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट में हम यही जर्नी को फॉलो करना है। अब सबसे पहली स्टेप में हमें क्या करना है, हमें कस्टमर डेमोग्राफिक्स की रिपोर्ट निकालनी है। हमें ये देखना है कि कस्टमर से रिलेटेड डेटा जो भी है कि किस तरीके से जो डिफरेंट जेंडर के लोग थे उनका परचेजिंग पैटर्न क्या था, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों का परचेजिंग पैटर्न क्या था, टॉप 5 कस्टमर्स कौन से थे। लॉयल्टी स्टेटस के बेसिस पे हमारे को ओवरऑल परचेजिंग पैटर्न को स्टडी करना है। तो सबसे पहले जो हमारी रिपोर्ट रहेगी दैट इज कस्टमर डेमोग्राफिक, जिसके थ्रू हम चॉकलेट की सेल्स को एनालाइज करने वाले हैं या चॉकलेट सेल्स की एनालिटिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक एम्प्टी फाइल ले ली है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस फाइल को हम सेव कर लेंगे। सो अभी मैं अपनी फाइल का नाम दे देता हूँ एनालिटिक्स ऑफ चॉकलेट सेल्स, ऐसे करके मैं एक नाम दे दूंगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी इस फाइल का नाम दे सकते हैं, एनालिटिक्स ऑफ चॉकलेट सेल्स, एंड इसको मैं सेव कर लेता हूँ। परफेक्ट। एंड अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको माई सिक्वल में जो भी हमारा डेटा है उसको एक बार गो थ्रू करवाता हूँ। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा एक डेटाबेस था चॉकलेट सेल्स एंड इसके अंदर मेरे पास कुछ डायमेंशन टेबल ऑलरेडी प्रेजेंट थी, जैसे कस्टमर डायमेंशन, लोकेशन डायमेंशन एंड प्रोडक्ट डायमेंशन एंड एक फैक्ट टेबल थी, सेल्स फैक्ट टेबल। तो मुझे क्या करना है, मुझे यही टेबल्स को पावर बीआई डेटा मॉडल के अंदर लेके आना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने दोबारा से जो मेरी पावर बीआई रिपोर्ट है यहाँ पे जाएंगे हम एंड हम गेट डेटा पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे जाके हम माई सिक्वल को जब लिखेंगे, इसको हम गेट डेटा में जाके एक बार दोबारा से हम लिख देते हैं माई सिक्वल। ओके, माई सिक्वल डेटाबेस। अब यहाँ पे हम अपना सर्वर नेम डाल देंगे। तो सर्वर नेम हमारा जनरली हमारा लोकल होस्ट है एंड जो पोर्ट माई सिक्वल का यूज़ होता है वो 3306 होता है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 3306 हमारा पोर्ट होगा एंड ये लोकल होस्ट हो गया आपका। तो मैं यही करने वाला हूँ, यहाँ पे लोकल होस्ट एंड 3306 एंड डेटाबेस हमारा जो होगा, डेटाबेस का एक बार नाम रेफर कर लेते हैं हम। जो हमारा डेटाबेस है दैट इज चॉकलेट सेल्स एंड
इसको हम यहाँ पे पास ऑन कर देंगे। इसको ओके करेंगे सबसे पहले। ओके, ये मेरा खुल गया है। आप लोगों को सबसे पहले पासवर्ड, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा, तो आप यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को वहाँ पे दे दीजिएगा, तो आपको कुछ इस तरीके की विंडो दिख जाएगी। मेरे केस में क्योंकि मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है ये कनेक्शन, इसलिए मुझे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे आपने जो भी पासवर्ड यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया होगा इस कनेक्शन बनाने के लिए, उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे डालना होगा। तो जो स्कीमा डिज़ाइन करने से पहले आप लोगों को पासवर्ड आप लोग कॉन्फ़िगर करते हैं यूज़र आईडी और पासवर्ड, वो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन कर जाएंगे। तो सेम आपको यहाँ पे करना होगा। अभी के केस में क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। एंड मैं क्या करूँगा, इन चारों टेबल्स को जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, इनको हम लोड कर लेंगे। ये इस तरीके से कुछ लोड हो जाएगा यहाँ पे हमारा डेटा। ओके, तो हमारा डेटा जो है वो लोड हो गया है यहाँ पे पावर बीआई डेटा मॉडल में। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे को नेसेसरी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, हम इजीली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब जब हमारे पास ये जो टेबल्स हमने लोड की हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये टेबल्स को लोड कर लिया है अपने डेटाबेस से। अब यहाँ पे मेरे को डेटा प्रिपरेशन या डेटा प्रिपरेशन या फिर मैं कहूँ हमारी डेटा शेपिंग की एक्टिविटीज़ यहाँ से शुरू होती हैं। इस एक्टिविटी में हम ओवरऑल डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन जो करनी है वो हम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पावर क्वेरी एडिटर का यूज़ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एडिट क्वेरी में जाके एडिट कर लेंगे हम। तो कुछ इस तरीके की विंडो आपको दिखेंगी। यहाँ पे मुझे क्या करना है, छोटे मोटे चेंजेस जो है वो हम परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट फॉर्म में दिख रही है। तो सबसे पहला चेंज जो हम करने वाले हैं यहाँ पे, और मैं आप लोगों को बताऊं, तो जो सबसे पहला हमारा यहाँ चेंज रहेगा वो होगा हमारा डेट ऑफ बर्थ को हमें डेटा टाइप में लाना है। सो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट से हम डेट डेटा टाइप में लेके आने वाले हैं इसको। एंड दूसरा चेंज जो अभी हम यहाँ करेंगे वो जेंडर से रिलेटेड होगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, एम जो है उसको मेल हमें ट्रांसफॉर्म करना है, एंड जो एफ है उसे फीमेल करना है। तो हम ये एक बार चेंजेस हम परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये वाला चेंज तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें सिंपली यहाँ पे जाके यहाँ डेट कर देंगे, तो ये डेट्स में चेंज हो गया है। अब आइकन देख सकते हैं, आइकन चेंज हो गया है, अब ये डेट हो गई है। अब जो दूसरा चेंज हमें करना है वो हमें यहाँ पे एम और एफ का चेंज करना है, यानी एम को मेल एंड एफ को फीमेल करना है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पे जाके ये रिप्लेस वैल्यूज करके होता है एक ऑपरेशन, तो इसको हम परफॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे एम की जगह मुझे क्या कर देना है, मेल कर देना है। ओके, एंड सिंपली रिप्लेस वैल्यू को फिर हम क्लिक कर देंगे, और एफ की जगह हमें हम रिप्लेस कर देंगे फीमेल से, और ओके कर देंगे। तो ये मेल और फीमेल इस तरीके से हमने जेंडर कॉलम में भी जो नेसेसरी चेंजेस थे वो परफॉर्म कर लिए हैं। अब एक और ऑपरेशन जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जो तीसरी हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, अगर मैं यहाँ आप लोगों को दिखाऊं, तो जो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, हमें डेट ऑफ बर्थ कॉलम से एज निकालनी है। हमें बेसिकली एज निकालनी है, एज को कैलकुलेट करना है, क्योंकि आगे जाके इसका यूज़ होने वाला है इस एज कॉलम का। तो एज किस तरीके से निकालते हैं, अब एक बार हम ये भी देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं होम टैब से अब स्विच करूँगा ऐड कॉलम, क्योंकि ऐड कॉलम टैब से जो भी ऑपरेशन होंगे तो एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मैं अब इसके लिए क्या करने वाला हूँ, यहाँ डेट, जो ये डेट होता है इसको क्लिक करूँगा, और यहाँ पे जाके हमें सबसे पहले DOB को क्लिक करना है, क्योंकि डेटा टाइप का वही कॉलम है, तभी ये सारे एक्टिव होंगे। आपने देखा जब मैंने जेंडर कॉलम को सिलेक्ट कर रखा था तो ये सारे कोई भी एक्टिवेटेड मोड में नहीं थे।
तो मुझे क्या करना है, डेट कॉलम को ही सिलेक्ट करके रखना है। ऐड कॉलम सेक्शन में आए, डेट को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे, वो है एज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू कॉलम दैट कंटेन्स द ड्यूरेशन बिटवीन द करंट लोकल टाइम एंड द वैल्यूज इन द सेलेक्टेड कॉलम। तो करंट लोकल टाइम जो है हमारा, उसके एंड जो ये जो डेट गिवन है उसके बीच के जो डेज थे वो यहाँ पे इसने मेंशन कर दी। बेसिकली डेज हैं, हम इसको यहाँ पे नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको होल नंबर में। ओके, तो ये मेरा होल नंबर में आ गया है। पर अभी ये क्या हो रहा है कि ये जो एज है ये डेज में आ रही है, 12142 एंड 12,142, 18,351, इस तरीके की एज आ रही है। इस एज का कोई रेलिवेंस नहीं है, हमें एज जो चाहिए होगी वो ईयर्स में चाहिए होगी। तो हम अब इस एज को ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक कस्टम कॉलम को डिज़ाइन करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी एज आई है इसको मैं 365.25, ये 0.25 इसलिए क्योंकि लीप ईयर का मैं एज्यूम करके चलूँगा। तो 365.25 से मैं इसे डिवाइड कर दूंगा एंड यहाँ ओके कर देंगे हम। तो हमारे पास जो ये है डेट्स यहाँ पे जो बेसिकली ईयर्स थे वो यहाँ आ गए हैं। अब इसको हमें बस राउंड डाउन करना पड़ेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे राउंडिंग करके एक मेरा ऑपरेशन है, परफॉर्म्स राउंडिंग ऑन नंबर वैल्यूज़। तो मैं इसे राउंड डाउन कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास एक्चुअल वैल्यूज़ आ जाएंगी। एंड अब ये जो हमारे एक्स्ट्रा कॉलम्स थे हम इनको रिमूव कर देंगे, इनको हमारे को ज़रूरत नहीं है। एंड इसको हम नाम दे देंगे एज का। तो इस तरीके से हमारी एज जो है वो ईयर टर्म्स में हमारी यहाँ आ गई है। ये जो था ये ईयर टर्म्स में हमारी जो एज थी यहाँ पे आ गई। तो मैं एक बार दोबारा से समराइज कर देता हूँ। 3 ऑपरेशन हमने यहाँ परफॉर्म करे थे एज निकालने के लिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, हमारे पास जो ओरिजिनली था एक डेट ऑफ बर्थ कॉलम था, हमारे पास ओरिजिनली डेट ऑफ बर्थ कॉलम था। हमने इससे क्या किया, हमने एज जो हमारा इनबिल्ट ऑपरेशन होता है हमारा, हमने न्यू ऐड कॉलम किया, एक नया कॉलम बना लिया। एंड वहाँ पे डेट के थ्रू, डेट के अंदर हमारे एक ऑपरेशन होता है एज, हमने उसको यूज़ किया एंड यहाँ पे जो एज को कैलकुलेट करके आइडेंटिफाई कर लिया। पर प्रॉब्लम ये थी, ये जो एज आई थी ये डेज में आई थी। अब इस एज जो डेज में आई थी इसको हमने क्या किया, यहाँ डेज में से इसको 365.25 से हमने डिवाइड कर लिया था। एंड जब डिवाइड हमने परफॉर्म कर लिया, इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास जो ईयर्स आए। अब ईयर्स के अंदर कुछ डेसिमल जो वैल्यूज़ थी हमारी ईयर के अंदर, और उसको हमने क्या किया, यहाँ राउंड डाउन कर दिया। राउंड डाउन के बाद हमारे पास जो एक्चुअल एज थी वो ईयर्स में यहाँ पे आ गई। तो ये सारे ऑपरेशन हमने परफॉर्म करे। आपको भी रियल वर्ल्ड में कई बार इंटरव्यूअर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेरे पास एक डेट ऑफ बर्थ कॉलम गिवन है तो मैं एज किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा यूजिंग पावर क्वेरी एडिटर। तो आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वे में आंसर अपने इंटरव्यूअर को दे सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स में आगे चलेंगे हम। एंड ये जो सारे ट्रांसफॉर्मेशन थे अब तक हम क्या कर रहे थे, कस्टमर डायमेंशन के अंदर कर रहे थे। तो ये जो सारे चेंजेस थे हम ये कस्टमर डायमेंशन के अंदर कर रहे थे। एंड अब मुझे क्या करना है, एक बार प्रोडक्ट डायमेंशन के अंदर भी चेंजेस करने हैं। तो कस्टमर डायमेंशन को एक बार अगर मैं समराइज करूँ, यहाँ पे मेरे पास कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, डेट ऑफ बर्थ कॉलम है, जेंडर है, लोकेशन है, लॉयल्टी स्टेटस कॉलम है एंड एज जो हमारा कैलकुलेटेड ये डिराइव्ड कॉलम आया है। तो इस तरीके से हमारा जो कस्टमर डायमेंशन थी वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट डायमेंशन के अंदर चेंजेस हैं वो कर लूँगा। तो यहाँ पे क्या था कि एक बार स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी हमारे पास एक कॉलम है, प्रोडक्ट नेम है, चॉकलेट टाइप है, कोकोआ कंटेंट है उस चॉकलेट में कितना, ब्रांड करके कॉलम है, ओरिजिन कहाँ से जो चॉकलेट आती है वो कोकोआ का ओरिजिन क्या है, एंड कॉस्ट ऑफ ईच चॉकलेट। तो ये सारे हमारे पास पैरामीटर्स या हमारे पास एट्रीब्यूट्स गिवन है। अब यहाँ पे मुझे जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो प्रोडक्ट नेम के अंदर करना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, प्रोडक्ट नेम के अंदर मेरे पास इशू ये आ रहा है कि ये हाइफन चॉकलेट करके मेरे पास एक्स्ट्रा जो कंटेंट है इसको मेरे को हटाना है।
तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली स्प्लिट करना है इस कॉलम को। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई एडिशनल कॉलम नहीं बनाना, मेरे को एक्सिस्टिंग कॉलम को ही स्प्लिट करना है। तो मैं ट्रांसफॉर्म सेक्शन में चला जाऊंगा एंड इस स्प्लिट कॉलम को क्लिक कर दूंगा। यहाँ बाय डिलीमीटर हम क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया है डिलीमीटर आइकन, इसे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे XCZ जो हमारे जो टॉप चॉकलेट के नेम्स थे ये अलग हो गई हैं, और जो हमारे एक्स्ट्रा चॉकलेट लिखा रहा था वो अलग कॉलम में आ गया है। इसको हम रिमूव कर देंगे, इसकी कोई नीड नहीं है हमारे पास। एंड इसको अब हम रीनेम कर देंगे, इट इज चॉकलेट नेम। परफेक्ट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे। एंड ये तो रहा हमारी प्रोडक्ट डायमेंशन। एंड एक बार मैं आपको लोकेशन डायमेंशन भी दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे लोकेशन आईडी ली है, यूएस की सिटीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है, और कंट्री हमारी यूएसए ही है यहाँ पे। तो सारी जो रोज हैं वो यूएस ज्योग्राफी की हैं। कई बार आपको रियल वर्ल्ड में डिफरेंट ज्योग्राफीज का डेटा आता है, तो एक तरीके से आप लोकेशन डायमेंशन ही ज्योग्राफी डायमेंशन में कंसोलिडेट करके उस डेटा को रख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक सेल्स फैक्ट टेबल गिवन है। सेल्स फैक्ट टेबल में हमारा क्या है, डेट कॉलम है, जिसमें ये पता चल रहा है कि कब कब उन चॉकलेट्स की सेल हुई है। लोकेशन आईडी, किस लोकेशन पे सेल होती है। प्रोडक्ट आईडी, क्या प्रोडक्ट आईडी का मतलब कौन सी चॉकलेट को सेल किया गया। कस्टमर आईडी, किस कस्टमर ने परचेज किया। एंड क्वांटिटी सोल्ड, यानी इस डेट को कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है या सेल हुई है उस पर्टिकुलर चॉकलेट की। तो इस तरीके से ये सारे हमारे पैरामीटर्स या मैं कहूँगा एट्रीब्यूट्स हो गए हमारे सेल्स फैक्ट टेबल के। तो मैंने आपको जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग टेबल्स थी जो हमारे को क्लाइंट से मिली है या क्लाइंट डेटा था, वो हमारा मैंने आपको एक्सप्रेस करा है, आपको डिफाइन किया है। अब इन्हीं टेबल्स को यूज करके हम आगे जो भी हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होना है वो हम परफॉर्म करने वाले हैं। अब अगर फ्रेंड्स हम देखते हैं, हमने अपनी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है। अब अगर हम अपनी डेटा मॉडल में जाके, मॉडल व्यू में जाके डेटा मॉडल को चेक करते हैं, तो मैं यहाँ आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार कि हमने किस तरीके से स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास सेंटर में मेरी एक फैक्ट टेबल है, ये मेरी एक फैक्ट टेबल है, एंड दीज आर माई डायमेंशन टेबल्स। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट डायमेंशन टेबल है, लोकेशन डायमेंशन है, ज्योग्राफिकल डायमेंशन टेबल है, और ये कस्टमर डायमेंशन टेबल है। एंड जो इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अभी एक डायमेंशन टेबल मिसिंग है वो है कैलेंडर टाइमिंग। अब ये डायमेंशन टेबल, जो कैलेंडर डायमेंशन टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हमारे को टाइम इंटेलिजेंस, अगर कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, तो ऐसे सिनेरियो में मेरे पास एक सेपरेट कैलेंडर डायमेंशन टेबल होना इंपॉर्टेंट है। विदाउट विच अगर हम कोशिश करेंगे अपनी कैलकुलेशन, टाइम इंटेलिजेंस कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो प्रॉपर नहीं आते। तो इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि हमारे पास एक सेपरेट कैलेंडर डायमेंशन हो, उसके अंदर जो रिक्वायर्ड कॉलम्स होंगे, जो नेसेसरी कॉलम्स होंगे, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होनी चाहिए, जिनकी हेल्प से हम टाइम बेस्ड या टाइम इंटेलिजेंस कैलकुलेशंस इजीली परफॉर्म कर सके। तो नेक्स्ट टास्क हमारा यही होगा कि हम कैलेंडर डायमेंशन ऐड करेंगे, और कैलेंडर डायमेंशन ऐड करने के बाद हमें डेटा मॉडलिंग, डेटा मॉडल या मॉडल व्यू में जाके उस डायमेंशन को फैक्ट टेबल से ज्वाइन भी करना होगा। तो ये हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी रहने वाली है। तो मैं ये क्या करूँगा, एक अपनी, तो पहले हम रिपोर्ट व्यू में यहाँ पे आ जाएंगे, और रिपोर्ट व्यू में जाके हम मॉडलिंग सेक्शन में जाएंगे, एंड यहाँ पे न्यू टेबल को क्लिक कर देंगे। एंड तो थोड़ा एनलार्ज कर लेंगे। एंड मैंने क्या किया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे कैलेंडर डायमेंशन का कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं इसे जस्ट कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। ये मेरा कैलेंडर डायमेंशन का कोड आ गया है। अगर मैं ब्रीफली इस कैलेंडर डायमेंशन के कोड को समझाऊँ, तो यहाँ पे मैंने ऐड कॉलम्स टैक्स फंक्शन दिया है। ये टैक्स फंक्शन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि अगर मैं सिंपली कैलेंडर टैक्स फंक्शन का यूज़ करता हूँ तो मेरे पास एक डेट कॉलम आ जाता है, पर केवल डेट कॉलम से मेरा काम नहीं चलता है। मुझे और भी कॉलम्स लाइक ईयर, क्वार्टर, मंथ, मंथ नंबर, डे नंबर, इस तरीके की कॉलम्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए मैंने क्या किया है, ऐड कॉलम टैक्स फंक्शन को यूज़ करके ये सारे कॉलम्स ऐड कर लिए हैं। इनका डाउन द लाइन मुझे यूज़ होने वाला है इस प्रोजेक्ट में। एंड अगर कैलेंडर फंक्शन की बात करते हैं, तो मिनिमम और मैक्सिमम की मैंने एक रेंज बनाई है। मिनिमम ऑफ
फैक्टेबल एंड मैक्सिमम फैक्टेबल, यानी मिनिमम डेट जो होगी फैक्टेबल की वो हमारी बिलो रेंज आ जाएगी, और हाईएस्ट रेंज जो जाएगी डेट्स की वो मैक्सिमम ऑफ फैक्टेबल जाएगी। तो अगर मैं इस तरीके से समझाऊँ, ये अगर मेरी कैलेंडर डायमेंशन की रेंज है, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम है, कि यहाँ होगा क्या कि जो मेरी फैक्ट टेबल की मिनिमम डेट होगी वो मेरी फैक्ट टेबल की मिनिमम डेट होगी, वो हमारी लोअर डेट कहलाएगी, एंड जो मैक्सिमम डेट होगी फैक्ट टेबल की वो हाईएस्ट डेट यहाँ पे कैलेंडर डायमेंशन में आ जाएगी। कुछ इस तरीके से हम अपनी कैलेंडर डायमेंशन को क्रिएट करते हैं। अगर आपको इससे फर्दर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है किस तरीके से कैलेंडर डायमेंशन क्रिएट होती है, क्या पर्पज़ होता है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूंगा, आप लोग जरूर जाके चेक कीजिएगा उसको। तो अभी के लिए मैंने ये कैलेंडर डायमेंशन यहाँ ऐड कर दी है। अब इसको हमें डेटा मॉडल जो हमारा बनाया है उसमें हमें इसको फैक्ट टेबल से ज्वाइन करना होगा। मैं ओके कर दूंगा, एंड मेरी कैलेंडर डायमेंशन यही है। और जब मैं अपने मॉडल व्यू में यहाँ आता हूँ, यहाँ पे मैं इस कैलेंडर डायमेंशन को देख सकता हूँ, एंड इस डेट को मैं थोड़ी यहाँ पे पैक करके ले आऊँगा, और ये आप देख सकते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। तो पर मैं आपको परत से ये ना जो मेरा कार स्कीमा है इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, अब मेरा स्टार्ट करना पूरा हो गया है, जो भी मुझे आगे जाके प्रोजेक्ट बनाना है उसकी सारी रिक्वायर्ड टेबल्स मेरे पास आ गई। यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट डायमेंशन होगी, जियोग्राफिकल डायमेंशन, कैलेंडर डायमेंशन, एंड मेरे पास कस्टमर डायमेंशन, एंड सेंटर में मेरी ये फैक्ट टेबल है। दिस इज माई फैक्ट टेबल, एंड ये सारी जो है दिस इज माई टास्क। एंड ये जो आप देख सकते हैं स्टार की फॉर्म आ गई है यहाँ पे, और सेंटर में मेरी फैक्ट टेबल है, एंड उससे जो रिलेटेड है वो सारी लुकअप या डायमेंशन टेबल्स हैं, और इन्हीं डायमेंशन और फैक्ट टेबल को यूज करके हमें आगे अपना सारा काम करना है। तो अब फ्रेंड हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी रहने वाली है, हमने डेटा मॉडल को समझ लिया है, हमने कैलेंडर डायमेंशन बना ली है। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी मेरी रहने वाली है वो होगी मेजर्स की डिज़ाइनिंग। तो मैं क्या करूँगा, जो भी रिक्वायर्ड मेरे को मेजर्स बनाने हैं वो मुझे आगे जाके यूज़ होने वाले हैं, मैं उनको 1 by 1 मेजर्स को डिज़ाइन करूँगा, एंड फाइनली जब हमारे पास मेजर्स आ जाएंगे फिर हम अपने विजुअल्स को डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेजर्स टेबल को डिज़ाइन कर लूँगा। तो ये जो एंटर डेटा करके होता है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्रिएट ए न्यू टेबल बाय टाइपिंग और पेस्टिंग इन न्यू कंटेंट, को मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे। इसी की हेल्प से मैं नई टेबल मेजर्स टेबल को बना लूँगा। रीज़न क्या रहता है सेपरेट मेजर टेबल बनाने का, मैं चाहता हूँ कि सारे मेरे मेजर्स एक जगह कलेक्टेड रहे। मैं नहीं चाहता कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो डिफरेंट टेबल्स में, जिससे मेरा डेटा मॉडल भी ग्लिटरी हो जाता है, और लेटर ऑन अगर हमारे पास कोई हमारा कुलीग उस कोड को देखता है उसके लिए भी अंडरस्टैंडिंग मुश्किल हो जाती है। तो ये सारी ड्रॉबैक से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ एक सेपरेट मेजर्स टेबल को डिज़ाइन किया जाए और सारे मेजर्स को उसी के अंदर प्लेस करके रखा जाए। लास्ट में जब हम प्रोजेक्ट को वाइंड अप करेंगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि बिल्कुल क्लटर फ्री, बिल्कुल क्लीन हमारा कोड होगा सारा। तो इसीलिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मेजर्स टेबल को डिज़ाइन कर लेता हूँ। मैंने नाम दिया हैश मेजर्स, और ये यहाँ पे टेबल बन के आ जाएगी मेरी। ओके, तो अभी इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम है, इसको हम बाद में हटाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू मेजर क्लिक करेंगे, और जो सबसे पहला मेजर मैं यहाँ बनाने वाला हूँ वो होना है टोटल सेल। देखिए टोटल सेल्स का मतलब जो सारी सेल्स हमारी हुई है वो मेजर यहाँ पे हम बनाने वाले हैं। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये टोटल सेल्स मेजर जो रहेगा, ये इसका पर्पस समझाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेल्स निकलेगी कैसे। देखिए सेल्स जो होती है हमारी सबसे पहले बहुत ही सिंपल है, मैं क्वांटिटी जो सोल्ड हुई है, क्वांटिटी सोल्ड को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना होता है कॉस्ट। इज एज सिंपल एज दैट, क्वांटिटी सोल्ड इनटू कॉस्ट। इससे क्या होगी, मेरी टोटल सेल्स जो हमारी हुई है वो आ जाएगी।
तो हम देखते हैं कि ये क्वांटिटी सोल्ड और कॉस्ट कॉलम कहाँ प्रेजेंट है, जैसे कि हम इसको मल्टीप्लाई करके हम अपनी सेल्स को डिराइव कर सकते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, बस हम ट्रैक करके लेके आएंगे, ऐसा ड्रैग कर लेंगे तो मेरे पास एक प्रोडक्ट डायमेंशन टेबल है एंड एक सेल्स फैक्ट टेबल है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, वो अगर मैं दिखाऊँ तो जो कॉस्ट कॉलम है, कॉस्ट कॉलम मेरा प्रोडक्ट डायमेंशन के अंदर पड़ा है एंड जो क्वांटिटी सोल्ड है मेरा फैक्ट में। तो अब क्या चीज़ है, यहाँ पे दो टेबल्स को एक्सेस करके मेरे को टोटल सेल्स निकाल, इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की दोनों जो कॉलम्स है मेरे एक ही टेबल में प्रेजेंट है, ये दोनों अलग अलग टेबल्स हैं, ये दोनों अलग हैं। कॉस्ट मेरा प्रोडक्ट डायमेंशन में है एंड फैक्ट टेबल में मेरा क्वांटिटी सोल्ड है। अब इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, किस तरीके से टोटल सेल्स निकालनी है, ये देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हमारा फंक्शन सम एक्स उसका यूज़ होगा। आप लोग जनरली पूछते हैं कि भाई सम एक्स इस सिनेरियो में यूज़ होता है। इस सिनेरियो में जहाँ पे हमारे को दो टेबल्स के रेफरेंस करके टोटल समेशन की तरह निकालनी है, वहाँ पे हम सम एक्स लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी सेल्स फैक्ट टेबल को ले लूँगा। तो मेरी ये सेल्स फैक्ट टेबल यहाँ आ गई है। इसके बाद मुझे क्या करना है, एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन जैसे मैंने आप लोगों को बताया था मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं अपनी सेल्स फैक्ट टेबल से, मेरी सेल्स फैक्ट टेबल है उस मैं वो ले लूँगा, वो से फर्स्ट कर लेते हैं ताकि पता लग जाए। मैं क्वांटिटी स्टोर्ड लेनी है एंड तो मेरे को कॉस्ट लेनी है वो प्रोडक्ट डायमेंशन से लेनी है। अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट डायमेंशन लिखूंगा तो वो टेबल नहीं है, इसीलिए हम फ्रेंड्स यहाँ क्या यूज करते हैं, रिलेटेड। रिलेटेड की हेल्प से आप क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको डेटा मॉडल में बताया था, आपने अगर देखा हो डेटा मॉडल के अंदर मैंने मेरे पास ये फैक्ट टेबल थी एंड मेरे पास इससे रिलेटेड एक डायमेंशन टेबल थी, ये फैक्ट टेबल थी और ये वन टू मैनी रिलेशनशिप से अटैच्ड। मेरे को एक डायमेंशन टेबल से ये कॉस्ट कॉलम पिक करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ रिलेटेड का यूज़ करूँगा। रिलेटेड की हेल्प से मैं क्या करूँगा, अपने डायमेंशन टेबल के इस कॉलम को पुन करके मल्टीप्लाई कर पाऊँगा। तो यही फंडा होता है डेटा मॉडलिंग, इसलिए समझना इंपॉर्टेंट होता है कि हम हमें पता चल पाया कि कॉस्ट कॉलम क्योंकि मेरे डायमेंशन टेबल में है, तो मैं इसको पिक करके लाने के लिए मुझे रिलेटेड जो हमारा टैक्स फंक्शन होता है उसकी हेल्प होगी। तो अब क्या करेंगे, हम रिलेटेड की हेल्प से हम अपनी प्रोडक्ट डायमेंशन में जाएंगे। प्रोडक्ट डायमेंशन में मेरे पास कॉस्ट कॉलम लेना है, मैं सिंपली इसको यहाँ ले लूँगा, इसको क्लोज कर देंगे। आइए यहाँ ये हमारा टोटल सेल्स की तरह आ गई है। तो सम एक्स, जैसे मैंने आपको बताया था, सम एक्स की हेल्प से हम जो एक्सप्रेशन लिखनी थी, ये प्रॉपर एक्सप्रेशन बाय सम यूज़ करते, तो ये जो हमें वर्क है वो हम अचीव नहीं कर पाते या आउटपुट अचीव नहीं कर पाते। एक बार अगर मैं इसे क्लोज करता हूँ तो मेरे पास टोटल सेल्स फिगर यहाँ आ गई है। तो वो को अगर मैट्रिक्स में दिखाता हूँ तो बस यहाँ टोटल सेल्स फिगर यहाँ पे 40। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे पास टोटल सेल्स ऑफ इंडिया है यहाँ। ठीक है, बढ़िया, मैं इसे क्लोज कर दूंगा, ये मुझे नहीं चाहिए। एंड ये जो अनवांटेड कॉलम था इस टेबल में वो भी हम डिलीट, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास एक मेजर ऑलरेडी डिजाइन हो चुका है। अब फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, मैं अब दूसरा मेजर डिज़ाइन करूँगा। अब जो नेक्स्ट हमारे को मेजर डिज़ाइन करना है वो होगा हमारा चेंज इन सेल्स। तो चेंज इन सेल्स हमें निकालना है। यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे चेंज इन सेल्स लिख देता हूँ, इन सेल्स, ये हमारे को मेजर डिज़ाइन में करना है। और पर्पज़ जो है इस मेजर का, मैं पहले पर्पज़ बता देता हूँ, पर्पज़ क्या होगा इस मेजर को डिज़ाइन करने का। तो जब हम पर्पस की बात करते हैं तो मुझे क्या करना है, मुझे ओवरऑल मंथ बाय मंथ ट्रेंड देखना है। जैसे मेरा टैग मैं देख देता हूँ जैन फेब अप्रैल, इस तरीके से दिसंबर तक का मुझे ओवरऑल ट्रेंड देखना है कि किस तरीके से तो मेरी सेल्स है चॉकलेट की वो वेरी करती है हर मंथ, इन स्पाइक है कहीं नहीं है। और जैसे मेरा ये फेस्टिवल मंथ होगा इसमें कितनी चेंज हुई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो मेरा क्वार्टर होता है वो फेस्टिवल क्वार्टर होता है, तो मेरी चॉकलेट सेल्स कितनी वेरी करेंगी उस क्वार्टर में। ये सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए मुझे चेंज इन सेल्स मेजर डिज़ाइन करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने पैरेलल पीरियड
पैरेलल पीरियड डैक्स फंक्शन की हेल्प से मैं यहाँ जो कैलकुलेशन है वो परफॉर्म करने वाला हूँ। ये मेरा टैक्स फंक्शन ये यूज़ होगा। एक बार हम अपने मेजर को डिज़ाइन करते हैं और फिर मैं आपको डीप में समझाऊंगा कि ये किस तरीके से काम करेगा। यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, एक बार हम इस स्पेसिस की बजाय अंडरस्कोर दे देते हैं, दैट इज द गुड प्रैक्टिस। ये कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ऑल कर देता हूँ। ओके, तो ये स्क्रीन परफेक्ट। सबसे पहले मैं वेरिएबल बनाऊंगा प्रीवियस प्रीवियस सेल करके हम बना लेते हैं इस तरीके से। तो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट फंक्शन लेंगे। एक्सप्रेशन में मेरे पास टोटल सेल्स मैंने ऑलरेडी इसीलिए बना के रखा हुआ था। एंड अब फ्रेंड्स मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे पैरेलल पीरियड का यहाँ यूज़ करना होगा। पैरेलल पीरियड के अंदर सबसे पहले डेट्स, नंबर ऑफ इंटरवल्स एंड इंटरवल इस तरीके से हमें देना होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैलेंडर डायमेंशन मेरे पास ऑलरेडी रेडी है। तो कैलेंडर डायमेंशन डेट यहाँ पास कर देंगे हम। नंबर ऑफ इंटरवल क्योंकि मुझे प्रीवियस मंथ की निकालनी है, ये दे देंगे। एंड मंथ यहाँ हम लिख देंगे क्योंकि हमारा प्रीवियस मंथ सेल दे देता हूँ मैं इस वेरिएबल का नाम। चेंज इन सेल्स निकाल देंगे मंथ बाय मंथ। तो मैंने प्रीवियस मंथ सेल निकालने के लिए यहाँ पे क्या किया, कैलकुलेट डैक्स फंक्शन का यूज़ किया। कैलकुलेट के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया है, अपने टोटल सेल्स को पास किया है क्योंकि मुझे प्रीवियस मंथ की टोटल सेल निकालनी है। और प्रीवियस मंथ जाने के लिए मैंने क्या किया, पैरेलल पीरियड का यूज़ किया है। पैरेलल पीरियड की हेल्प से मेरा क्या होगा कि मैं प्रीवियस मंथ की सेल को कैप्चर करके लेके आ पाऊँगा। एंड वो कैसे होगा कि मैंने कैलेंडर डायमेंशन की डेट कॉलम लिया है, यहाँ पे -1 लिया है क्योंकि मुझे प्रीवियस मंथ की वैल्यू लेनी है। एंड इंटरवल में मैंने मंथ को लिख दिया है क्योंकि मंथ वाइज में प्रीवियस मंथ निकालना है। कैलेंडर डायमेंशन का यूज़ अगेन फ्रेंड मैं एम्फेसाइज कर देता हूँ, कहीं पे ये मेरा एक टाइम इंटेलिजेंस टैक्स फंक्शन होता है पैरेलल पीरियड। तो क्योंकि कैलेंडर डायमेंशन में मेरी कंटिन्यूस मैनर में डेट्स होती हैं, इसीलिए मेरे को कैलेंडर डायमेंशन सेपरेटली डिज़ाइन करनी चाहिए। कई बार होता क्या है, बैक टेबल में मेरी डेट्स कंटिन्यूस नहीं होती, जिससे हमारे टाइम इंटेलिजेंस कैलकुलेशंस में इशू आ जाता है, आउटपुट प्रॉपर नहीं आता है। तो ऐसे सिनेरियो से बचने के लिए हमें हमेशा एक सेपरेट कैलेंडर डायमेंशन रेडी करनी चाहिए और उसी कैलेंडर डायमेंशन को हमें यूज़ करना चाहिए अपने टाइम इंटेलिजेंस टैक्स फंक्शन। तो मैंने ऐसा ही किया है, मैंने प्रीवियस मंथ सेल निकालने के लिए पैरेलल पीरियड के अंदर अपनी कैलेंडर डायमेंशन को यूज़ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सिंपली क्या करना है, आउटपुट को डिराइव करना है अपने। तो यहाँ मैं आउटपुट लिख दूंगा एंड यहाँ पे हमें डिवाइड टैक्स फंक्शन का यूज़ करना है। तो न्यूमरेटर में मुझे क्या करना होगा, ये टोटल सेल्स को लेना होगा एंड उसमें से मेरे को जो मेरी प्रीवियस मंथ सेल आई है उसको माइनस करना है एंड देन डिवाइड कर देना है प्रीवियस मंथ सेल से। ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। एंड हमें क्या करना होगा, रिटर्न भी करवाना होगा यहाँ आउटपुट को, क्योंकि हमने वेरिएबल में लिया था इसीलिए हमें रिटर्न कराना होगा। तो इस कोड की हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, हम अपना चेंज इन मंथ बेसिकली जो चेंज हो रही है सेल्स में मंथ और मंथ बेसिस से कैलकुलेट कर पाएंगे इजीली। एंड जो आउटपुट हमें क्या चाहिए, हमें परसेंटेज टर्म्स में चाहिए, तो मैंने इसको परसेंटेज देकर एंड इसको हम क्लोज कर लेंगे। एक बार मैं आप लोगों को चेक भी करके दिखा देता हूँ। मैट्रिक्स की हेल्प से मैं हमेशा करता हूँ इस तरीके से, मेजर डिज़ाइन करने से पहले मैं चेक कर लेता हूँ आउटपुट हमारा सही आया है या नहीं। कैलेंडर डायमेंशन में अगर मैं मंथ ले लेता हूँ, अब फ्रेंड मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरी ये चेंज इन सेल्स की वैल्यू एम्प्टी आ रही है। तो अब हमें ड्रिल डाउन करके ये देखना होगा कि ये वैल्यूज़ मेरी एम्प्टी क्यों आई है, चेंज इन सेल्स की वैल्यू डिस्प्ले या क्यों नहीं हो रही है। इसके लिए मैं एक बार अपने अगर जब मेजर में जाता हूँ तो मैं एक बार मेजर के लॉजिक को चेक कर लेता हूँ फिर से। तो मैंने यहाँ प्रीवियस मंथ सेल बनाया था एक वेरिएबल, जिसके अंदर मैंने पैरेलल पीरियड टाइम इंटेलिजेंट टैक्स फंक्शन की हेल्प से मैंने प्रीवियस मंथ की सेल कैलकुलेट की थी। कैलेंडर डायमेंशन को मैंने एज एन इनपुट पास कराया था और प्रीवियस मंथ की जो सेल्स थी वो कैलकुलेट कर दी थी। के बाद मैंने सिंपली क्या किया था,
जो मेरी करंट ईयर सेल्स है, करंट मंथ सेल है, उसमें से प्रीवियस मंथ सेल को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर दिया था प्रीवियस मंथ सेल को, जिससे मेरा चेंज इन सेल्स आ जाए। तो ओवरऑल लॉजिक मेरा यहाँ पे ठीक था। अब एक बार मैं जरा अपनी कैलेंडर डायमेंशन को भी चेक कर लेता हूँ, क्या पता वहाँ पे कोई इशू हो। तो जब मैं अपनी कैलेंडर डायमेंशन में जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास 252 रोज है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास 252, मेरे पास 252 रोज हैं। पर मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि जो रोज आएंगी वो 252 से ज़्यादा आनी चाहिए। इट शुड बी ग्रेटर देन 252। तो देर इज सम लॉजिक दैट वी नीड टू चेक फॉर कैलेंडर डायमेंशन। तो एक बार हम अपने कैलेंडर डायमेंशन के लॉजिक को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा ये कैलेंडर डायमेंशन का लॉजिक था। तो कैलेंडर डायमेंशन को जब मैंने बनाया था, वहाँ पे मैंने मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ सेल्स पैक टेबल लिया था। एक बार मुझे ये देखना पड़ेगा कि मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज क्या है अपनी सेल्स फैक्ट टेबल में। तो उसके लिए एक बार मैं अपनी सेल्स फैक्ट टेबल पे आ जाऊंगा। तो यहाँ पे जब हम वो डेट को देखते हैं और इसको मैं सॉर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे सॉर्ट असेंडिंग, तो दैट जो हमारी मिनिमम रेंज है वो 1 जनवरी 2021 है। और जो अगर मैं डिसेंडिंग में देखता हूँ तो मेरी ये वैल्यूज 9 सितंबर तक आ रही है। तो जरूर यहाँ पे कुछ इशू है, क्योंकि मेरे पास पूरा कंप्लीट ईयर का डेटा था। तो अभी मैंने जैसे देखा यहाँ पे जो डेटा टाइप है फ्रेंड्स, जो यहाँ पे डेटा टाइप है, ये जो डेटा टाइप यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये टेक्स्ट डेटा टाइप है। यानी डेट कॉलम का जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट आ रहा है, जिसे हमें चेंज करना पड़ेगा डेट। ये हमारा एक एरर था, दिस वाज आवर एरर, ये हमारा एक एरर था जिसे हमें रेक्टिफाई करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, टेक्स्ट से इसको डेट में change कर दूंगा। ये मेरे से पूछ रहा है कि आप रिप्लेस करना चाहते हैं, मैं येस कर दूंगा। ओके। तो अब जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास जो मैक्सिमम डेट है वो दिसंबर 31 की है, और जो मिनिमम डेट है मैं एक बार वो भी चेक कर लेता हूँ, वो 1 जनवरी की है। तो अब मेरे पास हो क्या रहा है, अब मेरे पास एंटायर ईयर 2021 का डेटा आ गया है। पूरी जो रेंज आई है वो 1 जन से लेकर 31 दिसंबर तक की है। तो यहाँ पे मुझे ये पता लगा कि हमेशा आप लोगों को ये देखना है कि आपका डेटा, सबसे पहले जब भी आप इशू को रिजॉल्व करते हैं तो बैक ट्रैक करते जाइए। बैक ट्रैक करते जाएंगे तो आपको इशू रिजॉल्व करने में ईजी रहेगा। तो सबसे पहले हमने देखा चेंज इन सेल्स में हमारी वैल्यू पॉपुलेट नहीं हुई। फिर हमने अपनी कैलेंडर डायमेंशन को देखा, कैलेंडर डायमेंशन के अंदर हमारा मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ फैक्ट टेबल, सेल्स फैक्ट टेबल यूज हो रहा था। तो हम अपनी सेल्स फैक्ट टेबल में आए, और सेल्स फैक्ट टेबल में देखने से पता चला कि जो हमारा डेट कॉलम था वो हमारा टेक्स्ट टाइप का था, वो कॉलम हमारा टेक्स्ट टाइप का था, जबकि एक्चुअल में वो कॉलम हमारा डेट टाइप का होना चाहिए था। तो ये रिपल कर रहा था, जो इशू हमारा फैक्ट टेबल से हमारा रिपल करता हुआ आगे जा रहा था। अब हमने जब अपने सोर्स को ठीक कर दिया, डेट जो हमारा कॉलम है उसके डेटा टाइप को ठीक कर दिया है, तो मुझे उम्मीद है ये हमारे इशू ठीक हो गया होगा। तो अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक बार मैं इसके फॉर्मेट को भी चेंज कर देता हूँ डेट के। तो मैं अभी के लिए MMDD YY फॉर्मेट में इसको ले लूँगा। एंड एक बार मैं कैलेंडर डायमेंशन में देख लेता हूँ। तो कैलेंडर डायमेंशन के अंदर अब आप देख सकते हैं मेरे पास 365, अगर आप पहले देखेंगे तो हमारे पास रोज कम थी, अब हमारे पास 365 रोज यहाँ आ गई। यानी हमारा कोड जो है यहाँ पे भी ठीक हो गया, एंटायर ईयर का 2021 का डेटा मेरे पास यहाँ पॉपुलेट हो गया है। एंड इसके बाद मैं आगे चलूँगा और अब अपने मेजर को चेक करूँगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास प्रॉपर वैल्यूज़ आ गई हैं। बस जो वैल्यूज़ हैं वो परसेंटेज टर्म में नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, चेंज इन सेल्स को सेलेक्ट करके परसेंटेज कर दूंगा और इसको हम क्लोज कर देंगे। तो परसेंटेज टर्म्स में हमारे पास डेटा यहाँ आ जाएगा। एक और चीज़ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फेब, मई, जुलाई इस तरीके से डेटा को दिखा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने मॉडल व्यू में जाऊँगा। मॉडल व्यू के अंदर जाने के बाद मुझे अपने जो कैलेंडर डायमेंशन है उसको सेलेक्ट करना है। कैलेंडर डायमेंशन को सिलेक्ट करूँगा और मंथ कॉलम को यहाँ सिलेक्ट कर लूँगा मैं। फिर प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, एडवांस ऑप्शन में जाके मैं सॉर्ट बाय कॉलम में यहाँ पे मंथ नंबर कर दूँगा। यानी मेरे को करा क्या है मैंने यहाँ, जो हमारा मंथ, जो मेरा मंथ कॉलम था उसको मैंने सॉर्ट बाय कर लिया है मंथ नंबर। तो जो मेरा मंथ
कॉलम था, अगर मैं मंथ नंबर से सॉर्ट नहीं करता तो ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो रहा था पहले। अब मैंने इसको मंथ नंबर के बेसिस सॉर्ट किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती है, इंटरव्यू का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कई बार इंटरव्यूअर इस यहाँ से उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस तरीके से, किस अप्रोच से हम, अगर जो हमारे अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड मंथ्स आ रहे हैं उनको हम नॉर्मल सॉर्टिंग करें, तो ये एक अप्रोच होती है कि हम एडवांस ऑप्शन में जाके, ये मेरा एडवांस प्रॉपर्टी होती है, या जाऊँगा मैं सॉर्ट बाय कॉलम में, क्या करूँगा, मंथ नंबर कर दूँ, तरीके से मेरा आउटपुट करेक्ट आ जाएगा। अब एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे किस तरीके से आउटपुट आ रहा है मेरा। तो यहाँ पे एक बार मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो आउटपुट आ रहा है वो फेब मंथ से शुरू हो रहा है, और वो ठीक भी इसलिए है क्योंकि जन फेब का चेंज फेब मंथ में ही रिफ्लेक्ट होगा, जनवरी से पहले का डेटा नहीं है। तो जनवरी से पहले तो कोई चीज़ नहीं होती, तो इस वजह से वहाँ का जो डेटा नहीं आएगा, फेब मंथ से शुरू होगा। तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इस तरीके से चेंज इन सेल्स हमारी आ जाएगी। अब आगे जाकर इस मेजर का भी यूज़ होगा। तो अभी के लिए हमारे इस मेजर का जो आउटपुट है वो ठीक आ रहा है, इस मेजर को हमने ग्रुपली डिजाइन कर। अब जो मैं लास्ट मेजर डिजाइन करूंगा वो फ्रेंड्स में करूंगा लास्ट 3 मंथ सेल्स। तो आप लोगों को पता है कि अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर जो होते हैं, ये 3 फेस्टिवल मंथ्स होते हैं यूएस में। हम यूएस के चॉकलेट सेल्स का डेटा हम एनालाइज कर रहे हैं, और ये 3 मंथ्स हमारे लिए बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। कोई भी अपर मैनेजमेंट होती है वो ये देखना चाहती है कि फेस्टिवल सीजन में हमारी सेल्स किस तरह से गई है, स्पेशली जब कोई आइटम फेस्टिवल से रिलेटेड है। तो चॉकलेट इज़ अ वेरी कॉमन जो फूड आइटम जो हमारा फेस्टिवल के टाइम पे सेल होता है। तो हम, तो एज ए कंपनी अगर मैं देखूं तो हम ये देखना चाहेंगे कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर क्या सेल्स रही, किस तरीके से डिफरेंट चॉकलेट सेल जो करती थी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी सेल वेरी करती है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने बेटर परफॉर्म किया, किस ऑर्गेनाइजेशन ने वर्स्ट परफॉर्म किया, इस तरीके से हमें कंपैरिजन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लास्ट 3 मंथ्स के लिए भी, लास्ट 3 मंथ्स की सेल्स निकालने के लिए भी एक मेजर को डिजाइन करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी यही रहने वाली है। अब फ्रेंड्स मुझे करना क्या है, मुझे अपने फेस्टिवल सीजन से के लिए, जो फेस्टिवल सीजन में सेल्स हुई है उसके लिए मेरे को एक मेजर डिजाइन करना है। यहाँ क्या करूँगा, न्यू मेजर क्लिक कर दूंगा एंड हम अपना लॉजिक लिखना शुरू करेंगे। और मुझे रिक्वायरमेंट है फेस्टिवल सीजन, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में आप लोगों को पता है जैसे थैंक्स गिविंग, न्यू ईयर हो गया, क्रिसमस हो गया, ये सारी फेस्टिवल्स इसी रेंज में आते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। तो मुझे सिंपली क्या करना है, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर 3 मंथ्स की सेल को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेना है। तो मैं क्या करूँगा, फेस्टिवल सीजन सेल्स ऐसे करके देखूंगा मैं, एंड यहाँ पे हमें सिंपली कैलकुलेट लिखेंगे, हम अपना कैलकुलेट करना है हमें टोटल सेल्स फॉर 3 मंथ्स। तो अब मेरे को जो मंथ्स लेनी है वो कैलेंडर डायमेंशन से मैं ले लूँगा। तो मंथ नंबर क्योंकि मैं ले रहा हूँ, क्योंकि सिंपल रहता है, तो 10 यानी अक्टूबर मंथ्स का सिमिलरली। और मैं यहाँ पे करते हैं एंड यस, अब ये इजी रहेगा हमें समझना। एंड एक नवंबर की भी ले लेता हूँ मैं यहाँ, एंड एक मैं है वो है क्लोज कर देंगे। ओके, एंड इसको मैं नवंबर कर देता हूँ एंड इसको दिसंबर। तो हमारे पास अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों मंथ के लिए यहाँ पे सेल्स कैलकुलेट हो जाएगी, दैट इज अवर फेस्टिवल सीजन सेल। वो मैं इसे ओके कर दूंगा। तो फेस्टिवल सीजन में कितनी चॉकलेट की सेल्स हुई ये हम आइडेंटिफाई कर लेंगे यूजिंग दिस मेजर। एक बार हम मैट्रिक्स में भी ले लेते हैं इसको। ओके यस, हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, ठीक है, परफेक्ट। तो हमारे अब ये जो 3 इंपॉर्टेंट मेजर्स थे यहाँ बन के तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे कुछ डिराइव्ड कॉलम्स भी लेने हैं। डिराइव्ड कॉलम्स के क्यों लेने हैं, क्योंकि मेरी कुछ KPIs हैं जिनका अभी मैं आगे डिस्कशन भी करूँगा। वो KPIs डिराइव्ड कॉलम की हेल्प से हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, इजीली इंसाइट्स देख पाएंगे यूजिंग डिराइव्ड कॉलम्स। तो मैं अब उन डिराइव्ड कॉलम्स को डिज़ाइन करता हूँ। हमारे पास तीनों मेजर्स जो हमें चाहिए होंगे वो ऑलरेडी हैंडी हैं हमारे पास। तो सबसे फर्स्ट हमारे को डिराइव्ड कॉलम बनाना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे फर्स्ट जो मुझे डिराइव्ड कॉलम को डिज़ाइन करना है दैट इज़ आवर कॉस्ट सेगमेंट।
एक कॉस्ट सेगमेंट करके मेरे को एक डिराइव्ड कॉलम बनाना है, और ये कॉस्ट सेगमेंट का कॉलम मैं अपना बनाऊंगा प्रोडक्ट डायमेंशन के अंदर। द रीज़न बीइंग क्योंकि मेरे पास कॉस्ट कॉलम यहीं पे है, तो इस कॉस्ट कॉलम को यूज़ करके मैं एक कॉस्ट सेगमेंट, एक न्यू कॉलम में यहाँ डिज़ाइन करने वाला हूँ। एंड जो लॉजिक रहेगा उस न्यू कॉलम का वो होगा कि अगर जो कॉस्ट है मेरी वो $150 से ज़्यादा है तो वेरी कॉस्टली चॉकलेट थी, अगर कॉस्ट $100 से ज़्यादा है तो हाई कॉस्ट की चॉकलेट थी, अगर कॉस्ट ऑफ चॉकलेट 50 से ज़्यादा है तो एवरेज कॉस्ट थी, अदरवाइज इनएक्सपेंसिव चॉकलेट थी। तो कॉस्ट के बेसिस पे हम सेगमेंटेशन कर रहे हैं यहाँ पे। ये एक इंपॉर्टेंट केपीआई होती है। जब हम सेगमेंटेशन की मैं ये बात करता हूँ तो सेगमेंट्स बनाने की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहती है। जब भी आप डीप एनालिसिस कर रहे हैं, आप कोई एनालिटिक्स कर रहे हैं और उसमें आप सेगमेंट्स वाइज स्टडी कर रहे हैं, ये बहुत ही क्रिटिकल एनालिटिक्स रहती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, सेगमेंट की एनालिसिस जो या सेगमेंटल एनालिसिस जो होती है ये एक तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट होती है जब आप डे टू डे अपने बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं। तो अभी के केस में मैं कॉस्ट बेस्ड सेगमेंट्स बना रहा हूँ, और कॉस्ट बेस्ड सेगमेंट्स के बेसिस पे देखने वाले हैं हम कि किस सेगमेंट की चॉकलेट सबसे ज़्यादा बिकी। क्या वो वेरी कॉस्टली सेगमेंट की सबसे ज़्यादा चॉकलेट सेल हुई, या हाई कॉस्ट की, या फिर एवरेज कॉस्ट की, या फिर इनएक्सपेंसिव। तो किस सेगमेंट की चॉकलेट सबसे ज़्यादा सेल हुई है, ये हमारा पर्पज़ है। इसीलिए हम ये जो हमारा कॉस्ट सेगमेंट वाला डिराइव्ड कॉलम है ये डिज़ाइन करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक डिराइव्ड कॉलम, एक न्यू कॉलम को डिज़ाइन करेंगे अपने प्रोडक्ट डायमेंशन के अंदर जिसका नाम होगा कॉस्ट सेगमेंट। तो हम इस एक्टिविटी को भी स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, यहाँ मैं ये टेबल को यहाँ टेबल व्यू में जाके ओपन कर लूँगा। तो मैं अपनी प्रोडक्ट डायमेंशन को यहाँ पे ओपन कर लूँगा। तो मेरी ये प्रोडक्ट डायमेंशन थी। अब मुझे क्या करना है, न्यू कॉलम बनाना है, न्यू कॉलम। ये न्यू कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, कुछ इस तरीके से आ जाएगा एंड इसको हम इनलार्ज कर देंगे। वो मेरे कॉलम का नाम रहने वाला है कॉस्ट। परफेक्ट। एंड फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप लोगों को लॉजिक बताया था, यहाँ पे एक बार दोबारा से मैं उस लॉजिक को दिखा देता हूँ आपको। मेरा लॉजिक में क्या रहने वाला है कि $150 से ज़्यादा है तो कॉस्टली, 150, 100 एंड 50 तीन बास्केट्स हैं मेरी। 150 से ज़्यादा है वेरी कॉस्टली, 100 से ज़्यादा है हाई कॉस्ट, 50 से ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट एंड देन इनएक्सपेंसिव। ये बास्केट मेरे को लेनी है, वेरी कॉस्टली, हाई कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड इनएक्सपेंसिव। ओके, एंड जाऊँगा। एंड इसके लिए फ्रेंड्स अभी मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे मल्टीपल लेयर्स लेने हैं। अब यहाँ पे मैं स्विच जो हमारी स्टेटमेंट होता है उसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे स्विच फंक्शन को। एंड द पर्पस बीइंग मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले एक्सप्रेशन चाहिए होगी, तो मैं एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पे ट्रू डाल दूंगा। एक्सप्रेशन के अंदर मैं यहाँ पे ट्रू ले दूंगा। अब जो बाकी काम करना है मेरे को इसके अंदर करना है। अब यहाँ पे मेरे ट्रू लेने का पर्पज ये था क्योंकि हमें अब डाउन द लाइन मल्टीपल इफ्स कंडीशन के साथ डील करना है। जैसे कि इफ ए ग्रेटर देन बी देन डू दिस एल्स, इफ ए इक्वल टू बी देन डू दिस एल्स इफ। इस तरीके से मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स में मेरे को ट्रेवर्स करना है। अब मल्टीपल इफ अगर स्टेटमेंट्स के थ्रू हमें ट्रेवर्स करना है तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अगर हम बार बार इफ एल्स ब्लॉक लिखते रहेंगे तो उसके लिए सबसे इजी जो रहता है वो होता है स्विच ट्रू के थ्रू चलना। हम क्या करते हैं, स्विच लिखते हैं एंड फर्स्ट आर्गुमेंट में ट्रू पास कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बाकी एक्सप्रेशन होंगी वो इवेल्यूट, तो अगर बाकी जो स्टेटमेंट्स के अंदर लिखेंगे अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारी वैल्यू रिटर्न होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तो पहले अपने प्रोडक्ट डायमेंशन में यहाँ पे जाएंगे हम और कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर वो 150 से ज़्यादा है देन हमें क्या करना है, वेरी कॉस्टली लिख लेना, एज सिंपल एज ये। एंड अगर चॉकलेट सेल्स का कॉस्ट मेरा 100 से ज़्यादा है तो मुझे हाई कॉस्ट लिख देना है।
एंड अगर मेरे पास प्रोडक्ट डायमेंशन में कॉस्ट 50 से ज़्यादा है तो मुझे एवरेज कॉस्ट लिख देना है। एंड लास्ट में जो डिफ़ॉल्ट केस लेंगे हम, मेरे को डिफ़ॉल्ट केस लेना होता है और डिफ़ॉल्ट केस मेरा है नेक्स्ट। वो ज़्यादा कोई महंगी नहीं है चॉकलेट, इस तरीके से मेरा डिफ़ॉल्ट केस हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने कॉस्ट सेगमेंट का अपना लॉजिक लिख लिया कि अगर 150 से ज़्यादा प्राइस है या $150 से ज़्यादा प्राइस है चॉकलेट का तो वेरी कॉस्टली सेगमेंट में। अगर $100 से ज़्यादा कॉस्ट है तो हाई कॉस्ट सेगमेंट में है, $50 से ज़्यादा कॉस्ट है तो एवरेज कॉस्ट सेगमेंट में है, अदरवाइज वो इनएक्सपेंसिव चॉकलेट। इस तरीके से मैं अपना लॉजिक लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हम मल्टीपल इफ के बजाय हमने यूजिंग स्विच थ्रू, हम केवल यूजिंग लॉजिक के थ्रू सिंपल लाइंस में हम अपने जो हमारा टारगेट लॉजिक है वो हम लिख सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो एक बार इसको मैं चेक कर लूँगा यहाँ पे। तो अब हम डिलीट कर देते हैं, ये लॉजिक हमने लिख लिया है। वेरी कॉस्टली, हाई कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, इनएक्सपेंसिव, इसको एक बार रिमूव कर देंगे एंड मैट्रिक्स में इस कॉस्ट से को लेके आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं एवरेज कॉस्ट, हाई कॉस्ट, इनएक्सपेंसिव, वेरी कॉस्टली, ये सारे हमारे जो भी सेगमेंट्स थे यहाँ पे आ गए। तो इसको अब हम डिलीट कर देंगे, हमारा ये जो डायरेक्ट कॉलम था ये परफेक्ट काम कर। अब फिर हमने जब कॉस्ट सेगमेंट की बात की थी तो वहाँ हमने कॉस्ट के बेसिस पे डिफरेंट सेगमेंट्स को, कॉस्ट की बेसिस पे डिफरेंट सेगमेंट्स को हमने डिज़ाइन किया था। अब सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एज के बेसिस पे सेगमेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या करना बनाने वाले हैं, एज के बेसिस पे सेगमेंट्स को डिज़ाइन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर एज की, किस कस्टमर सेगमेंट ने, किस एज के कस्टमर सेगमेंट ने कितनी परचेज की है, उस एनालिसिस के लिए, उस केपीआई बेस्ड एनालिसिस के लिए हम ये एज की सेगमेंट्स बनाने वाले हैं, या तो मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूँ एज की सेगमेंटेशन करने वाले हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं सिंपल सेम लॉजिक रेप्लिकेट करूँगा जो मैंने पहले किया था स्विच टू के थ्रू। बस इसमें क्या होगा, जो हमने पहले कॉस्ट ली थी आप उसकी जगह एज आ जाएगी, एंड जो लॉजिक है वो जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है यही लॉजिक मैं एप्लीकेट करूँगा। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मैं अपने कस्टमर डायमेंशन में जाऊँगा क्योंकि एज में जो वही मिलती है। तो सबको शॉर्ट कर एंड कस्टमर डायमेंशन, यहाँ पे मेरे पास एज कॉलम है। आप लोगों को पता होगा जब हम डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे पावर क्वेरी एडिटर में, तो हमने ये एज कॉलम को इसी पर्पज से डिज़ाइन किया था कि ये मैं एज बेस्ड सेगमेंटेशन जो आगे एनालिसिस करनी है एज बेस्ड सेगमेंट्स की, उस पर्पज को फुलफिल कर पाऊँ। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं ये कॉलम बना लूँगा। तो मैं दोबारा से टेबल व्यू में जाके बनाऊँगा इस कॉलम को। तो अब एक बार क्या करेंगे, हम पोस्ट कर देंगे एंड एक कस्टमर डायमेंशन को यहाँ ओपन कर लेंगे एंड यहाँ न्यू कॉलम को क्लिक करेंगे। ओके, एंड अब हमारा जो एज सेगमेंट्स हमें बनाने हैं तो एज सेगमेंट लिख दूंगा एंड सेम चीज़ हमें करनी है, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे एंड इसको ड्रॉ कर देंगे, मल्टीपल इफ्स हमारे को क्योंकि यूज़ करने हैं। एंड अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे कस्टमर जो डायमेंशन है इसको एक बार थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं क्योंकि विजिबल नहीं है। एज कॉलम लेना है, एज इज ग्रेटर देन 50, देन क्या है वो ओल्ड एज हम कंसिडर कर रहे हैं। एंड अगर कस्टमर की एज अगर ग्रेटर देन 50 है और लेस देन इक्वल टू 50 है तो हम उसे मिडिल एज कंसिडर करेंगे। एल्स क्या करेंगे, डिफॉल्ट केस, यहाँ पे डिफॉल्ट देना मत भूलिएगा आप कभी भी। क्या करेंगे यहाँ पे इस तरीके से हम अपना स्विच केस के थ्रू लॉजिक लिख लिया है। एंड यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ, 50 से ऊपर यानी 50 से ऊपर यानी 51 से हम बेसिकली कंसिडर कर रहे हैं ओल्ड एज। 50 एंड 50 से नीचे के सबको हम 50 एंड 50 से 31 तक की एज को हम मिडिल एज ले रहे हैं एंड 31 से नीचे यानी 30 से लेकर सारी नीचे की एज को हम
यंगर एज कंसीडर कर रहे हैं। तो 30 इंक्लूडिंग 30, उससे नीचे हम यंगर एज, 31 से 50 तक हमारी मिडिल एज, एंड 51 से जितनी भी ऊपर की एजेस होंगी वो सारी ओल्ड एजेस में आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने 3 बकेट्स या 3 सेगमेंट्स यहाँ पे डिज़ाइन कर लिए हैं। इसको मैं क्लोज कर दूंगा यहाँ पे। एंड अब आप देख भी सकते हैं यहाँ पे ये मेरा कॉलम आ गया है। तो जैसे 28 है वो यंगर एज है, 33 इज द मिडिल एज क्योंकि 13 से ज़्यादा है, एंड और 50 देखिए आप देख सकते हैं मिडिल एज आ रहा है क्योंकि 51 से हमने ओल्ड एज लिया है। इवन इसको अगर मैं सॉर्ट कर देता हूँ तो आपको डिसेंडिंग सॉर्ट कर देते तो ओल्ड एज के ये 51 से लेकर 53 आ रहा है। ये सारे ओल्ड एज के हमारे कस्टमर्स हैं। तो इस तरीके से मैंने कस्टमर की सेगमेंट्स पे डिज़ाइन कर ली। तो ये मेरी एज सेगमेंट हो गया है जो मेरा डिराइव्ड कॉलम है, जो कस्टमर डायमेंशन में है। प्रोडक्ट डायमेंशन के अंदर अगर प्रोडक्ट डायमेंशन में भी दिखा देता हूँ, ये कॉस्ट सेगमेंट है। तो जैसे आप देख सकते हैं अगर 114 है तो हाई कॉस्ट है, अगर 90 है तो एवरेज कॉस्ट है। इस तरीके से वेरी कॉस्टली, अगर 115 से ऊपर था तो 195, 150 से ज़्यादा था तो वेरी कॉस्टली है। तो यहाँ पे भी ये हमारा जो सेगमेंट कॉस्ट सेगमेंट वाला कॉलम था ये बन के आ गया। तो 2 कॉलम हमारे डिराइव्ड कॉलम थे, कॉस्ट सेगमेंट एक ईच सेगमेंट, दोनों बन के अब आ चुके हैं। तो हमारे पास डिराइव्ड कॉलम्स भी हैंडी हैं, हमारे पास विजुअल्स भी हैंडी हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अपने एक्चुअल डिज़ाइनिंग ऑफ जो हमारे विजुअल्स होते हैं, या मैं पहले कहूँ आपकी रिपोर्ट्स को डिज़ाइन करेंगे, उसके अंदर विजुअल्स को ऐड करेंगे रिपोर्ट्स में, एंड फाइनली रिपोर्ट्स हैंडी होंगी तो उन रिपोर्ट्स की हेल्प से हम अपने डैशबोर्ड को यूज़ करेंगे बाय चेरी पिकिंग। बेसिकली कहने का मतलब है जो भी इंपॉर्टेंट हमारे विजुअल्स उन रिपोर्ट्स में लाई करेंगे उनको हम अपने डैशबोर्ड में डाल देंगे, एंड इस तरीके से हमारा फाइनली डैशबोर्ड भी रेडी हो जाएगा। तो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी ये रहने वाली है। तो अब फ्रेंड्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी कस्टमर डेमोग्राफिक्स रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसका लेआउट कुछ इस तरीके से होगा। इसके अंदर हम टोटल परचेज बाय लॉयल्टी स्टेटस, टोटल परचेज बाय जेंडर, टोटल टॉप 5 कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ परचेज अमाउंट, टॉप 5 कस्टमर्स इन ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन, एंड टोटल परचेज बाय एज ग्रुप, कुछ इस तरीके से डेमोग्राफिक्स के फैक्टर्स को टच करेंगे और उसके बेसिस पे इस रिपोर्ट को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहली रिपोर्ट जो हम डिज़ाइन करने वाले हैं वो होगी हमारी कस्टमर डेमोग्राफिक्स। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, डिज़ाइन लेआउट शीट बनाई हुई है। इस लेआउट शीट की हेल्प से हम अपनी पूरी डिज़ाइनिंग जो होगी वो करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे को विजुअल बनाना है दैट इज़ फॉर टोटल परचेज बाय लॉयल्टी स्टेटस, और ये विजुअल होगा हमारा पनल चार्ट। तो हम पनल चार्ट को यहाँ पे लेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ये जो इसको कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ ओके, एंड कम कर देते हैं थोड़ा, और थोड़ा सा मैं पुश कर देते। ओके, एंड पहली रिपोर्ट जो हम बनाने वाले हैं वो होगी कस्टमर डेमो ग्राफिक्स से रिलेटेड। मैंने वही नाम दे दिया है पेज का, कस्टमर अंडरस्कोर डेमोग्राफिक्स, ये करके मैंने नाम दे दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ फनल चार्ट को ले लूँगा यहाँ, एंड एक काम हम यहाँ और करेंगे, यहाँ पे एक राउंडेड रेक्टेंगल भी ले लेंगे। राउंडेड रेक्टेंगल के अंदर टाइटल इसका डिजाइन कर लेंगे एक तरीके से, एंड पहले जाके पोस्ट क्रिएट टेबल्स, एंड हर जगह मैं जो फॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ वो कौन सी का फॉन्ट यूज़ करेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा सा हम लार्ज कर देते हैं। ओके, एंड परफेक्ट। अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको 50 इफेक्ट देता हूँ, यही रहेगा। लेफ्ट में करेंगे लाइन, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे आके हम कुछ यहाँ पे ड्रॉप डाउन को ऐड करेंगे डाउन द लाइन। तो अभी इस अलाइनमेंट में लेफ्ट ही रखूँगा। तो अब ग्रेइश टोन में दे देते हैं, और जो मेरा वॉलपेपर होगा और बाद में होगा उनको हम ऐड करेंगे, पर अभी के लिए कलर हम ब्लैक कर देते हैं। कैनवस का भी कलर ब्लैक ले लेते हैं। ओके, एंड सबसे पहले विजुअल में अपने डिज़ाइन लेआउट पे जाता हूँ। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे टोटल परचेज बाय लॉयल्टी स्टेटस। तो मुझे यहाँ पे लॉयल्टी स्टेटस
कॉलम है वो कस्टमर डायमेंशन में है, तो लॉयल्टी स्टेटस को मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर। एंड मैं क्या करूँगा, टोटल सेल्स को एनालाइज करना है मुझे ऑन द बेसिस ऑफ लॉयल्टी स्टेटस। तो मेरा कुछ इस तरीके से ये जो मेरा विजुअल है ये बन के आ जाएगा। ये मैं इसके अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस करने होंगे, पर अभी एक हाई लेवल मेरा ये विजुअल बन के आ गया है। थोड़ा सा यहाँ पे ये वैल्यू जो है इनको हम मिलियन के बजाय थाउजेंड्स में ले लेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले ये तो मेरे डेटा लेवल्स हैं, इसके वैल्यूज में जाएंगे। और 16 हम कर देंगे सबको, 8 9 लेंगे, बोर्ड ले लेते हैं। एंड तो डिस्प्ले यूनिट्स हैं, अभी ऑटो आ रही है, मैं इसको 1000 कर दूंगा, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये मेरा। एंड बैकग्राउंड मुझे कुछ नहीं देना है, हो चुका है। कलर्स में हमें क्या करना है, ग्रेडियंट मैं काम करूँगा, ग्रेडियंट पे अगर मैं यहाँ पे लोगों को दिखाऊँ, मैं ग्रेडियंट स्टाइल में काम करूँगा और ग्रेडियंट दूंगा मैं टोटल सेल्स पे, और जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेजर्स में जाके टोटल सेल्स के बेसिस पे ग्रेडियंट एंड जो मिनिमम वैल्यू है वो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। ओके, एंड एक मिडिल कलर भी लूँगा मैं यहाँ पे, इसको भी एक बार मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू पास कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा मिडिल में ले जाके एक मिडिल वैल्यू हम यहाँ पिक कर लेंगे। जनरली फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊँ तो ये सारे डिटेल्स जो हैं क्लाइंट आपको देता है। अभी के केस में मैंने अपनी लेआउट शीट, जो डिज़ाइन लेआउट शीट है, उसमें काफ़ी बेसिक्स डिटेल्स यहाँ मेंशन किए हुए हैं। तो पर वो कलर्स हाई कलर भी नहीं एंड जैसे मैं दोबारा से रिवाइंड कर देता हूँ, यहाँ पे आपको फॉर्मेट स्टाइल मैंने ग्रेडियंट लिखा है और फील्ड हम टोटल सेल्स के बेसिस पे ग्रेडियंट बनाने वाले हैं। लोएस्ट वैल्यू, मिडिल वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू, तीन बेसिस पे ग्रेडियंट डिजाइन होगा। ओके कर दूंगा, यहाँ पे आपका ग्रेडियंट इस तरीके से कुछ बन के आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स मैं अपना टाइटल भी उठा लेता हूँ यहाँ से, दैट इज टोटल परचेज बाय लॉयल्टी स्टेटस। तो उस टाइटल को मैं क्या करूँगा, जनरल में जाके टाइटल में जाएंगे, वो हम तरीके से रिप्लेस कर देंगे। और फॉन्ट मेरे को यहाँ पे भी कॉमन फॉन्ट ही लेना है, तो कॉन्सोलात से रखूँगा मैं। और साइज मेरे को जो लेना है टाइटल का वो कॉन्सोलात 39 बोल्ड लेना है, 9 बोल्ड कर देंगे और इंटर 9 में एंटर में कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से मेरा मेजर आ जाएगा। इसके अलावा मुझे मैं एक काम और करूँगा, यहाँ पे विजुअल में जब हम जाएंगे, यहाँ मेरी वैल्यूज हैं, इनको मैंने बोर्ड ऑलरेडी ले लिया है। ओके, एंड कैटेगरी लेबल्स को ओके यस ये भी मुझे चेंज करना है, तो भी मैं कॉन्सोलास कर देता हूँ। एंड बोर्ड हम उनको भी ले लेंगे। आई थिंक अब हमारा कन्वर्जन फिट है कॉन्सोलास में ए एंड 9, इसको भी हम 9 देखते हैं वोट कर दें। तो कन्वर्जन जो हमारे रेट थे वो ये 100 और 59% ये थे। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आप उसको रखती हूँ तो ये मेरा कन्वर्जन जो रेट लेवल ऑप्शन है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। कुछ इस तरीके से मेरा विजुअल बन के आ जाए। उन्हें बेसिक इसमें जो डिजाइनिंग थी वो कर ली है अब। तो अब आप इसको देख सकते हैं, मेरे पास एक बेसिक विजुअल बन के आ गया है। तो यहाँ पे एक बार मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक विजुअल था, इसमें लॉयल्टी स्टेटस मेरा यहाँ पे आके, एंड इसमें सबसे ज़्यादा प्लेटिनम स्टेटस के जो कस्टमर थे उन्होंने परचेज किया है। तो जब हम फनल चार्ट बनाते हैं तो उसमें जो हाईएस्ट कैटेगरी होती है उसको 100 दे देते हैं। तो प्लेटिनम जो हमारे कस्टमर्स थे उनका क्योंकि हाईएस्ट परचेज था, कि यहाँ पे मेरा 100% उनके लिए आ गया है। उसके बाद गोल्ड जो था वो जो हमारा प्लेटिनम कस्टमर्स थे उनके कंपैरिजन में 68.1% था, वो यहाँ पे आ गया। सिल्वर थे वो हमारे 63.81% थे फ्रॉम प्लेटिनम, एंड सिमिलरली ब्रॉन्ज जो कस्टमर्स थे वो 59.02% थे फ्रॉम प्लेटिनम। ये जो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट लिखा रहा है दैट इज परसेंटेज ऑफ प्लेटिनम, बिकॉज वो हमारा फर्स्ट कैटेगरी। सिमिलरली यहाँ परसेंट ऑफ प्रीवियस लिखा रहा है, इसका मतलब
92.5% ऑफ सिल्वर। तो इस तरीके से हम इस अपने फनल चार्ट को रीड करते हैं। मैं पैरेलली सारे चार्ट को आपको रीड करना इसलिए बताऊंगा क्योंकि हम लोग अपना डैशबोर्ड या रिपोर्ट बना लेते हैं लेकिन हमें रीड करने नहीं आते। सिंपल चार्ट्स, बार चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट या फिर पाई चार्ट, डोनट, वो आप इजीली रीड कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा एडवांस चार्ट आते हैं जैसे फनल चार्ट, वहाँ हम थोड़ा चैलेंज फेस करते हैं। तो इसीलिए मेरा पर्पज 1 to 1 या फिर मैं कहूँ सारी नीटी ग्रिटी उस चार्ट के बताने का यही मोटिव है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे ये फनल चार्ट बन के आया है, हम इसके डेटा को वेरीफाई करेंगे अपने माई सीक्वल में। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने माई सीक्वल के अंदर क्वेरी लिखी हुई है सेम इसी डेटा को रेप्लिकेट करने के लिए। तो अगर मैं आप लोगों को ब्रीफ में ये क्वेरी समझा दूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने, अगर मैं स्टार्टिंग से समझाऊँ, मैंने अपने एक डिनोमिनेटर की वैल्यू ली है। डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया है यहाँ पे, अगर मैं समझाऊँ, बेसिकली मेरा पर्पस क्या था, मेरे को अपने मैक जो लॉयल्टी स्टेटस, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लॉयल्टी स्टेटस, जो हमारे मैक्सिमम, जिस भी लॉयल्टी स्टेटस के मैक्सिमम परचेज किया है कस्टमर ने, उस लॉयल्टी स्टेटस को हमें डिनोमिनेटर में रखना था। तो यहाँ पे ये जो क्वेरी मैंने इस वक्त हाईलाइटेड की है, इसके थ्रू, इस सब क्वेरी के थ्रू मैंने उसी डिनोमिनेटर को निकाला है। तो सबसे पहले मैंने एक इनर क्वेरी में लिखा अपने लॉयल्टी स्टेटस एंड जो मेरा टोटल परचेज है उसे, एंड देन उसमें से मैक्सिमम जो परचेज वाले था उसको मैंने बाहर निकाल लिया, और उस परचेज वाली चीज़ को मैंने क्या किया है, डिनोमिनेटर में ले लिया है मैक्सिमम परचेज को, एंड न्यूमरेटर में मेरी जो ओरिजिनल वैल्यूज़ थी वो रहेगी। यानी डिनोमिनेटर में मेरा मैक्सिमम परचेज एंड न्यूमरेटर में मेरे डिफरेंट लॉयल्टी स्टेटस की जो परचेजेस हैं वो रहेंगे। जिससे इस क्वेरी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम लॉयल्टी स्टेटस, जिस भी लॉयल्टी स्टेटस की मैक्सिमम परचेज हुई है, जिस भी लॉयल्टी स्टेटस के कस्टमर्स ने मैक्सिमम परचेज किया है, उसको हम डिनोमिनेटर में रखे, हम परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर मैक्सिमम लॉयल्टी स्टेटस हम इजीली निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ आउटपुट में मेरा आ गया है यही। तो जो प्लेटिनम था वो हमारा मैक्सिमम परचेज था, इसीलिए डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में जब वो सेम आ गया तो वो 100% आ गया है। सिमिलरली जो हमारा गोल्ड था वो 68%, 68.10% था प्लेटिनम का, तो वो हमारे यहाँ आ गया है। सिमिलरली हमारा जो सिल्वर था वो 63.80% था ऑफ प्लेटिनम, एंड जो ब्रॉन्ज था वो 59.01% ऑफ प्लेटिनम था। तो ये सारे परसेंटेज में फिगर आ गई हैं। यहाँ पे मैंने परसेंटेज में निकालने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ये क्वेरी जो है इसकी हेल्प से हम डेटा को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक बार मैं यहाँ दिखाऊँ, प्लेटिनम मेरा 100% था, तो गोल्ड था 68.10% ऑफ प्लेटिनम। तो हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारा गोल्ड है दैट इज 68.1% ऑफ फर्स्ट। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू है 68.1, ये हमारी मैच कर गई है यहाँ पे। सिमिलरली अगर हम सिल्वर को देखते हैं तो सिल्वर हमारा जो है वो 63.80% है ऑफ प्लेटिनम, एंड यहाँ पे भी हम देख लेते हैं सिल्वर को, दैट इज 63.81, जो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट लिखा है 63.81 वही हमारा आउटपुट है। सिमिलरली ब्रॉन्ज जो है 59.02 है, एंड हम अपनी क्वेरी से वैलिडेट भी कर सकते हैं। जो हमारा यहाँ पे जो ब्रॉन्ज है दैट इज 59.017, तो 59.02 ही होगा वो। तो यहाँ पे जो ये है ये 59.02 हो गया हमारा ब्रॉन्ज। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को भी थ्रू माई सीक्वल क्वेरी वैलिडेट कर सकते हैं। मैंने हर एक विजुअल के करस्पॉन्डिंग क्वेरी को डिज़ाइन किया हुआ है, तो जब भी हम विजुअल डिस्कस करेंगे उसके पैरेलली हम उससे रिलेटेड क्वेरी भी डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे को डेटा वैलिडेशन करने में भी हेल्प मिलेगी। तो ये तो रहा हमारा पहला विजुअल, दैट इज टोटल परचेज बाय लॉयल्टी स्टेटस। अब हम अपने दूसरे विजुअल की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे टोटल परचेज जेंडर वाइज। तो इसके अंदर हमें डोनट चार्ट बनाना है कुछ ऐसा, जिसमें हमें, जिसकी हेल्प से हम टोटल परचेज को निकालेंगे बाय जेंडर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डोनट चार्ट को लूँगा एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेस्पेक्टिव डिटेल्स को फिर हम ऐड करते चलेंगे। ये हम अपने सेकंड विजुअल को यहाँ ऐड करेंगे। हमें जेंडर वाइज टोटल परचेज पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से डोनट चार्ट को पिक कर लूँगा। ये मेरा डोनट चार्ट यहाँ आ जाएगा, एंड मैं अभी के लिए क्या करूँगा, इसके अंदर वैल्यूज पुल करके लेके आऊँगा। सबसे पहले टोटल सेल्स, इसके हेल्प से हम परचेजिंग, टोटल परचेज जो है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं।
एंड देन जेंडर। तो यहाँ पे मेरे पास ये डोनट चार्ट बन के आ जाएगा। एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा कन्फिगर भी करना होगा हमें। तो डिटेल लेवल में हमें कैटेगरी परसेंटेज ऑफ टोटल कुछ इस तरीके से ले लेंगे। एंड वैल्यूज़ के अंदर हमें क्या करना है, हर जगह कॉन्सुलर्स जो हमारा फॉन्ट है वो हम ले लेंगे, बोल्ड कर देंगे। ये हो चुका है हमारा। एंड लेजेंड हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने कैटेगरी परसेंट ऑलरेडी ले लिया है, तो लेजेंड को हम ऑफ कर देंगे यहाँ पे। एंड इसके बाद स्लाइसिस में जाएंगे। स्लाइसिस में हमें जो कलर्स मेल और फीमेल के लिए लेने हैं वो हम पिक कर लेंगे अपने शीट से। तो मेल के लिए मैंने ये कलर लिया हुआ है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। एंड इसको हम यहाँ पे मोर कलर्स में जाके जो हेक्स कोड है इसका हम एंटर कर देंगे। एंड इसी तरीके से जो फीमेल का कोड मैंने यहाँ लिया है एक्स कलर, वो हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो मोर कलर्स में जाके इसको कॉपी पेस्ट कर के ये दोनों कलर आ जाएंगे। स्पेसिंग मैंने 60% ही ली है यहाँ पे, तो एज इट इज छोड़ देंगे। एंड एक बार टाइटल को भी कन्फिगर कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो टाइटल का नाम मुझे देना है टोटल परचेज जेंडर वाइज, इसको पुल करके ले आएंगे। जनरल में जाएंगे, टाइटल में जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे। एंड इसका भी फॉन्ट कॉन्सुलस कर देंगे। एंड इट्स विल बी 13 एंड बोल्ड एंड अलाइनमेंट विल बी सेंटर। तो कुछ इस तरीके से मेरा बन के आ जाएगा। इसके अलावा मुझे और कोई प्रॉपर्टी सेट नहीं करनी है। हेडर आइकन ऑफ कर देंगे हम। इफेक्ट्स में बैकग्राउंड भी अभी के लिए छोड़ देते हैं, मुझे बाद में जब मैं टेम्पलेट ऐड करूँगा तब आप लोगों को बताऊँगा किस तरीके से ये काम करेगा जब हम बैकग्राउंड ऑफ करेंगे। तो वो अभी एक्सरसाइज थोड़ी बाद में करनी है, अभी के लिए मैं इसे स्किप कर देता हूँ इस चीज़ को। तो इस तरीके से मेरा सेकंड जो विजुअल है वो भी बन के आ जाएगा। इसके डेटा को भी एक बार हम अपने क्वेरी के थ्रू वेरीफाई करेंगे। तो ये जो हमारा विजुअल आया था टोटल परचेज जेंडर वाइज, इसके करस्पॉन्डिंग मैंने क्वेरी अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक करस्पॉन्डिंग माई सीक्वल में क्वेरी लिखी हुई इस विजुअल के करस्पॉन्डिंग। तो अगेन डिनोमिनेटर में मैंने टोटल परचेज को यहाँ लिख दिया है, ये टोटल परचेज आ गया है। तो इस सब क्वेरी के थ्रू यहाँ से लेके इस सब क्वेरी तक हमारा जो है ये टोटल परचेज दे देगा। एंड उसके बाद क्या है, सिंपली मैंने बाहर जेंडर कॉलम को ले लिया है और परचेज को यहाँ पे लिख लिया है। तो एक बार ये जो जेंडर वाइज जो परचेज निकालना है, इसके लिए मेरे ये परचेज टोटल परचेज से डिवाइड हो जाएगा। इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, मेल एंड फीमेल की परसेंटेज को निकाल पाएंगे। और परसेंटेज के लिए मैंने इंटू 100 कर दिया है। तो इंडिविजुअली मेल जो मेरा जेंडर है मेल और फीमेल का, इनके करस्पॉन्डिंग जो हमारी परचेज हुई है वो आ जाएगी। तो टोटल परचेज के लिए मैंने क्या किया है, सब क्वेरी लिख लिया है यहाँ पे, ये दिस इज सब क्वेरी फॉर टोटल परचेज। एंड न्यूमरेटर के लिए मैंने क्या किया है, सिंपली आउटर क्वेरी में जेंडर एंड जो मेरी टोटल परचेज यहाँ पे हुई है ये ले लेंगे जेंडर वाइज। बेसिकली यहाँ से जेंडर वाइज जो परचेज आएगी एंड ये डिवाइड हो जाएगी टोटल परचेज से। एंड उससे क्या होगा, हमारे दोनों जो फिगर है मेल और फीमेल की इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आ जाएंगी। तो एक बार हम डेटा को वेरीफाई कर लेते हैं। 53.2889 जो हमारा मेल का है, तो यहाँ पे हम मेल का देख लेते हैं 53.2889 यानी 53.29, जो कि राउंडिंग करती है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। एंड फीमेल का है 46.71, फीमेल का हमारा 46.71 है। तो आउटपुट हमारा ठीक आ गया है। तो इस तरीके से हमने अपने दूसरे विजुअल के डेटा को भी वेरीफाई कर लिया। अगेन फ्रेंड्स, मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, हमें डेटा की वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम नहीं चाहते अपने विजुअल में रॉन्ग डेटा डिस्प्ले हो हमारे क्लाइंट को। तो मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ डेटा की वैलिडेशन, ये वेरिफिकेशन किसकी हेल्प से, क्वेरी की हेल्प से। ये सारी क्वेरीज मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा, आप खुद से भी इनको देखिएगा। तो क्वेरीज बहुत ही सिंपल हैं, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। बहुत ही सिंपल क्वेरीज मैंने लिखी हैं जस्ट टू वेरीफाई द डेटा। और कहीं भी आपको अगर चैलेंज फेस होता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, मैं आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो इस तरीके से हमारा सेकंड विजुअल भी बन के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम अपने थर्ड विजुअल की तरफ चलेंगे। तो जो थर्ड विजुअल हमें बनाना है दैट इज़ टोटल परचेज बाय एज ग्रुप। तो आप लोगों को याद होगा मैंने एक सेगमेंट बनाया था एज ग्रुप का, तो अब उस सेगमेंट जो सेगमेंटल कॉलम था हमें उसकी हेल्प लगेगी। तो यहाँ पे मुझे क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट सबसे पहले ऐड करना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ये जो है ये यहाँ पे ऐड कर लूँगा। एंड
टोटल सेल्स को हम ले आएंगे एंड जो एज सेगमेंट है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरा ये भी विजुअल आ जाएगा। अब इसके थोड़े से डेटा को हमें, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं विजुअल की, उनको ट्वीक करना होगा। पर हाई लेवल पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट जो मेरे एज सेगमेंट्स थे, मिडिल एज, यंगर एज, ओल्ड एज, उनके किस तरीके से परचेज रही पैटर्न रहा है वो यहाँ पे आ चुका है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो मिडिल एज वाले जो एज सेगमेंट था उन्होंने परचेज़ किया है, फिर यंगर एज, एंड लास्ट जो है सबसे कम जो है वो ओल्डर एज वाले सेगमेंट ने यहाँ पे परचेज़ किए हैं चॉकलेट्स। एंड इसको थोड़ा सा हम प्रॉपर्टीज़ को कन्फिगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग से शुरू करता हूँ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी में जाएंगे, जनरल में जाके टाइटल इसको हम लिख देंगे। हेडिंग हमारी 3 ठीक है, तो बोल्ड कर देंगे। एंड जो फॉन्ट होगा वो कॉन्सोलस, एंड इट विल बी 13 एंड सेंट्रली अलाइन। ये हो चुका है हमारा। एंड हेडर आइकन में नहीं चाहिए। विजुअल में हम जाके जो वाई एक्सिस है उसको हम देख लेते हैं, रिक्वायरमेंट है हमें नहीं। वाई एक्सिस को हम यहाँ ऑफ ही कर देंगे, सारा कुछ वाई एक्सिस से रिलेटेड, एक्सिस की हमें डिटेल्स की नहीं रिक्वायरमेंट। एंड हम और क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस को हम इसको एक बार चेंज कर देंगे, हम 16 कर देंगे इसको हम। एंड 9 ठीक है ये मेरा। टाइटल हमें एज इट इज हम ओके, टाइटल के फॉन्ट को भी हमें ऑन 16 करना है, इसको हमें 9 कर ओके। एंड ओके, ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से। एंड इसको एक काम करते हैं, हम टाइटल को यहाँ बोल्ड भी कर ही देते हैं ताकि विजिबिलिटी इसकी बेटर हो जाए। ओके, तो ये बोल्ड में आ गया है। एंड ये प्रॉपर्टीज सेट हो चुकी हैं एक्स एक्सिस से रिलेटेड। एंड लेजेंड मुझे नहीं चाहिए, वाई एक्सिस हमने ऑफ कर दिया है। अब कॉलम के कलर्स पे आ जाते हैं। तो कॉलम कलर्स के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे ग्रेडियंट ही यूज़ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टोटल सेल। एंड जो मिनिमम कलर हम यूज़ कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं। तो आप लोगों को ये जो एफेक्ट्स होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए, इसको क्लिक करना होगा। आप यहाँ जाएंगे तो ग्रेडियंट टोटल सेल्स के बेसिस पे लेना है हमें। तो बेसिकली क्या होता है, ये आप कंफ्यूज होंगे या कस्टमर डेमोग्राफिक्स में टोटल सेल्स को परचेज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन चॉकलेट सेल कर रही है तो वो टोटल सेल्स है, पर कस्टमर तो परचेज करेगा, तो इसीलिए कस्टमर को मैं परचेजिंग टर्म्स में ले रहा हूँ सेम चीज़। तो मिडिल कलर भी ऐड कर लेंगे। एंड यहाँ पे हम मिनिमम कलर को डाल देंगे। इसी तरीके से हम को थोड़ा सा सेंटर में ले लेंगे एंड इस कलर को ये पे ले लेंगे इसको। एक तो इस तरीके से हमारा ग्रेडियंट आ जाएगा। अब देख सकते हैं ग्रेडियंट मेरा आ गया है यहाँ पे। तो इसके लेजेंड को हमें नहीं चाहिए, इसको ऑफ कर देते हैं हम, और बॉर्डर ऑन कर देते हैं हम। इसका बॉर्डर का कलर वाइट रख देते हैं एंड विड्थ 2 पिक्सल ये रख देंगे। ये वाइट, अभी मैं आप लोगों को, जब हम इसके सारे बैकग्राउंड को ऑफ कर देंगे, जब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मैं किस तरीके से ले रहा हूँ। बाकी तो मेरी प्रॉपर्टीज सेम ही रहेंगी, ठीक है। एंड डेटा लेबल भी हमें ऑन करना होगा। डेटा लेबल्स को हम ऑन कर देंगे। डेटा लेबल्स का वैल्यू में जाएंगे और इसको 16 कर देंगे। बोर्ड भी कर ही देते हैं ताकि विजिबिलिटी बेटर हो जाए। और डिस्प्ले यूनिट्स अगर आप 1000 में करना चाहते हैं तो इस तरीके से 1000 में आ जाएगी। मैं चेक कर लेता हूँ। यस, डिस्प्ले यूनिट 1000 में आप रख सकते हैं इसकी। तो इस तरीके से मेरा टोटल परचेज बाय एज ग्रुप जो मेरा विजुअल है वो बन के रेडी हो गया है। अब एक बार इसके डेटा को भी हम वेरीफाई करेंगे। अब फ्रेंड्स हम करेंगे क्या, अब हम अपने ये जो हमारा विजुअल डिज़ाइन किया था टोटल परचेज बाय एज ग्रुप, इस वाले विजुअल के रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेरी को जो माई सिक्वल में मैंने ऑलरेडी क्वेरी बनाई हुई है उसके थ्रू हम इस डेटा को वेरीफाई करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊँ, ये मैंने क्वेरी ऑलरेडी डिज़ाइन की हुई है।
तो अगर एक बार हम इस क्वेरी को समझते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली है वो ये लाइन में है। सबसे पहले मैंने क्या किया है यहाँ पे, तो मेरा टेक्स्ट डेट में मेरे पास डेट ऑफ बर्थ कॉलम था, मेरे पास एज कॉलम ऑलरेडी था ही नहीं, ये कॉलम नहीं था। तो आप लोगों को पता है पावर क्वेरी एडिटर के थ्रू मैंने ये एज कॉलम को डिज़ाइन किया था। तो यहाँ पे अभी मेरे को क्या करना है, मेरे पास डेट ऑफ बर्थ कॉलम था टेक्स्ट फॉर्म में, तो मैंने उसे स्ट्रिंग जो कॉलम था मेरे पास मैंने उसको डेट फॉर्म में कन्वर्ट किया है, एंड देन टाइम स्टैम्प टिप की हेल्प से जो मेरी एज थी वो निकाल ली। तो डिफरेंस किया मैंने करंट डेट से, एंड एज मेरी कैलकुलेट होके आ गई। एंड देन जो मेरी ये एज आई है, एंड जो मेरी ये परचेज टोटल परचेज है, इसको मैं यूज़ करूँगा आउटर क्वेरी में। इसमें मैंने क्या किया है, केस स्टेटमेंट्स लिखे हैं सिमिलर टू स्विच स्टेटमेंट। आप लोगों को याद होगा जब मैं डिराइव्ड कॉलम या न्यू कॉलम बना रहा था तो मैंने स्विच स्टेटमेंट यूज़ किया था। तो सिमिलर स्विच स्टेटमेंट या फिर मैं कहूँ केस स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे माई सिक्वल में लिखा है। एज ग्रेटर देन 50 ओल्ड एज ग्रेटर देन 30 एंड इक्वल टू, यानी 31 से लेकर 50 तक मिडिल एज, एंड देन जो रेस्ट रह जाएंगे वो यंगर एज। तो इस तरीके से मैंने जनरेशन करके ये यहाँ पे बनाया है। तो अगर हम एक बार इस क्वेरी को अगर हम रन करते हैं तो हम आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। तो रफली मिडिल एज वाला 3.7 मिलियन के अराउंड है, ये 1.19 मिलियन, एंड ये रफली हमारा ओल्ड एज जो है वो सबसे कम यहाँ पे आया है। तो एक बार हम अपने डेटा को देख लेते हैं। तो ये सो 379,577 इट्स लाइक मिडिल एज का जो टोटल परचेज है वो यहाँ पे आ गया है। एंड हम यहाँ से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, तो सेम हमारा काउंट या फिर मैं कहूँ परचेज अमाउंट आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो आउटपुट था वो हमने वेरीफाई कर लिया यूजिंग क्वेरी। आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट आया है। एंड तो हमारा ये वाला जो टोटल परचेज बाय एज ग्रुप है ये विजुअल भी बन के रेडी है। अब हम एक बार अपने नेक्स्ट विजुअल को डिज़ाइन करते हैं। फ्रेंड्स, बार बार मेरे को क्वेरी जब मैं रन करता हूँ तो मेरा पर्पज़ यही है कि आप लोगों को माई सिक्वल के थ्रू भी पता लगे कि किस तरीके से हम डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं, जिससे हमारा जो आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है उसमें कोई इशू ना हो। आप काउंटर चेक जब कर लेते हैं अपने आउटपुट को तो आपका कॉन्फिडेंस रेज होता है। तो इसी पर्पज़ की वजह से मैं आपको पैरेलली क्वेरी भी रन करके दिखा रहा हूँ माई सिक्वल की, जिससे आप आउटपुट को देख सकें, या दूसरे वर्ड्स में बोलो आउटपुट को वेरीफाई कर सकें। एंड अब हम नेक्स्ट विजुअल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट विजुअल जो है हमारा हमने टोटल परचेज बाय एज ग्रुप बना लिया है। अब टॉप 5 कस्टमर इन टर्म्स ऑफ परचेज अमाउंट ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। तो हमने आप लोगों को याद होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए अलग से जितनी परचेज हुई है उसको बनाया है। तो यहाँ पे हम उसी करस्पॉन्डिंग एक और क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बनाएंगे एंड ये डेटा को एनालाइज करेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसे ही, क्योंकि क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट मेरा ऑलरेडी हैंडी है तो मैं इसे ही यूज़ कर लूँगा यहाँ पे। अब इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ थोड़ा, एंड यहीं पे ही अपना एक और क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट आ जाएगा मेरा। एंड इसकी प्रॉपर्टीज सारी सेम होंगी, बस मुझे जो पेड हील को हटा देना है। एंड सबसे पहले जो फेस्टिवल सीजन उसको ले लेंगे, एंड यहाँ पे एक जो डिनोमिनेटर में हम कस्टमर वाइज निकाल रहे हैं टॉप 5 कस्टमर। तो हम यहाँ कस्टमर नेम अपने कस्टमर डायमेंशन से कस्टमर नेम को पुल करके ले आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो मेरे सारे कस्टमर थे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होके आ गए हैं, पर मुझे तो केवल टॉप 5 कस्टमर ही चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब मैं ये जो फिल्टर होता है यहाँ पे इसको यूज़ करूँगा। इसके लिए मुझे क्या करना है, ये जो कस्टमर नेम मेरा फिल्टर ऑन दिस विजुअल में कस्टमर नेम दिख रहा है, इस पे जाऊँगा मैं, एंड यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बेसिक फिल्टरिंग को चेंज करके टॉप एन कर दूँगा। एंड टॉप 5 मुझे लेने हैं तो मैं ये टॉप 5 कर दूँगा ऑन द बेसिस ऑफ फेस्टिवल सीजन सेल। एंड इसको जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास केवल टॉप 5 कस्टमर्स ही आ गए हैं जिन्होंने मैक्सिमम परचेज किया ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। तो एक बार मैं दोबारा से आप लोगों को समझा देता हूँ। ये जो फिल्टर होता है, फिल्टर टाइप, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये टॉप एंड सेलेक्ट किए, आप टॉप 2 3 4 5 जितना भी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो अभी के केस में मैंने क्या किया है, यहाँ पे टॉप 5 लिया है क्योंकि मुझे टॉप 5 कस्टमर निकालने थे, और जिस भी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आप ये टॉप 5 निकालना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। तो अभी मेरे को अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो परचेज था
दैट इज़ फेस्टिवल सीजन सेल्स का जो मैंने मेजर बनाया था उसको मैं पुल करके यहाँ ले आया और उसके बेसिस पे मेरा टॉप 5 कस्टमर यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ टॉप के अलावा तो आप यहाँ बॉटम से भी नीचे के 5 भी निकाल सकते थे अगर आपको ये रिक्वायरमेंट होती, पर अभी के केस में हमें टॉप 5 कस्टमर से निकालने थे तो वो हमारे आ गए यहाँ पे। तो इस तरीके से हम ये हमारा आउटपुट जो था वो कैलकुलेट होकर आया है। बस अब हमारे को इसमें क्या करना है, मैं ऑलमोस्ट इसके कलर प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है क्योंकि रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ हमने इनहेरिट कर ली है अपने जो पुराना हमारा क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट था वहीं से हमने उस प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर लिया है। बस अब कलर से रिलेटेड हम प्रॉपर्टीज़ चेंज कर देंगे। तो अभी के केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं एक तो टाइटल को चेंज करूँगा यहाँ पे सबसे पहले। तो टाइटल के लिए हम यहाँ चले जाएंगे, टाइटल मेरा चेंज हो गया। फर्स्ट ये था हमारा चेंज एंड दूसरा मुझे क्या चेंज करना था, मुझे ग्रेडियंट बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ जाएंगे हम अपने विजुअल के ऊपर एंड जो मेरे कॉलम्स होता है कॉलम्स के थ्रू हम कलर को चेंज कर सकते हैं। तो जो वैल्यूज़ हैं इसको हम चेंज कर देंगे। एंड एक और बात यहाँ पे अभी जो व्हाट फील्ड शुड बी बेस दिस ऑन, यानी ग्रेडियंट किस फील्ड पे हमें बेस करना है, तो वो हमारा होगा फेस्टिवल सीजन सेल्स, क्योंकि फेस्टिवल सीजन सेल्स ही यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे ये जो कलर ग्रेडियंट है ये चेंज होना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मिडिल में लेके आ जाता हूँ एंड ये मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। अगेन फ्रेंड मैं एम्फेसाइज करूँगा ये जो विजुअल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये जनरली क्लाइंट आपको एक शीट देता है, प्रॉपर्टी शीट, जिसकी हेल्प से आप चेंज करते हैं। अभी के केस में हमारे पास क्योंकि एज सच शीट नहीं थी तो हमने खुद से ये प्रॉपर्टीज़ डिज़ाइन की हैं। ये जो मेरी प्रॉपर्टी शीट है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगा, इसमें मैंने डिटेल में सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। तो अभी के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ आके इसे ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये भी विजुअल मेरा बन के रेडी है। तो डेटा के लिए हम एक बार क्या करेंगे, अपनी क्वेरी को रन करेंगे MySQL में और डेटा को वेरीफाई करेंगे, जो डेटा आ रहा है यहाँ पे। तो अब एक बार हम अपनी डेटा को वेरीफाई कर लेते हैं। तो जो टॉप 5 कस्टमर में से सबसे टॉप कस्टमर था BHG, उसने ऑलमोस्ट लाइक $1,43,244 की परचेज की है। तो अगर हम अपनी क्वेरी को यहाँ रन करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं BHG इज़ आवर टॉप कस्टमर जिसने $1,43,244 की परचेज की है। इसी तरीके से जो बॉटम टॉप 5 में सबसे बॉटम पे है QCB, उसने $91,391 की परचेज की है एंड QCB जो है यहाँ पे $91,391 की परचेज की है। तो इस तरीके से डेटा हमने देख लिया, वेरीफाई कर लिया। एक बार हम क्वेरी को भी देख लेते हैं, हमने क्वेरी में क्या किया है। यहाँ पे क्वेरी ये जो है बहुत ही सिंपल क्वेरी है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ कस्टमर नेम लिया है और जो मेरी कॉस्ट इनटू क्वांटिटी सोल्ड ये जो आया है, इसको टोटल जो हमारा अमाउंट ऑफ परचेज है वो निकाला है यहाँ से एंड सिंपली क्या किया है, इनर ज्वाइन करते गए हैं। एंड एक चीज़ यहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंट की है क्योंकि हमारे को केवल हमें फेस्टिवल सीजन की ही सेल चाहिए थी। तो मैंने क्या किया यहाँ पे वेयर मंथ नेम में यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर यही 3 मंथ को लिया है क्योंकि हमें फेस्टिवल सीजन की सेल चाहिए थी। तो एक तरीके से मेरी ये इनर क्वेरी थी। यहाँ पे मैंने कस्टमर नेम जो ये सारा निकाल लिया एंड एक जो चीज़ हमारी यहाँ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मैंने जब ये इनर क्वेरी के रिजल्ट आया उसको फिर मैंने डेंस रैंक यूज फंक्शन किया है। डेंस रैंक मैंने किस बेसिस पे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस परचेज अमाउंट। तो ये जो परचेज अमाउंट है इसके बेसिस पे डेंस रैंक फंक्शन लगाया है। डेंस रैंक की हेल्प से क्या होगा, हम रैंकिंग दे सकते हैं। एंड फाइनली जो टॉप क्वेरी थी हमारी, देखिए इसमें हमारा मल्टीपल लेयर हुआ है काम। सबसे इनर क्वेरी में हमने क्या किया, सिंपली हमने वेयर लगा के फिल्टर लगा के अपना अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर का परचेज अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर निकाल लिया। उसके बाद मैंने क्या किया है, उससे ऊपर वाली क्वेरी में मैंने डेंस रैंक लगा के रैंकिंग की है। सबसे टॉप क्वेरी में मैंने क्या किया है, टॉप 5 यहाँ पे ले लिया है। बेसिकली 1 2 3 4 5 जो टॉप 5 कस्टमर्स थे वो B.RM के
लेस देन इक्वल टू 6 से मेरे टॉप 5 कस्टमर्स आ जाएंगे। आई होप ये क्वेरी आपको क्लियर होगी। तो 3 लेवल में थी। सबसे बेस नीचे लेवल पे हमने क्या किया था, डेटा फिल्टर किया था फेस्टिवल सीजन का। उसके ऊपर मैंने क्या किया, डेंस रैंक लगाया, एंड उसके ऊपर क्या किया, टॉप 5 को मैंने पिक कर लिया। तो रैंकिंग मैंने यहाँ से रैंकिंग कर दी थी, उसके बेसिस पे मैंने टॉप 5 को पिक कर लिया। तो इस तरीके से लेयर बाय लेयर हम क्वेरी को बनाते चलते हैं। क्वेरी काफ़ी ईजी है, मैं ये सारी क्वेरीज आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। अगर कोई भी डाउट आता है आपका इन क्वेरी से भी रिलेटेड, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन पे शेयर कर सकते हैं। मेरा पर्पज़ इन क्वेरी के थ्रू आपको डेटा समझाने का इसलिए है क्योंकि रियल वर्ल्ड में आप लोग इसी तरीके से अपने विजुअल के डेटा को वेरीफाई करते हैं। जब आपका सोर्स हमारा बेसिकली MySQL सर्वर होता है, या फिर मैं कहूँ Oracle, डिफरेंट सोर्सेज जहाँ से भी डेटा आ रहा है, वहाँ से हम एक बार अपनी क्वेरी के थ्रू डेटा को वेरीफाई करते हैं जो विजुअल में डिस्प्ले हो रहा है, जिससे हमारा डेटा वैलिडेट हो जाता है कि डेटा के अंदर कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से अपने डेटा को इजीली वेरीफाई कर लिया और डेटा हमारा करेक्ट आया था। तो ये तो रहा हमारा ये विजुअल, एंड अब हम लास्ट विजुअल अपना डिज़ाइन करेंगे कस्टमर डेमोग्राफिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ लास्ट विजुअल, दैट इज क्लस्टर्ड बार चार्ट। अब हमें क्लस्टर्ड बार चार्ट लेना है, पर प्रॉपर्टीज मोर और लेस सेम ही हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं इसी को ही रेप्लिकेट कर दूंगा एक बार, एंड इसको हम ये जो क्लस्टर्ड बार चार्ट होता है इसमें चेंज कर देंगे। अब ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ गया है। ये हमारा विजुअल यहाँ बन गया है, एंड इसके डेटा के अंदर हमें फेस्टिवल सीजन सेल की बजाय टोटल सेल्स के बेसिस पे भी कई कस्टमर्स को निकालना है। तो ये आगे है यहाँ पे एक, इसमें जो चेंज रहेगा वो फिल्टर में जाके हमें चेंज करना होगा। अब क्योंकि हमें फेस्टिवल सीजन सेल के बेसिस पे नहीं, बल्कि टोटल जो हमारी परचेज हुई है उसके बेसिस पे निकालना है, तो मैं ये अप्लाई कर दूंगा। तो देख सकते हैं आप डेटा में थोड़ा सा चेंज आया है यहाँ पे। एंड एक चीज़ और मेरे को यहाँ चेंज करनी होगी, वो होगा मेरा कलर ग्रेडियंट एंड ग्रेडियंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम। तो अभी के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ जाऊँगा एंड पहले कॉलम्स, क्योंकि कॉलम क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में कॉलम्स के थ्रू कलर चेंज करते हैं। ये क्लस्टर्ड बार चार्ट है तो मैं बार्स के थ्रू कलर चेंज करेंगे। सबसे पहले फेस्टिवल सीजन सेल को मैं हटा दूंगा और टोटल सेल्स ले लूँगा। तो जो ग्रेडियंट है मेरा यहाँ पे टोटल सेल्स के बेसिस पे आ रहा है। एंड अब बस कलर यहाँ से अपनी कलर जो पैलेट है यहाँ से ले आएंगे, इसको हम उठा के यहाँ ले जाएंगे एंड एंटर कर देंगे, परफेक्ट। एंड इसी तरीके से हम मेटल कलर ले लेंगे यहाँ पे। इसी तरीके से हम अपना मैक्सिमम कलर है उसको यूज़ कर लेंगे, ओके कर देंगे। ये कलर ग्रेडियंट यहाँ बन के आ गया है। बेसिकली ग्रेडियंट बनाने का पर्पज़ ही है, थोड़ी विजुअल अपील हो जाती है आप लोग की। एंड एक चीज़ हम जो यहाँ पे भूल गए थे वो ये था कि हमने अभी भी टाइटल चेंज नहीं किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने इस विजुअल का टाइटल चेंज कर देंगे। तो मैंने यहाँ से मैं टाइटल को ले आता हूँ, मेरा टाइटल हो जाएगा। इसको हम जनरल में जाके टाइटल के अंदर इसको हम रिप्लेस कर देंगे। हमारा रिप्लेस हो गया, ओके। एंड एक चीज़ और, यहाँ पे हमारे ये तो सारी चीज़ आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, क्वेरी के थ्रू हम अपने डेटा को वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने जो क्वेरी लिखी हुई है मैं उस पर लेके जाऊँगा आप लोगों को। तो ये क्वेरी थी। तो जैसे आप लोगों को पता है, सबसे पहले जो हमने इससे प्रीवियस केस डिस्कस किया था, जो फेस्टिवल सीजन वाला केस था, उसके अंदर हमने एक फिल्टर लगाया हुआ था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। ये क्वेरी के अंदर हमें क्या करना है, बस उस फिल्टर को हटा देना है, रेस्ट वही रहेगा। 3 लेयर्स पे क्वेरी लिखी है। सबसे इनर लेयर पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे इनर लेयर पे हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली कस्टमर नेम एंड जो टोटल परचेज है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं हम सबसे लोअर लेवल पे। इसके ऊपर वाली लेयर पे हम डेंस रैंक की हेल्प से रैंकिंग परफॉर्म कर रहे हैं, एंड इसके ऊपर वाली लेयर पे हम टॉप 5 को पिक कर रहे हैं। सेम हमको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से जाना है। अब मैं आप लोगों को अगर आउटपुट दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जो सबसे BHE कस्टमर है उसने $151,083 की सेल सॉरी परचेज किया है। $151,083 का परचेज किया है BHE कस्टमर ने।
एंड इस डेटा को भी वेरीफाई कर लेते हैं। BHE ने $1,51,083 का परचेज है ये। सिमिलरली FRF ने $1,11,027 का परचेज किया है डॉलर टर्म्स में, तो इसको भी देख लेते हैं। $1,11,027 का परचेज आ गया। तो इस तरीके से हमारा डेटा वेरीफाई हो गया है, डेटा जो है हमारा करेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से हमने पूरा कस्टमर डेमोग्राफिक्स का जो हमारी रिपोर्ट थी वो बन के रेडी हो गई है। एंड अगर मैं आप लोगों को अब अपने आगे के रोड मैप को दिखाऊं, तो जैसे आप इन देख सकते हैं, ये मेरी जो मैंने ऑलरेडी जो एक अपना डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट्स क्रिएट किए हुए हैं, उसका एक ये प्रीव्यू मैं आपको लोगों को दे रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, कस्टमर डेमोग्राफिक्स का जो था लेआउट हमारा बन के तैयार है। और जो नेक्स्ट रिपोर्ट हमें बनानी है वो सेल्स ट्रेंड की रहेगी। वो रिपोर्ट कुछ इस तरीके से दिखेगी। एंड इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि इसका यूआई तो अलग है एंड जो रिपोर्ट हम अभी बना रहे हैं उसका यूआई अलग है। तो आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि हम इस वीडियो का एंड में यूआई को चेंज करेंगे और बिल्कुल मोल्ड कर देंगे इसी तरीके से जैसे ये हमारे पास रिपोर्ट या मैकआउट डैशबोर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम इसी तरीके से यूआई को चेंज कर देंगे। तो अब जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो है डिज़ाइन करना सेल्स ट्रेंड की रिपोर्ट। तो अब हम उसी वर्क को स्टार्ट करते हैं। तो अब फ्रेंड्स, जब हमने कस्टमर डेमोग्राफिक्स को डिज़ाइन कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, हम अपने एक और पेज ऐड कर देंगे और अब सेल्स के ट्रेंड्स को स्टडी करेंगे। तो एक और नई रिपोर्ट बनेगी हमारी यहाँ पे सेल्स ट्रेंड्स करके। यहाँ पे हम सेल्स के ट्रेंड्स को स्टडी करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमारा जो एनालिसिस रहेगा वो टाइम इंटेलिजेंस बेस्ड रहेगा। कहने का मतलब है आपकी जो एनालिसिस होगी वो ओवर टाइम कैलकुलेट होगी, जैसे कि सेल्स आपकी ओवर टाइम कैसे वेरी कर रही है। इस टाइम बेस्ड एनालिसिस या फिर मैं कहूँ ट्रेंड एनालिसिस का एडवांटेज ये होता है कि आप एक ग्लिम्स में देख सकते हैं कि आपकी सेल किधर जा रही है, आपकी सेल अपवर्ड ट्रेंड में है, डाउनवर्ड ट्रेंड में है या साइड बेस है। तो आप बहुत ही इजीली एक ग्लिम्स में इस तरीके की ट्रेंड बेस्ड रिपोर्ट के थ्रू आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी ओवरऑल डिफरेंट कंपनीज की सेल किधर जा रही है। ये डिफरेंट एक कंपनी है, उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की सेल, उसकी डिफरेंट जोग्राफीज में सेल, मैं कहूँगा डिफरेंट जोग्राफीज की सेल ओवर टाइम किधर जा रही है। तो ओवर टाइम जहाँ पे बात आती है ओवर टाइम, वहाँ पे हम जैसे सेल्स ओवर टाइम एनालिसिस हम कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे ट्रेंड बेस्ड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी के लिए अभी हम क्या करेंगे, हम ऐसा ही ट्रेंड बेस्ड एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला जो ट्रेंड बेस्ड एनालिसिस होगा, अगर हम यहाँ जाते हैं तो सबसे पहले हम मंथ वाइज सेल्स के ट्रेंड को स्टडी करेंगे फॉर डिफरेंट ब्रांड्स। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है मैंने एक कैलेंडर डायमेंशन स्टार्टिंग में बनाई थी। उसका पर्पस ही ये था कि मेरी जो ट्रेंड बेस्ड एनालिसिस है उसकी कैलकुलेशन प्रॉपर हो, उसमें कुछ इरोनियस एंट्रीज ना हो। तो उसी वजह से मैंने कैलेंडर डायमेंशन को बिगनिंग में ही डिज़ाइन कर लिया था और उसको डेटा मॉडलिंग में मैंने उस टेबल को अपने फैक्ट टेबल से ज्वाइन भी कर दिया था। तो ये एक्टिविटी मैं ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने विजुअलाइजेशन वाले इस पेज में जाके हम लाइन चार्ट यहाँ ऐड कर देंगे। तो ये हमारी लाइन चार्ट ऐड हो जाएगा। एंड लाइन चार्ट को ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, हमें अपने, क्योंकि हमारी एनालिसिस हमारे को मंथ वाइज सेल्स के ट्रेंड को स्टडी करनी है, तो मैं एक बार अपने हेडर को ले लेता हूँ यहाँ से और यहाँ जाके इसमें एक बार हम पहले डेटा ऐड कर लेते हैं। एंड अभी हमारा जो कस्टमर डायमेंशन यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले हम जो कस्टमर डेमोग्राफिक्स के स्टडी कर रहे थे वहाँ पे प्राइमरीली हम काम कर रहे थे हम अपनी कस्टमर डायमेंशन से रिलेटेड। अब जो हमारा काम होगा वो कैलेंडर डायमेंशन से प्राइमरीली होगा। तो अब हम इस टेबल का इस लुकअप टेबल का प्राइमरीली यूज़ करेंगे। एंड जो टोटल सेल्स मैंने डिज़ाइन किया है उसको तो हम यूज़ करना ही है। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, मैं कैलेंडर डायमेंशन को जब स्प्रेड आउट करूँगा तो इसके अंदर मेरे को यहाँ पे मंथ दिखेगा। तो मैं यहाँ मंथ ऐड कर लेता हूँ, मैं टोटल सेल्स। तो इस तरीके से मेरी मंथ वही टोटल सेल्स आ गई है। पर अभी अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को, यहाँ पे एक चीज़ और है, मंथ वाइज सेल्स ट्रेंड और डिफरेंट ब्रांड्स। तो मेरे को क्या है, डिफरेंट ब्रांड्स की कैटेगरी भी यहाँ पे डालनी होगी। तो मैं यहाँ क्या करूँगा,
मैं यहाँ पे अपने ब्रांड्स को लेके आऊँगा जो मेरे प्रोडक्ट डायमेंशन के अंदर है। ये मेरा ब्रांड आ गया और इसको हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे लेजेंड में। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल लाइंस आ गई हैं। क्यों? एंड लेजेंड जो है बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज को इसने बना दिया है, जो डिफरेंट कैटेगरीज बेसिकली बेस्ड हैं हमारी डिफरेंट ब्रांड्स के बेसिस पे। तो ये ब्रांड्स वो हैं फ्रेंड्स जो चॉकलेट सेल कर रहे थे। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करके दिखाता हूँ, जैसे चॉकलेट इज डिवाइन, क्राफ्टेस्ट चॉकलेट, लग्जूरियस एंड स्वीटेस्ट चॉकलेट, ये वो सारे ब्रांड्स हैं ये चॉकलेट को सेल कर रहे थे। तो सारे डिफरेंट ब्रांड्स को स्टडी करना है हमें सिंगल चार्ट के थ्रू। तो हम यहाँ पे एक ऐसे तरीके का चार्ट बना देंगे जिसमें हमने डिफरेंट ब्रांड्स को एक ही चार्ट के थ्रू स्टडी कर पाएंगे। अब हम इसको थोड़ा ब्यूटीफाई कर लेते हैं। तो ब्यूटीफाई में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वाई एक्सिस के इसको हटा देंगे, हमें नहीं चाहिए वाई एक्सिस की वैल्यूज़ ऑफ कर देते हैं। एंड एक्स एक्सिस की एज इट इज़ रहने देते हैं हम अभी। तो इसके अंदर हमें कोई चीज़ नहीं करना है। लेजेंड के अंदर अगर मैं देखता हूँ, लेजेंड के अंदर हमें मार्कर्स जो सर्कल है वो डिफ़ॉल्ट और टाइटल को ऑन ही रखना है। तो मार्कर सर्कल डिफ़ॉल्ट एंड मेरा टाइटल है वो ऑन ही है, तो इट इज़ ओके, इट इज़ फाइन। लेजेंड के अंदर कोई चेंज नहीं करना हमें। एंड फिर आगे जाते हैं लाइन स्टाइल में। तो लाइन स्टाइल को देखते हैं, यहाँ सॉलिड, राउंड, 3 पिक्सल, लीनियर, ये सारी वैल्यूज हमें डालनी होंगी। तो लाइन स्टाइल में जाते हैं हम, यहाँ सॉलिड बाय डिफ़ॉल्ट ही है, राउंड भी है। एंड एक बार यहाँ देख लेते हैं, सॉलिड राउंड, स्ट्रोक विड्थ 3 पिक्सल रखनी है और लाइन टाइप लीनियर 3 पिक्सल ही है और लाइन टाइप लीनियर, तो हम डिफ़ॉल्ट के साथ ही यहाँ पे जा रहे हैं। इसके बाद कलर्स हम ले लेते हैं। तो कलर्स के लिए मैंने सबके हेक्स कोड्स यहाँ लिखे हुए हैं, तो वन बाय वन हम डालना शुरू कर देते हैं। तो स्वीटेस्ट चॉकलेट के लिए मैं ये कलर कोड ले रहा हूँ। एंड नेक्स्ट जो हमारा है मास्टरिंग चॉकलेट, इस ब्रांड के लिए मैं कलर चेंज कर दूंगा। देन तो हमारा थर्ड है लग्जूरियस एंड स्वीटेस्ट चॉकलेट, थर्ड ब्रांड है, इसके लिए ये कलर आ जाएगा। देन हम फिर आगे चलेंगे एंड ये फोर्थ ब्रांड के लिए हमारा आ जाएगा कलर, यहाँ पे फोर्थ ब्रांड में ये कलर आ जाएगा। ओके, एंड फाइनली एक और बचा है हमारा, इस कलर को हम पुल करके ले आएंगे। एंड जो चॉकलेट इज डिवाइन करके जो फिफ्थ ब्रांड है उसका ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट ब्रांड्स के कलर को यहाँ पे डाल देंगे। ये हो चुका है हमारा। मार्कर्स को ऑन कर लेते हैं हम यहाँ पे एंड मार्कर्स का एक बार देख लेते हैं। मार्कर्स के अंदर हमारे को सर्कल और 5 पिक्सल का ही रखना है, तो सर्कल ही है बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें आप देख सकते हैं मल्टीपल होते हैं, अगर आप ट्राइंगल भी दे सकते हैं, पर मैं कहूँ विजुअल अपील के लिए अगर जहाँ बात होगी तो सर्कल ही बेटर लगते हैं। एंड 5 पिक्सल आगे हैं, इनके कलर भी अगर आप चाहते हैं तो अलग अलग दे सकते हैं, और अभी मैं लाइन के कलर के साथ ही इनको अलाइन करूँगा यहाँ पे। परफेक्ट है, यहाँ तक अभी तक हमने सारा काम कर दिया है। एंड यस, एक बार एक्स एक्सिस का जो है इसके फॉन्ट को भी हम कॉन्सोलास कर देते हैं। एंड एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यस फॉन्ट कॉन्सोलास, यस। तो एंड टाइटल को भी यहाँ पे कॉन्सोलास कर, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी हमारी। परफेक्ट है ये। तो एक्स एक्सिस की चीज़ भी हमारी हो गई है। अगर आपको बोर्ड करना चाहते हैं तो बोर्ड भी कर सकते हैं इनको, इस तरीके से बोर्ड हो जाएगा ये। एंड एक बार टाइटल में जाके देख लेता हूँ मैं, इसके भी फॉन्ट को मुझे चेंज करना होगा। कितना करके ले आते हैं। ये हो चुका है टाइटल एंड इसको हम कॉन्सोलास कर देते हैं, सेंट्रली अलाइन। बोर्ड करना चाहते हैं बोर्ड भी कर सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा टाइटल। हेडर आइकन मुझे नहीं चाहिए। ओके, एंड डेटा लेबल्स मुझे ऑन करने हैं यहाँ पे। एंड डेटा लेबल्स मुझे
यस, एक तो डेटा लेबल्स का भी मेरे को कॉन्सुलास करना है, एंड डिस्प्ले यूनिट्स मैं 1000 में कर देता हूँ इनको। ओके, डिस्प्ले यूनिट्स मेरी 1000 में हो जाएंगी। ओके, डेटा लेबल्स के करस्पॉन्डिंग, एंड रेस्ट इट्स फाइन, आई थिंक रेस्ट इट्स फाइन। तो ये हमारा जो पहला विजुअल है, जो सेल्स ट्रेंड्स का पहला विजुअल है, दैट इज मंथ वाइज सेल्स ट्रेंड फॉर डिफरेंट ब्रांड्स, वो आ गया है। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर मैं इसको स्मॉल करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ, इस ट्रेंड को आप स्टडी कर सकते हैं कि लास्ट के 3 मंथ्स में सारे ब्रांड्स का जो सेल है वो स्पाइक आउट किया है, सारे ब्रांड्स का सेल स्पाइक आउट किया है। एंड जो टॉप पे रही है वो रही है हमारी, मैं अभी आपको बताऊंगा अभी ये, जैसे आप लोगों के आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो सॉर्टेड नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा जिस तरीके से आप इसको सॉर्टिंग इसकी प्रॉपर कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप उस सॉर्टेड जैसी टूल टिप के थ्रू देखेंगे तो आपको सॉर्टेड डेटा ही दिखेगा। तो एक बार पहले वो एक्टिविटी कर लेते हैं ताकि आपको रीडिंग जो है वो प्रॉपर हो सके। एंड एक काम करते हैं, हम बैकग्राउंड को ब्लैक कर देते हैं क्योंकि अभी हमारे को विजुअली इसे देखने में चैलेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, वॉलपेपर में ब्लैक कलर कर देते हैं, कैनवस बैकग्राउंड पे ब्लैक ही कर देते हैं। ओके, एंड जैसे मैंने बोला था हम एक टूल टिप यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब फ्रेंड मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक न्यू पेज यहाँ से ऐड करूँगा, नाम दूंगा टूल टिप अंडरस्कोर ब्रांड परफेक्ट। एंड इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल ले लेंगे, टेबल के अंदर हम टोटल सेल्स डाल देते हैं, ब्रांड डाल लेते हैं, तो मेरी टेबल कुछ इस तरह से आ जाएगी। ओके परफेक्ट, एंड इसको मैं शॉर्ट ही कर देता हूँ एक बार, शॉर्ट बाय टोटल सेल्स। यस, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस जो नया पेज बनाया इसे एज ए टूल टिप यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, मुझे कैनवस सेटिंग में जाना है, टाइप में टूल टिप सेलेक्ट कर लेना है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। एंड इस तरीके से कुछ मेरे जो पेज है वो आ जाएगा। एंड एक और काम करना होता है, हम इसे हाइड कर देते हैं ताकि जब हम डिप्लॉय करें ये पेजेस विजिबल ना हो। इतना काम जब आप कर लेंगे तब आपको दोबारा से यहाँ आना है, इस अपने विजुअल को सिलेक्ट करना है, एंड आप लोग क्या करेंगे, आप लोग फॉर्मेट योर विजुअल में आएंगे। एंड फॉर्मेट विजुअल में आने के बाद आपको जनरल सेलेक्ट करना है। एंड जब टूल टिप्स जो यहाँ पे ऑन है, पहले हमारे रिपोर्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था, अभी हमें क्या करना है, हमें पेज सेलेक्ट कर लेंगे टूल टिप ब्रांड। तो ये एक हमारा जो पेज है ये सेलेक्ट होके आ जाएगा। ये टूल टिप ब्रांड अभी मैंने बनाया हुआ पेज है, ये आप देख सकते हैं जिसमें मैंने हाइड कर दिया है, ये पेज ही यहाँ पे विजिबल है। तो ऑप्शंस में जाके हमें टूल टिप ब्रांड को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, ओके करेंगे तो आप देखेंगे तो आपकी जो डेटा है वो एक तरीके से सॉर्टेड फॉर्म में और प्रॉपर तरीके से आ रहा है। दिस इज़ योर कस्टम टूल टिप, तो दिस इज़ योर कस्टम टूल टिप, एंड यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो सॉर्टेड। आपने पहले देखा था आपका डेटा सॉर्टेड नहीं आ रहा था, अभी जो सारा डेटा है वो सॉर्टेड फॉर्म में आ रहा है। आप जैसे जैसे इसे ड्रिल करते जाएंगे, अब जैसे जैसे इसको ड्रिल करेंगे आगे पास ऑन करेंगे, वैसे वैसे डेटा जो है वो अपने आप सॉर्टेड फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं अलग अलग मंथ्स में किस तरीके से हमारी सेल्स जो है वेरी हो रही है। तो एक पूरा आइडिया हमें इसके थ्रू हो जाएगा। तो हमने यहाँ कस्टम टूल टिप भी बना ली, एंड हमने ये देखा कि किस तरीके से हमारी डिफरेंट ब्रांड्स की सेल वेरी कर रही है। तो अब एक बार हमारा जो स्टेप रहता है, माई सिक्वल में अपनी क्वेरी लिख के डेटा को वेरीफाई करेंगे फॉर फ्यू मंथ्स। एंड मैं कोशिश करूँगा आपको जो लास्ट मंथ है हमारा दिसंबर मंथ, उसी में सारे ब्रांड्स की डेटा को वेरीफाई करवाऊँ। तो अब हम अपने डिफरेंट ब्रांड्स के सेल्स डेटा को देख लेते हैं ओवर मंथ। तो मैंने यहाँ पे क्वेरी को पुट कर दिया है, एंड इस क्वेरी से जो हम देखते हैं, इस क्वेरी को एक बार जरा बेसिकली समझ लेते हैं ये क्वेरी कर क्या रही है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ सिंपली मैंने जो मेरा डेट कॉलम था, जो सेल्स फैक्ट टेबल में डेट कॉलम था, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई सेपरेट कैलेंडर डायमेंशन नहीं है। यहाँ पे मैंने कैलेंडर डायमेंशन, क्योंकि कैलेंडर डायमेंशन मैंने जो डिज़ाइन की थी वो मैंने डिज़ाइन की थी इन पावर BI, तो मेरे पास कोई सेपरेट कैलेंडर
डायमेंशन या कैलेंडर लुकअप टेबल मेरे पास माई सीक्वल में नहीं है। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को डेमोस्ट्रेट करने के लिए किस तरीके से माई सीक्वल या सीक्वल के थ्रू डेटा को वेरीफाई करते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपना जो सेल्स फैक्ट टेबल में जो मेरी डेट थी उसको मैं लूँगा, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में थी, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में थी, उसको मैं डेट में ले आऊँगा। एंड डेट में लाने के बाद मंथ नेम जो फंक्शन होता है उसके थ्रू मंथ कैप्चर कर लूँगा। सिमिलरली हम टोटल सेल्स निकाल रहे थे पहले, कॉस्ट और क्वांटिटी सोल्ड को मल्टीप्लाई करके वही एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, समेशन परफॉर्म कर लेंगे एंड जॉइंट्स रेस्पेक्टिव रहेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट डायमेंशन में कॉस्ट है, सेल्स फैक्ट टेबल में क्वांटिटी सोल्ड है, तो हमें जॉइन यहाँ लगाना पड़ेगा दोनों का। तो हमने जॉइन लगा लिया है, ग्रुप बाय कर देंगे हम एंड क्योंकि हम यहाँ एग्रीगेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ग्रुप बाय हो गया हमारा। एंड फाइनली ऑर्डर बाय कर देंगे सेल्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब अगर हम देखें आउटपुट को यहाँ पे किस तरीके से आया है, तो ये इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं मंथ वाइज आ गए हैं डिफरेंट ब्रांड्स की सेल। तो दिसंबर मंथ में क्राफ्टर्स चॉकलेट की सेल थी $768,584 की। तो इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। एंड क्राफ्टर्स चॉकलेट की $768,584 की सेल की है। मास्टर इन चॉकलेट ने की है $421,309 की। इसे भी वेरीफाई कर लेते हैं। $421,309 की सेल की है मास्टर इन चॉकलेट ने। तो जो दिसंबर मंथ में क्राफ्टर्स चॉकलेट था हमारा लीडर था एंड जो मास्टर इन चॉकलेट था वो लैगर्ड था। तो क्राफ्टर्स चॉकलेट को क्या रीज़न था उसकी जो सेल में इतनी ज़्यादा होने के पीछे, इसको हम स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली जब हम एज ए डेटा एनालिस्ट स्टडी करते हैं तो हम ये देखेंगे कि क्राफ्टर्स चॉकलेट जो हमारी क्राफ्टर्स चॉकलेट थी उसकी सेल्स इतनी बढ़ने का रीज़न क्या था, बाकी लोग इतना पिकअप क्यों नहीं कर पाए। वहीं अगर हम दूसरे ब्रांड को देखते हैं तो वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, लग्जूरियस एंड स्वीटेस्ट चॉकलेट भी ज़्यादा दूर नहीं है, उसकी फिगर भी $761,061 के आसपास है। तो ये भी क्राफ्टर्स चॉकलेट के काफ़ी नज़दीक है। तो यानी दोनों ब्रांड्स ने काफ़ी अच्छा किया है। जो हमारा फेस्टिवल मंथ था, हमारा क्रिसमस मंथ था दिसंबर का, उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो इनके सेल्स को हमें स्टडी करना चाहिए, इनको डीप स्टडी करना चाहिए कि इनकी सेल्स इतनी ज़्यादा होने के पीछे क्या कारण थे। अब फ्रेंड्स ये तो रहा हमारा डिफरेंट ब्रांड्स का सेल्स स्टडी करना फॉर डिफरेंट ब्रांड्स जो हमने स्टडी की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। अब हम क्या करेंगे, तो अपना नेक्स्ट विजुअल को बनाएंगे, दैट इज मंथ वाइज परचेज ट्रेंड फॉर डिफरेंट लॉयल्टी स्टेटस कस्टमर। अब जो ट्रेंड स्टडी होगा वो लॉयल्टी स्टेटस जो है उसके बेसिस पे हम करेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसी को ही रेप्लिकेट कर लेता हूँ एंड इसको नीचे इसके लगा देता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे ब्रांड के बेसिस पे नहीं चाहिए ये चीज़ें, मुझे ट्रेंड देखना है कस्टमर के लॉयल्टी स्टेटस के बेसिस पे। परफेक्ट, ये लॉयल्टी स्टेटस के बेसिस पे आ गया है। पहले मैं ब्रांड के बेसिस पे देख रहा था मंथ ऑन मंथ क्या ट्रेंड है, अब मैं देख रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ लॉयल्टी स्टेटस। तो अब देख रहे हैं ये जो मेरा जो टूल टिप थी अब ये काम नहीं करेगी, हम ये सारी चीज़ें अब आगे जाके चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं टाइटल को चेंज करता हूँ इसके, क्योंकि लॉयल्टी स्टेटस वाइज कर रहे हैं तो हम यहाँ जाएंगे टाइटल में, इसके लॉयल्टी स्टेटस को डाल देंगे। एंड फ्रेंड्स एक एडवांटेज रहता है जब हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं विजुअल की, हमारे जो भी हमने सेटिंग्स लगी थी, जो भी फॉन्ट साइजेस जो हमने डिफरेंट टाइटल के फॉन्ट्स रखे हैं वो सारे कॉपी पेस्ट होके आ जाते हैं। तो इससे हमारी रिवर्क काफ़ी बचता है। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस, जब आपको सिमिलर टाइप के विजुअल्स लेने हैं तो आप उनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे थोड़े से कलर्स को अलाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लूँगा ब्रॉन्ज के लिए, ये ब्रॉन्ज से मिलता जुलता कलर है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड लाइंस में जाके कलर्स में ब्रॉन्ज के अंदर इस कलर को डाल दूंगा मैं। ओके, एंड बाकी जो है गोल्ड के लिए मेरे पास ये कलर है, इसको भी हम डाल देंगे यहाँ पे। जस्ट एक लुक एंड फील अच्छी करने के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ताकि जो इम्प्रेशन है
हमारे एंड यूज़र पे या फिर क्लाइंट पे वो बेटर पड़ सके। प्लेटिनम के लिए ये कलर यूज़ कर लेंगे हम। एंड सिल्वर के लिए हम यहाँ से ले लेंगे ये वाला कलर। सिल्वर के लिए हम ये कलर यूज़ कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये भी विजुअल बन के तैयार हो गया है मिनिमल अमाउंट ऑफ टाइम में, क्योंकि हमने मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से कॉपी पेस्ट कर ली, ऊपर वाले विजुअल से कॉपी पेस्ट कर ली थी। तो लॉयल्टी स्टेटस की बेसिस पे भी आप देख सकते हैं कि जो एक काम और करते हैं, अभी टूल टिप का काम रह गया है, वो कंप्लीशन नहीं बोल सकते। काफ़ी जल्दी में हम कई बार सोचते हैं कि काम हो गया है, आगे बढ़ जाते हैं, पर हमारे को एक एक चीज़ जो है उसको ध्यान से कंप्लीट करना होता है। हालांकि ये चीज़ें कई बार टेस्टिंग में भी पकड़ी जाती हैं, पर आई वुड प्रेफर कि आप लोग इनिशियली ही एक एक चीज़ों के नोट्स बना के ही काम करें, ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हो। तो अभी ये टूल टिप लॉयल्टी स्टेटस का मैंने एक पेज बना लिया है। यहाँ पे भी मैं टेबल ले आऊँगा एंड लॉयल्टी स्टेटस और टोटल सेल्स यहाँ डाल देंगे। परफेक्ट, इसको सॉर्ट कर देंगे हम टोटल सेल्स के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये हो चुका है। एंड अब हमें क्या करना है, इस तो पेज इसको हमें एज ए टूल टिप यूज़ कर लेना है। परफेक्ट, एंड इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ कर दूँगा। ओके, एंड सी स्टैंड अपने पेज में जाएंगे, इस पेज को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ जाके जनरल में जाके टूल टिप्स में आपको ब्रांड की जगह लॉयल्टी स्टेटस वाला सेलेक्ट कर लेना है। एंड अब आप देख सकते हैं, अब आपके जो लॉयल्टी स्टेटस के बेसिस पे जिस भी लॉयल्टी स्टेटस के कस्टमर्स ने सबसे ज़्यादा किया है वो टॉप डाउन फॉर्म में आ रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ जून मंथ में, तो जून मंथ में ब्रॉन्ज लॉयल्टी स्टेटस वाले लोगों ने सबसे ज़्यादा जो है परचेज़ किया था। अगर मैं बात करता हूँ दिसंबर, जो हमारा फेस्टिवल मंथ था, वहाँ पे प्लेटिनम कस्टमर्स, जो प्लेटिनम लॉयल्टी स्टेटस वाले कस्टमर्स थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा परचेज़ किया। उसके बाद गोल्ड, उसके बाद सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। तो ये मुझे एक तरीके से जब हम एनालिसिस करते हैं तो मुझे लगता है कि दिसंबर में कुछ लॉयल्टी स्टेटस के बेसिस पे कोई ऑफर आया होगा, कोई डिस्काउंट मिला होगा, तभी प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज इसी ऑर्डर में जो टोटल जो परचेज़ हुई है वो वेरी कर रही है। एक हम और कर सकते हैं, हम इसको टोटल सेल्स की जगह इसका नाम टोटल परचेज कर देते हैं हम। एंड यहाँ पे हमें टोटल सेल्स की जगह हमें काम कर सकते हैं, इसे टोटल परचेज कर देते हैं, क्योंकि ये कस्टमर के कंटेक्स्ट में है। तो रीनेम फॉर दिस विजुअल में हम इसको टोटल परचेज कर देंगे। परफेक्ट, एंड यस, टोटल परचेज कर दिया। एंड अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को और चेंज करना चाहूँ तो स्टाइल प्रीसेट्स में जाके अगर आपको डिज़ाइनर अगर कुछ इस टेबल में चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। पार्ट्स इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है आपको। हेडर्स को मैं यहाँ पे 16 कर देते हैं 9। ये हमें वहाँ पे भी चेंज करना होगा, तो पिछली टूल टिप थी हमारी। एंड टोटल्स मुझे नहीं चाहिए, टोटल अगर आप लोगों को चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसको भी कॉन्सुलास कर देते हैं। और तो मुझे नहीं लगता कुछ भी सेटिंग है इसमें। यस, यही कुछ सेटिंग होती हैं, वैल्यूज़ को और चेंज कर देते हैं हम। कॉन्सुलास, ओके, ये भी 9। परफेक्ट, तो इस तरीके से आप इसको हम सेव भी कर। ओके, एंड सिमिलरली ये टोटल ब्रांड था, इसके अंदर हमने ये चेंजेस नहीं किए थे, एक बार ये भी इसके अंदर भी चेंजेस कर देते हैं हम। तो यहाँ जाएंगे स्टाइल प्रीसेट में, सबसे पहले स्पार्स कर देते हैं जैसे वो बनाया है बाकियों में। एंड वैल्यूज़ को हमें कॉन्सोलास कर देते हैं। परफेक्ट, एंड हेडर भी कॉन्सोलास में आ जाएंगे, एक ही फॉन्ट रखना होता है हमें हर जगह, तो ये भी आ जाएगा। एंड टोटल्स अगर आपको चलिए रख देते हैं, टोटल्स कोई भी ठीक है, आई थिंक ये ठीक है। एंड मुझे लग रहा है ये काफ़ी स्क्वीज हो जाएगी, तो हमें इसकी जगह कुछ और ही यहाँ रखना पड़ेगा इसके लिए। अब ये वैल्यूज़ जो हैं, ये स्लाइडर आ रहा है, इसको एक बार ठीक कर लेते हैं हम। टाइल प्रीसेट में अगर मैं स्पार्स लूँ और थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल ही है ये यहाँ पे,
ओके, आई थिंक क्रिएट करने से वैल्यूज़ आ जाएंगी अगर मैं, यस, सो अब ये वैल्यूज़ प्रॉपर आ चुकी हैं। ओके, अगर मैं सेल्स ट्रेंड में देखता हूँ, यस, अब ठीक है, ये वैल्यूज़ अब प्रॉपर फॉर्म में आ रही हैं। एंड एक काम और कर देते हैं, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोटल सेल्स। परफेक्ट। तो ये हमारा आ जाएगा इस तरीके से। वो अगर मैं थोड़ा सा साइज और इंक्रीज करना चाहूँ, 9, यस, ये भी ठीक ही है। एंड यस, ओके, तो अब मेरे ये जो टूल टिप थी ब्रांड की, ये भी हमने चेंज कर लिया है, स्पार्स फॉर्म में ले लिया है ये। एंड ये भी स्पार्स फॉर्म में था, तो दोनों हमारे पास टूल टिप्स आ गई हैं। एंड हम यहाँ देख सकते हैं दोनों प्रॉपर ढंग से ये टूल टिप्स काम कर रही हैं। कस्टम टूल टिप हैं, हमने खुद से बनाई है। क्यों? क्योंकि हमारा जो डेटा था वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने, ताकि तो टोटल सेल से टोटल परचेज के बेसिस पे सॉर्टेड फॉर्म में आ जाए, इसलिए डेटा यहाँ पे हमने किया। तो जैसे लॉयल्टी स्टेटस के लिए हमने कि जो परचेज अमाउंट है उसके बेसिस पे सॉर्टेड फॉर्म में आए, और जो ब्रांड वाइज है उनके सेल्स के बेसिस पे सॉर्टेड फॉर्म में आए, इसलिए हमने कस्टम टूल टिप्स डिज़ाइन कर ली। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इस जो हमारा मंथ वाइज जो परचेज ट्रेंड फॉर डिफरेंट लॉयल्टी स्टेटस कस्टमर्स है, इनको क्वेरी के थ्रू हमें अपने डेटा को वेरीफाई करना है। तो एक बार हम अपनी क्वेरी को पुट करके देख लेते हैं कि डेटा प्रॉपर आ रहा है या नहीं। तो एक बार अगर वर्क बेंच में जाते हैं तो ये क्वेरी है। क्वेरी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जैसे पहले थी, बस इसके अंदर एक एक्स्ट्रा जॉइन हमारा यहाँ आ गया है विद कस्टमर डायमेंशन। एंड वो जॉइन हमने क्यों लगाया है? क्योंकि हमें पुल करना था लॉयल्टी स्टेटस वाला कॉलम, ये कॉलम पुल करना था, तो ये एक एक्स्ट्रा जॉइन है। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। तो यहाँ पे एक बार हम डेटा को वेरीफाई कर लेते हैं अपने। तो दिसंबर मंथ में ही देख लेते हैं, प्लेटिनम में ऑलमोस्ट लाइक 11,74,756 ये आ गया है, तो 1.1 मिलियन के अराउंड है। तो इसको एक बार देख लेते हैं, 11,74,756 वैल्यू हमारी। तो 11,74,756 हमारी वैल्यू है, एंड ब्रोंज की है 6,27,687। इसको भी देख लेते हैं, 6,27,687। तो हमारा डेटा वेरीफाई हो गया है, डेटा करेक्ट आ रहा है हमारे विजुअल में। तो अभी तक हमारा ये दोनों विजुअल्स थे सेल्स ट्रेंड्स के, ये परफेक्टली बन के आ गए हैं। अब जो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट 3 विजुअल बनाने वाले हैं उनको मैं बैक टू बैक बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है, उसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है। सिंपली आप लोगों को क्या करना है, क्वार्टरली, मंथली एंड डेली ट्रेंड को स्टडी करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये जो टूल टिप आ रहा है इसको हटा देंगे, पता चले ये गलत टूल टिप ही हर जगह रह गया है। तो टूल टिप में हम डिफॉल्ट कर देंगे। तो यस, अब डिफॉल्ट टूल टिप आ रही है, परफेक्ट। तो अब क्या करना है, हमें जाके सबसे पहले लॉयल्टी स्टेटस को हटा देना है। ये मेरी मंथ वाइज सेल्स ट्रेंड आ गई है, इसको एरिया चार्ट में हम कन्वर्ट कर लेंगे। एंड इसी तरीके से ये मंथ आ गया। इसी तरीके से हम क्या करना है, हमारे को क्वार्टरली लेना है, वो बस स्मॉल कर देंगे। ठीक, सबसे पहले हम क्वार्टरली ले लेंगे, देन हम मंथली ले लेंगे। एक और काम हमने जो नहीं किया है यहाँ, सबसे पहले हेडर को लेके आना था, एक बार उसको हेडर को भी लेके आ जाते हैं। अपने हेडर को हमने मिस कर दिया है यहाँ पे, हेडर को इस रिपोर्ट में भी हमें रखना है। परफेक्ट। एंड नाउ हम ये काम करेंगे, ये हमारा ओके। एंड एक और विजुअल आएगा, इसकी अलाइनमेंट हम लोग डाउन द लाइन जब ब्यूटीफाई करेंगे तो और ठीक कर लेंगे। अभी के लिए सबसे पहले जो है वो मेरा होगा क्वार्टरली सेल्स ट्रेंड। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं हम, एंड इसको सेलेक्ट करके यहाँ टाइटल में क्वार्टरली सेल्स ट्रेंड कर देंगे, एंड इसमें मंथ की जगह हम क्वार्टर को पुल करके देंगे। एंड इसको सॉर्ट कर देंगे बाय क्वार्टर।
एंड क्वार्टर भी हमें चाहिए परफेक्ट। ये क्वार्टर हो गया है, ये मंथ वाइज हो गया, एंड इसको हम डेली बेसिस पे कोई डे वाइज ट्रेंड है उसको देख रहे हैं। तो के एक बार नेम यहाँ ले आते हैं, ये मंथली सेल्स ट्रेंड है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके टाइटल में जाएंगे तो मंथली कर देंगे, एंड लास्ट जो था वो मेरा इन्हीं सेल्स ट्रेंड है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ डेली कर देंगे। परफेक्ट, तो ये तीनों आ गए हैं हमारे। हम नीचे देख सकते हैं आप, ये अभी हमारा जो डेटा है ये ट्यूसडे वेडनेसडे इस फॉर्म में आ रहा है, अभी इसको भी ठीक करना है हमें। ओके, एंड अब एक बार इनको कलर्स को भी हम ठीक कर लेते हैं इनके। तो विजुअल में जाके लाइंस में जाएंगे हम, एंड कलर्स ऑप्शन आएगा तो इसके कलर देख लेते हैं क्वार्टरली के लिए क्या यूज़ करना है हमें। तो क्वार्टरली के लिए हमें क्वार्टरली सेल्स के लिए ये कलर यूज़ करना है। ओके, एंड ट्रांसपेरेंसी इसके डे इनके कलर्स पहले चेंज कर लेते हैं, 1 बाय 1 करते हैं, एंड इसको 70 रख देना है। ओके, एंड नेक्स्ट जब हम मंथली में जा रहे हैं तो ये कलर पुल करके ले आना है। मंथली में जाओ, यहाँ पे हम ये कलर ले आएंगे एंड इसको भी ट्रांसपेरेंसी एरिया की ये कटेंगे, एंड फाइनली पहले 70 कर लेते हैं, एंड एक बार कलर कोड देख लेता हूँ मैं डेली का क्या है, उठा ले जाएंगे और यहाँ पे मोर कलर्स में जाके इसको चेंज कर। तो क्वार्टरली, मंथली एंड डेली ये सेल्स ट्रेंड आ गया है। डेली के अंदर अभी जो डेटा है वो रैंडम फॉर्म में आ रहा है, तो इसके लिए हमें मॉडलिंग टैब में जाना पड़ेगा। मॉडलिंग टैब में जाने के बाद आप लोगों को पता है हमें क्या करना होता है, तो हमें कैलेंडर डायमेंशन में जाके डे पे जाना होगा। डे में जाने के बाद प्रॉपर्टीज़ में एडवांस्ड एंड डे को बाय डे नंबर आप सॉर्ट कर देंगे। परफेक्ट, एंड सॉर्ट बाय कॉलम में जब डे नंबर ले लेंगे तो यहाँ पे अब आपका अभी भी ये ठीक नहीं आ रहा है। ओके, पर देख लेते हैं। ओके, इसको सॉर्ट बाय, यस अब सही है, संडे मंडे ट्यूसडे फॉर्मेट में आ गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा क्वार्टरली ट्रेंड था जो आप देख सकते हैं सडनली स्पाइक अप हुआ Q4 में, अगेन ड्यू टू फेस्टिवल सीजन। सिमिलरली अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जैसे जैसे फेस्टिवल्स आते गए स्पाइक होता गया डेटा। बट अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ऑलमोस्ट हाईएस्ट सेल रहती है और ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती है सेल्स। सैटरडे को फॉल है, मंडे को तो सडन फॉल आता है। तो इस तरीके से हम अपनी एनालिसिस रिपोर्ट में लिख सकते हैं कि ये हमारी जो डेली सेल्स का ही ट्रेंड था। तो ऐसे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से डिराइव नहीं कर सकते, पर क्वार्टरली और मंथली सेल्स ट्रेंड से ये देख सकते हैं कि फेस्टिवल सीजन में सडन शूट आउट होता है सेल्स। जैसे आप देख सकते हैं सडन शूट अप होती हैं, सेल्स। तो क्वार्टरली और मंथली आप देख सकते हैं सडनली शूट अप हो जाती है जब फेस्टिवल सीजन आता है। तो इस तरीके से हम अपनी कंक्लूजन को जो हमारी डेटा एनालिटिकल रिपोर्ट होगी उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। अब हम इनकी MySQL के थ्रू, क्वेरी के थ्रू डेटा वेरीफाई कर लेंगे इजीली। तो सबसे पहले क्वार्टरली सेल्स ट्रेंड के डेटा को वेरीफाई कर लेते हैं। सिंपल सी क्वेरी है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया है, बहुत ही बेसिक क्वेरी है। बस तो जो हमारा जो जैसे मैंने बताया था सेल्स फैक्ट टेबल से डेट कॉलम है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में था, तो उसको डेट में चेंज किया है और क्वार्टर फंक्शन लगा के क्वार्टर में डेटा ले आए हैं। देन कॉस्ट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया है, दोनों अलग अलग टेबल से थे तो ज्वाइन लगाना पड़ा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो एक बार इसको रन करके डेटा को देख लेते हैं क्या आ रहा है। फर्स्ट क्वार्टर में 4,87,791 ये डेटा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 4,87,791 एंड लास्ट में हमारा डेटा जो है
इट इज़ 4.5 मिलियन ऑलमोस्ट 45, 74, 752 45, 74, 752। तो डेटा हमारा वेरीफाई हो गया है, क्वार्टरली सेल्स ट्रेंड का डेटा सही आ रहा है। अब एक बार मंथली सेल्स ट्रेंड देख लेते हैं। मंथली के अंदर भी सेम ही फंडा है। फैक्ट टेबल में जो डेट थी वो टेक्स्ट फॉर्मेट में थी, तो डेट में चेंज किया, मंथ नेम फंक्शन के थ्रू मंथ को कैप्चर कर लिया, एंड देन कॉस्ट और क्वांटिटी क्योंकि अलग अलग टेबल्स में थे तो हमें ज्वाइन मार के डेटा को पुल करके लेके आना पड़ा है। तो एक बार इसके डेटा को भी देख लेते हैं। दिसंबर में 3.2 मिलियन है रफली, तो 32,77,864। तो एक बार देख लेते हैं इसे, 32,77,864। तो ये डेटा हमारा ये भी ठीक आ रहा है। एंड डेली सेल्स ट्रेंड भी एक बार देख लेते हैं। डेली सेल्स ट्रेंड में क्या किया है मैंने, यहाँ पे अगेन बस एक फंक्शन है, डे नेम लिख लिया है, एंड कुछ नहीं, बाकी सेम ही है सारा। जॉइन मैंने लगाए हुए हैं एंड ऑर्डर बाय यहाँ पे लगा दिया है। तो एक बार देख लेते हैं इस क्वेरी को भी। एंड इम्पॉर्टेंट बात ये है, मैंने ये जो ऑर्डर बाय है ये डे ऑफ वीक के बेसिस पे लगाया ताकि नॉर्मली जो सॉर्टिंग हो वो प्रॉपर तरह से आ जाए। तो एक बार इसको रन करते हैं सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं संडे मंडे फॉर्म में आया है क्योंकि डे ऑफ वीक से किया है मैंने इसे सॉर्ट। अगर मैं डे नेम से कर देता तो सॉर्टिंग अलग आ जाती। एंड एक बार यहाँ देख लेते हैं, सैटरडे के दिन 7,21,008 हमारे पास फिगर है यहाँ सैटरडे की, तो इसे चेक कर लेते हैं। 7,21,008, तो सैटरडे के दिन हमारी 7,21,008 करके जो फिगर है दैट इज़ परफेक्टली कमिंग। तो इस तरीके से हमने देखा तीनों जो हमारे विजुअल थे इनका डेटा प्रॉपरली आया है हमारा बन के। तो हमारे पास ये तीनों विजुअल हैंडी हैं। अब इसमें हमें एक चीज़ और करनी है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक अपना स्लाइसर और लूँगा। स्लाइसर का रीजन मैं आप लोगों को बताऊँ तो सबसे पहले एक बार स्लाइसर को ले लेते हैं। यस, तो यहाँ पे हम स्लाइसर को लेना है हमें टॉप पे। तो स्लाइसर का लेने का रीज़न ये था कि ताकि मैं जो अपनी सेल्स की स्टडी है वो डिफरेंट मंथ के बेसिस पे, या अगर मेरे को जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फेब मार्च अप्रैल काफ़ी ग्लिटरी हो गया है, तो अगर मुझे काफ़ी वाइट करके देखना है इसको तो मैं क्या करूँगा, या तो यहाँ पे मैं स्लाइडर ऐड कर सकता हूँ, इस विजुअल के अंदर मैं स्लाइडर डाल सकता हूँ, या फिर मैंने यहाँ पे अपना स्लाइसर ले लिया है और इसके थ्रू मैं अपनी वैल्यूज़ को कंट्रोल करूँगा। तो एक बार स्लाइसर की हम प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लेते हैं हमें क्या करना है। स्लाइसर के अंदर मैंने को स्टाइल जो है बिटवीन का रखना है, इसका नाम देंगे सेलेक्टिव पीरियड। परफेक्ट। एंड इसको स्टाइल देना है मेरे को, इसमें पहले डेटा तो हम पुल ही नहीं करके लेके आए हैं और स्टाइल देने में लगे हुए हैं। तो एक बार देख लेते हैं किस तरीके से डेटा लाना है। ओके, एक पीरियड का ही लेके आना है एंड परफेक्ट, एक पीरियड का डेटा आ गया है। एंड अब स्लाइसर सेटिंग बिटवीन का है और बस स्लाइसर हेडर में हमें ये दे देना है सेलेक्ट 8 पीरियड, एंड इन की जगह हमें कॉन्सोला सेलेक्ट कर लेना है। फॉन्ट साइज क्या रखना है, फॉन्ट साइज 20, बोल्ड इटैलिक 20 कर देंगे हम, एंड बोल्ड इटैलिक कर देंगे। परफेक्ट, ये हो गया है हमारा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ को कॉन्सोलास 14 एंड ये हो गया है हमारा हेडर, एंड वैल्यूज़ को 16 कर देंगे हम, एंड इसको 14 कर देंगे पूरा से, इसको लार्ज। ओके, बोल्ड इटैलिक फॉन्ट कलर वाइट कर देंगे अभी के लिए। आप अगर मैं बैकग्राउंड इसके बैक कर देता हूँ क्योंकि आगे जाके ये आप लोगों को विजिबल प्रॉपर ढंग से होगा। स्लाइडर में कलर वाइट कर देते हैं क्योंकि इसका बैकग्राउंड आगे जाके ब्लैक होने वाला है, तो ये सब आपको क्लियरली दिख जाएगा। एंड यस, सो आई थिंक वी आर गुड टू गो है।
ये सारी चीज़ें हमने कर ही दी हैं। हेडर आइकन की रिक्वायरमेंट नहीं हमें इसमें। यस, सो एक ये स्लाइडर हमारा बन जाएगा। एक बार मैं इसको तो किस तरह से काम करता है ये। तो जैसे जैसे अगर आपको जो भी पीरियड की डेट चाहिए आप इस तरीके से मूव करके, अगर आपको केवल मान लीजिए मैं बोल दूँ मार्च अप्रैल मई जून जुलाई का ही डेटा देखना है, तो आप इस तरीके से अपने हिसाब से डेट्स को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आइकन भी होता है। अगर आपको मान लीजिए 31 जुलाई 1 मार्च से 31 जुलाई देखनी है, तो इस तरीके से आप इस कैलेंडर आइकन से भी क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हैंडी रहते हैं, जो स्लाइसर्स होते हैं काफ़ी हैंडी रहते हैं। तो आपको सिंपली रिसेट करनी है तो क्लियर सिलेक्शन कर दीजिए, तो आपका जो ओरिजिनल कंप्लीट डेटा था वो दिख जाएगा। तो इस तरीके से स्लाइसर आप अपने रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड्स में डाल सकते हैं, जिससे कि आपका एंड यूज़र रिपोर्ट्स को फिल्टर आउट कर सके डिज़ायर टाइम पीरियड के लिए, या फिर अगर किसी और पर्पज़ से आप डाल रहे हैं उसके लिए उस पर्पज़ के लिए फ़िल्टर आउट हो जाए आपकी रिपोर्ट। तो इस तरीके से हमारी सेल्स ट्रेंड्स करके रिपोर्ट जो थी वो ऑलमोस्ट लाइक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो नेक्स्ट होगा हमारा, वो हम ब्रांड एंड प्रोडक्ट वाइज जो एनालिटिक्स है वो करेंगे। अब तक हमने अपने कस्टमर डेमोग्राफिक्स एंड सेल्स ट्रेंड से रिलेटेड रिपोर्ट्स को डिज़ाइन कर लिया था। तो अगर अभी आप लुक एंड फील देखिए कस्टमर डेमोग्राफिक्स की, तो कुछ इस तरह से दिख रही है। दिस इज़ नॉट फाइनल लुक एंड फील, बिकॉज फाइनल हमें जब हम टेम्पलेट चूज़ करेंगे तो इसके लुक एंड फील को हम चेंज करेंगे। बट अभी के लिए आप देख सकते हैं कि हमने जो है कस्टमर डेमोग्राफिक्स से रिलेटेड हमने रिपोर्ट को डिज़ाइन कर लिया है एंड सेल्स ट्रेंड से रिलेटेड रिपोर्ट को डिज़ाइन कर लिया है। एंड आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमने यहाँ पे कस्टम टूल टिप का डिज़ाइन किया, किस तरीके से हमने अपना स्लाइसर जो हमारा कंट्रोल होता है उसको यूज़ किया है यहाँ पे। तो काफ़ी कुछ जो हमारी फंक्शनैलिटीज़ है वो हम सीख चुके हैं। अब जो नेक्स्ट हम डिज़ाइन करने वाले हैं, जो नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट रहेगी, दैट इज़ प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड स्टैटिस्टिक्स। तो इस वाली रिपोर्ट के अंदर प्राइमरीली हमें करना क्या है, हमारे पास आप लोगों को पता है डिफरेंट चॉकलेट टाइप्स हैं, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट चॉकलेट्स भी हैं, जिनके डिफरेंट चॉकलेट्स के नेम के बेसिस पे डिफरेंट चॉकलेट्स भी हैं यहाँ पे। एंड ये हमारे पास क्या है, ब्रांड्स हैं। ब्रांड्स मतलब ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज जो उन चॉकलेट्स को क्रिएट कर रही हैं, जो मैन्युफैक्चर करती हैं उन चॉकलेट को, तो वो वाली ब्रांड्स है। तो इस वाली रिपोर्ट में जो हम बनाने वाले हैं, इसके अंदर हम चॉकलेट टाइप्स के बेसिस पे एनालिसिस करेंगे, हम डिफरेंट चॉकलेट्स जो हैं उनके बेसिस पे एंड ब्रांड्स के बेसिस पे एनालिटिक्स करने वाले हैं। इसीलिए मैंने इस रिपोर्ट का नाम दिया है प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड स्टैटिस्टिक्स। हम कुछ और भी नाम दे सकते हैं जैसे चॉकलेट टाइप्स एंड ब्रांड्स स्टैटिस्टिक्स, पर हाई लेवल अगर हम देखें, अगर जिस्ट देखें तो हम एक्चुअल में चॉकलेट्स जो डिफरेंट बेसिकली कैटेगरी है प्रोडक्ट्स की ही, तो हम प्रोडक्ट की स्टडी करने वाले हैं ब्रांड्स की। तो प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स स्टैटिस्टिक्स हमारी इस रिपोर्ट का नाम होगा। अब हम एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं और कुछ इस तरीके की लुक एंड फील अभी बनाते हैं। इसके अंदर अभी फाइनल जो हमारी होगी, जो एग्जैक्ट जो हमारा लुक एंड फील एग्जैक्ट इस तरीके की थोड़े टाइम में आएगी, क्योंकि जब हम टेम्पलेट ऐड करेंगे, अभी के लिए हमें क्या करना है, जो विजुअल्स हैं उनको ऐड करके यही जो हमारे चार विजुअल्स हैं उनको ऐड करेंगे एंड हम डेटा को चेक करेंगे वाया माई सिक्वल क्वेरी कि डेटा ठीक आ रहा है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट एंड ब्रांड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट की डिजाइनिंग। सबसे पहला विजुअल जो हम ऐड करेंगे दैट इज अवर सेल्स बाय चॉकलेट टाइप। तो हम क्या करते हैं, हमें क्योंकि क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, ये हमारा क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ही है, तो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं कस्टमर डेमोग्राफिक्स में, तो हम इसी को ही यूज़ करेंगे एंड इसमें जो भी नेसेसरी कलर के रिलेटेड चेंजेस, डेटा से रिलेटेड चेंजेस करने हैं वो हम कर देंगे। अभी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक पेज हम ऐड करेंगे, इसको हम ड्रैग करके यहाँ ले जाएंगे एंड इसका नाम देंगे हम ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट्स एनालिटिक्स दे देते हैं हम स्टैटिस्टिक्स की जगह। तो आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, मैंने अभी ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स एनालिटिक्स ऐसे करके इस रिपोर्ट का नाम दिया है। अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम इस अपने क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। एंड क्योंकि मुझे यहाँ पे जो एनालिटिक्स करनी है वो चॉकलेट टाइप्स के बेसिस पे करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जो मेरा एज सेगमेंट है इसको डिलीट कर देंगे हम, एंड जो हमारा चॉकलेट टाइप है वो हमें मिलेगा प्रोडक्ट डायमेंशन के अंदर। क्योंकि देखिए जो प्रोडक्ट डायमेंशन है यहाँ पे थोड़ा सा मैं ओवरव्यू भी दे देता हूँ फिर से,
तो हमारी प्रोडक्ट डायमेंशन इसके अंदर आपको ब्रांड से रिलेटेड चॉकलेट नेम, चॉकलेट टाइप, इस तरीके के सारे जो इंपॉर्टेंट कॉलम हैं वो यही प्रोडक्ट डायमेंशन मिलेंगे। तो हम इन्हीं जो हमारे कॉलम्स हैं इनको यूज़ करके हम ये रिपोर्ट को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो प्रोडक्ट डायमेंशन जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस रिपोर्ट के पर्सपेक्टिव से। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना सबसे पहले मुझे चॉकलेट टाइप के बेसिस पे करना है। तो यहाँ मैंने चॉकलेट टाइप के बेसिस पे कर दिया है। तो ये सारा वन शॉट में आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है। और अभी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें टाइटल को चेंज करना है। तो हम अपने टाइटल को पिक करके ले आएंगे यहाँ से, सेल्स चॉकलेट टाइप। इस टाइटल को हम, आप लोगों को पता है जनरल में जाके टाइटल में हम इसको रिप्लेस कर देंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा मैक्सिमम प्रॉपर्टी सेम ही है एंड कलर को हमें ग्रेडियंट में चेंज कर देना है। तो जब हम इस विजुअल को सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम फॉर्मेट में जाते हैं, कलर चेंज करना है। और क्योंकि क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है फ्रेंड्स, तो हमें कॉलम्स में जाना है। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी क्योंकि ये भी ग्रेडियंट ही आ रहा है, अब ये प्रॉपरली कलर इसने ले लिया है। अब नेक्स्ट में मैं क्या करूँगा, फिर से इसे ऐड करेंगे और थोड़ा मिड लेवल पे ले जाऊँगा मैं इसको एंड फाइनली इसको फिर ऐड करेंगे एंड सबसे टॉप ले जाएंगे। एंड हम क्या करने वाले हैं, फील्ड हमारा टोटल सेल्स पे ही बेस्ड रहेगा। तो यहाँ पे मेरा कोई भी चेंज नहीं होना है, ग्रेडियंट ही हमारा फॉर्मेट स्टाइल है एंड इसे हम ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया है एंड आई थिंक नाउ इट इज़ ओके। ये हमारा विजुअल जो है वो बन के तैयार हो गया है। इसके अंदर अब हमारे को चेंजेस नहीं कर रहे हैं। येस, मिल्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो डार्क चॉकलेट की जो कैटेगरी है, जो चॉकलेट टाइप है, वो सबसे ज़्यादा सेल हुई है उसकी। तो यहाँ पे वो सबसे बड़ा बार जो हम जो कॉलम है वो सबसे बड़ा दिख रहा है। रेस्ट जो कॉलम्स है हमारे वो कंपैरिजन में छोटे हैं। तो मिल्क चॉकलेट एंड वाइट चॉकलेट कम सेल हुई है, डार्क चॉकलेट सबसे ज़्यादा सेल हुई है। यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इस विजुअल से। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट माई सिक्वल क्वेरी के थ्रू हम इसके डेटा को काउंटर चेक करेंगे या फिर वैलिडेट करेंगे कि ये डेटा सही आ रहा है या नहीं। तो अब एक बार हम इस विजुअल से करस्पॉन्डिंग जो डेटा है माई सिक्वल के थ्रू चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया है, ये क्वेरी ऑलरेडी लिखी हुई है। अगर इस क्वेरी को हम गो थ्रू करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेरी है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, चॉकलेट टाइप जो एक कॉलम है वो पुल करके लाया हूँ, और जो मेरा कॉस्ट कॉलम था प्रोडक्ट डायमेंशन का वो, एंड जो क्वांटिटी सोर्स थी सेल्स फैक्ट टेबल में वो, उनका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे। इससे हमारी क्या हुई है, टोटल सेल्स। दिस विल बी आवर टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स होगी है चॉकलेट टाइप के बेसिस पे। ये हमारे नेसेसरी जॉइंस हैं, ग्रुप बाय लगाया क्योंकि हम एग्रीगेशन यूज़ कर रहे हैं, एंड देन ऑर्डर बाय सेल्स। और इस तरीके से हमारी क्वेरी थी एंड ये हमारा आउटपुट आ चुका है। तो एक बार अगर आउटपुट को वेरीफाई करते हैं, सबसे पहले डार्क चॉकलेट रफली अगर मैं देखूं तो ये 3.7 मिलियन के राउंड है, 37,95,000। तो डार्क चॉकलेट के एक बार इस काउंट को चेक कर लेते हैं, $37,95,697। एंड अपनी रिपोर्ट में जब आते हैं, $37,95,697 की ही जो चॉकलेट है हमारी डार्क चॉकलेट वो सेल हुई है। अगर वाइट चॉकलेट की बात करते हैं, इट इज़ 9,25,901। एक बार चेक कर लेते हैं, तो 9,25,901 तो हमारा डेटा जो है वो प्रॉपर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट विजुअल को डिज़ाइन करते हैं। तो जो नेक्स्ट विजुअल रहने वाला है, हम अब एक बार अपने डिज़ाइन लेआउट शीट के थ्रू देख लेते हैं। दैट विल बी ब्रांड वाइज। तो अभी हमने चॉकलेट टाइप्स के बेसिस पे स्टडी की थी, अब हम ब्रांड के बेसिस पे स्टडी करने वाले हैं। मोर और लेस हमारा सेम ही चार्ट है, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट यूज़ करेंगे, बस जो डिटेल्स होंगी वो चेंज हो जाएंगी। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसी को ही यहाँ रेप्लिकेट कर लेता हूँ मैं। यहाँ ले आते हैं हम इसे, एंड इसके अंदर अब हमें चॉकलेट टाइप नहीं लेना है, इसके अंदर अब हमें रिप्लेस कर देना है ब्रांड से। एंड एक और चीज़ जो चेंज होगी वो हमारा टाइटल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ के हम जनरल में जाके टाइटल को चेंज कर देंगे, परफेक्ट। एंड एक चीज़ और हम चेंज करेंगे यहाँ पे, दैट विल बी हमारा जो कलर कोड है। तो कलर कोड हमने मिनिमम को लेते हैं, आप लोगों को पता है, ग्रेडियंट में, एंड उसके बेसिस पे हम जो रेस्ट 2 कलर्स होते हैं वो डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, कॉलम्स पे जाएंगे, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है, ग्रेडियंट ऑलरेडी है यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल। तो सबसे पहले मोर कलर्स में जाके इसको डाल देंगे हम, ये हमारा मिनिमम हो गया।
फिर डालेंगे और सेंटर में इसको रख लेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन से ले रहा हूँ मिडिल कलर और मैक्सिमम कलर। आप लोग अगर चाहते हैं तो एक स्पेसिफिक भी रख सकते हैं, बट टाइम सेव करने के लिए इसे अप्रॉक्सीमेशन में लेता हूँ। एंड इसको मैक्सिमम कलर हम यहाँ कर देंगे। ओके, क्योंकि अगर आप देखते हैं ये पैलेट में अगर हम जाते हैं तो ये हमेशा देखेंगे इस कलर की जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ती जाती है। तो मैं इसी पर्सपेक्टिव को दिमाग में रख के इसीलिए मैं इनको मिनिमम, सेंटर और मैक्सिमम में डिवाइड कर रखा है। एंड हमेशा मिनिमम वैल्यू लेता हूँ ताकि जो सेंटर और मैक्सिमम की वैल्यू है फिर मैं अप्रॉक्सीमेशन की बेसिस पे ले सकता हूँ। आप लोग यहाँ फिक्स वैल्यू भी, जनरली क्लाइंट तो आपको फिक्स वैल्यू ही देगा और आपको वही यूज़ करनी होंगी रियल वर्ल्ड में। एंड इसको हम ओके कर देते हैं। ये भी हमारा विजुअल बन के तैयार हो गया है। एंड टाइटल इसका हमने चेंज नहीं किया अभी, टाइटल को भी चेंज कर देते हैं। तो इसके टाइटल को हम जनरल में जाके टाइटल में रिप्लेस कर देते हैं। ओके, परफेक्ट। एंड नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमारी रहेगी वो होगी डेटा वेरिफिकेशन। तो एक बार इस क्वेरी को, इस विजुअल के करस्पॉन्डिंग क्वेरी को रन करके डेटा को वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैंने MySQL में ये क्वेरी लिख ली है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सिंपली सेम ही क्वेरी है, प्रोडक्ट डायमेंशन और सेल्स फैक्ट टेबल का ज्वाइन है। कॉस्ट और क्वांटिटी सोल्ड को मल्टीप्लाई करके सम करके हम टोटल सेल्स यहाँ पे निकाल लेते हैं। बस जो पहले चॉकलेट टाइप था अब वो यहाँ ब्रांड कॉलम हमने ले लिया है। तो ये जो हमारा आउटपुट था ये आ चुका है। एक बार डेटा को देख लेते हैं। क्राफ्टेड चॉकलेट है वो $1.3 मिलियन की रफली सेल्स कर रहा है। तो 13,23,778 की वैल्यू है। हम चेक कर लेते हैं। 13,23,778 की वैल्यू आ चुकी है। एंड अगर हम मास्टरिन चॉकलेट, तो ब्रांड था जिसने सबसे कम सेल की है, वो कर रहा है 7,92,697। तो 7,92,697 इज द मास्टरिन चॉकलेट की सेल है। तो हम देख सकते हैं हमारा डेटा परफेक्टली आ रहा है। तो हम डेटा भी चेक कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है इस विजुअल में, इस विजुअल की हेल्प से हमने ये देखा कि किस तरीके से डिफरेंट ब्रांड्स जो थे, डिफरेंट ब्रांड्स की सेल रही। एंड इम्पॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे इस तरीके की ब्रांड वाइज जनरली हम एनालिटिक्स जब करते हैं तो ये देखते हैं कि जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्राफ्टेड चॉकलेट ने सबसे ज़्यादा सेल की, लग्जूरियस एंड स्वीटेस्ट चॉकलेट ने उसके कंपेरेटिवली कम सेल की है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा ब्रांड है तो हम अपने ब्रांड को देखते हैं कि हमारा ब्रांड कहाँ एग्जिस्ट करता है इन ब्रांड्स में, और जो हाईएस्ट सेल कर रहा है उसने क्या कुछ ऐसा किया एक्स्ट्रा चीज़ें जिसकी वजह से उसकी सेल ज़्यादा हुई, या फिर जो ब्रांड सबसे लोएस्ट सेल करता है क्या उसका ऐसा रीज़न था कि उसकी लोएस्ट सेल रही, क्या कुछ उसने क्या पे एडवर्टाइजिंग की जो उसकी स्पेंड थी वो उसने कम कर दी, या फिर उसकी क्वालिटी से रिलेटेड, चॉकलेट की क्वालिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे। तो इस तरीके से हम जब एनालाइज कर रहे हैं तो ड्रिल डाउन नेक्स्ट लेवल पे हमें क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है ऑन द बेसिस ऑफ दिस विजुअल, वो हम स्टेप्स लेते हैं। इस तरीके से मेरे पास ये सेल्स ब्रांड वाइज आ चुका है। एंड अब हम नेक्स्ट विजुअल को डिज़ाइन करते हैं। तो अगर हम अपने डिज़ाइन शीट में जाते हैं, नेक्स्ट विजुअल जो है हमारा, यहाँ पे हम नेक्स्ट विजुअल पे जाते हैं, दैट इज़ डोनट चार्ट। तो सेल्स बाय कॉस्ट सेगमेंट, आप लोगों को याद होगा एक हमने कॉस्ट सेगमेंट करके एक डिराइव्ड कॉलम या फिर न्यू कॉलम बनाया था। तो अब हम उसका यूज़ करने वाले हैं, हम डोनट चार्ट का ये यूज़ करेंगे। तो डोनट चार्ट क्योंकि हमने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है, हम उसे कॉपी पेस्ट करेंगे और फिर नेसेसरी चेंजेस यहाँ परफॉर्म कर लेंगे। तो सबसे पहले डोनट चार्ट हम यहाँ से ले आएंगे। ये हमारा डोनट चार्ट था, इसको हम यहाँ पुल करके ले आते हैं। ओके, एंड इसको मैं पुल करके ले आया हूँ। एंड इसके डेटा में अब हमें जेंडर नहीं चाहिए, कॉस्ट सेगमेंट चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा कॉस्ट सेगमेंट, ये जो हमने कॉलम बनाया था, सेगमेंट्स जो हमने डिज़ाइन किए थे ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ चॉकलेट, ये जो हमने कॉस्ट के बेसिस पे सेगमेंट्स को डिज़ाइन किया था उसके बेसिस पे हम यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ होगा क्या, सबसे पहले हम अपने टाइटल को चेंज कर देते हैं इसके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एंड इसके टाइटल को हम यहाँ चेंज कर देंगे। बेस्ट प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को पता है सेम ही है, एंड कलर कोडिंग हमें चेंज करनी होगी थोड़ी सी। तो जो 4 कलर हम यहाँ लेने वाले हैं, हम यहाँ जाएंगे और उन कलर्स को हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो स्लाइसिस में जाके
जो ये बेसिकली क्या है, ये डोनट चार्ट में स्लाइसिस ही हैं। अगर ये ब्लू, डार्क ब्लू, ये देख लीजिए, दीज आर स्लाइसिस ओनली। इन स्लाइसिस को जाके हम इनके अंदर चेंजेस कर देंगे। तो सबसे पहला कलर ये हो जाएगा हमारा। देन सेकंड जो कलर है वो हम ये पुल करके ले आएंगे, तो हाई कॉस्ट के लिए ये हो जाएगा। एंड देन हमारा नेक्स्ट ये है, तो एवरेज कॉस्ट के लिए हमारा ये कलर हो जाएगा। और लास्ट जो है हमारा वो ये कलर है, इसको पुल कर लेंगे। इनएक्सपेंसिव के लिए ये हो जाएगा यही। तो आई थिंक हमारा एक काम कर सकते हैं, या तो हम सेम ही रेप्लिकेट कर सकते हैं एक बार के लिए। एवरेज कॉस्ट पिंक, हाई कॉस्ट इज ग्रीन। आई थिंक हाई कॉस्ट का तो ठीक लिया है हमने कलर, यस। तो एक बार inexpensive, this color is for inexpensive, okay, and this is for inexpensive। average cost के लिए येलो है, सॉरी एवरेज कॉस्ट के लिए हम पिंक है, एंड वेरी कॉस्टली के लिए येलो है। परफेक्ट। आई थिंक ये अब मैच कर गया है वेरी कॉस्टली के लिए येलो। यस यस यस। तो हमारे जो सारे कलर थे एज पर आवर शीट, ये सारे कलर्स आ चुके हैं। अब एक बार हम इसके डेटा को भी वेरीफाई करेंगे। इस हमारे डोनट चार्ट के यहाँ पे कॉस्ट सेगमेंट के बेसिस पे है, तो हम अपनी एक बार क्वेरी के थ्रू डेटा को वेरीफाई कर लेते हैं। तो एक बार अब इस विजुअल के रिलेटेड जो हमारी क्वेरी है उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेरी ऑलरेडी डिज़ाइन कर रखी है। एक बार लॉजिक को चेक करेंगे एज यूजुअल हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे केस स्टेटमेंट के थ्रू क्या किया है, सेगमेंट्स को डिज़ाइन किया है। आप लोगों को अब रियल वर्ल्ड के सिनेरियो सामने देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हम केस स्टेटमेंट सीक्वल में यूज़ करते हैं। आप लोग सुनते होंगे, एंड कई वीडियो भी बनाई हुई हैं केस स्टेटमेंट की, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से सीक्वल के अंदर केस स्टेटमेंट लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप रियल वर्ल्ड देख सकते हैं, जहाँ पे हमें सेगमेंट्स में डेटा को डिज़ाइन करना है, जहाँ सेगमेंट्स बनाने हैं, वहाँ पे हम केस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है पावर बीआई में मैंने स्विच स्टेटमेंट यूज़ की थी, यहाँ पे मैं यहाँ करने वाला हूँ केस स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ। सेम लॉजिक है, केस स्टेटमेंट के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं माई सीक्वल के अंदर। एंड एक कॉस्ट कॉलम, प्रोडक्ट आईडी कॉलम, इनको हम पुल करके ले आएंगे। तो ये मेरी इनर क्वेरी हो जाएगी। एंड आउटर क्वेरी में क्या होगा, कॉस्ट सेगमेंट जो ये मैंने बनाए हैं केसेस के बेसिस पे, ये हमारा कॉस्ट सेगमेंट कॉलम है, हम इसको पुल करके ले आएंगे। फिर हम सिंपली सेल्स, टोटल सेल्स को क्या करते हैं, कॉस्ट और क्वांटिटी सोल्ड को मल्टीप्लाई करके सेल्स निकाल लेते हैं टोटल। तो कॉस्ट सेगमेंट वाइज मेरी सेल्स आ जाएगी यहाँ पे। उसके लिए रेस्पेक्टिव जो मेरी जॉइंस हैं वो मैंने यहाँ लगा दिए हैं सेल्स फैक्ट टेबल के साथ, एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट आईडी। तो ये तो रहा क्वेरी का ब्रीफ। एंड इसके डेटा को एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, वेरी कॉस्टली है, वो रफली 2.2 मिलियन है। तो 22 लैक्स 14,471, इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरी कॉस्टली इज 22 लैक्स 14,471, दैट इज रफली 2.2 मिलियन, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज़ 38.33% ऑफ एंटायर सेगमेंट। मैं देख सकते हैं यहाँ बहुत ही एक स्ट्रेंज चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी कि जो चॉकलेट वेरी कॉस्टली थी, यहाँ अगर मैं आप लोगों को इस विजुअल के बारे में थोड़ा बताऊँ तो वेरी कॉस्टली, जो चॉकलेट वेरी कॉस्टली थी उसकी जो सेलिंग है या सेल्स हुई है वो हाईएस्ट है। एंड दूसरे नंबर पे भी जो आ रही है वो हाई कॉस्ट है, यानी कॉस्ट जो है वो सेल्स को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। उल्टा वो क्या रहा है कि जितनी ज़्यादा महंगी चॉकलेट है उतनी ही उसकी सेल ज़्यादा है। तो ये एक स्ट्रेंज फैक्टर यहाँ देखने को मिलता है कि हाई कॉस्ट और वेरी कॉस्टली ये जो चॉकलेट टाइप्स हैं ये सबसे ज़्यादा बिक रही हैं इन कंपैरिजन टू एवरेज कॉस्ट एंड इनएक्सपेंसिव जिनकी कॉस्ट है उनसे। तो आप देख सकते हैं एक ऐसा ट्रेंड था उस वक्त, क्योंकि ये सारा देखिए मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ ये डमी डेटा है। आप इससे ये मत सोचिए कि हम कोई कंक्लूजन फाइनल मतलब एक तरीके से रियल वर्ल्ड कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, पर इस प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से सोचिए आप। ये जो हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं चॉकलेट सेल्स एनालिटिक्स का, इस प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से सोचिए कि हमारे हाई कॉस्ट और वेरी कॉस्टली जो चॉकलेट्स थी उनकी सेल ज़्यादा थी,
38.33 एंड 36.16% की सेल हुई, मतलब मेजर चंक जो सेल्स का था वो इन्हीं दो चॉकलेट कैटेगरीज का था, सेगमेंट्स का था, रादर देन इनएक्सपेंसिव एंड एवरेज कॉस्ट। तो दैट इज समथिंग जो हमें कंक्लूजन इस विजुअल के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। एंड अब हम अपना नेक्स्ट विजुअल को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट विजुअल की तरफ चलते हैं। एक बार चेंज इन सेल्स बाय मंथ, इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, इसको भी हम नेक्स्ट आएंगे। इसमें थोड़ा सा लॉजिक मेरे को आपको कलर कोड का समझाना है। अभी हम क्या करेंगे, ट्री मैप वाला जो मेरा विजुअल है उसको डिज़ाइन कर लेंगे। तो एक सेकेंड, इसको हम ट्री मैप वाले अपने विजुअल को डिज़ाइन कर लेते हैं। ओके, तो ट्री मैप्स अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ट्री मैप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे ट्री मैप हम फर्स्ट टाइम ऐड करने वाले हैं। तो ये मेरा ट्री मैप विजुअल हो चुका है यहाँ पे। एंड इसके अंदर सबसे पहले कंटेंट साइज, एक बार इसके डेटा को हम ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें हमें करना क्या है, एनालिसिस टॉप 5 चॉकलेट्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स। सो यहाँ पे हमें चॉकलेट नेम इन टर्म्स ऑफ सेल्स निकालनी है, तो मेजर्स में जाके सेल्स। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो बहुत सारी चॉकलेट्स आ चुकी है, जितने भी हमारी चॉकलेट नेम्स हैं आ चुके हैं। पर हमें क्या करना है, हमें केवल टॉप 5 लेनी है। तो मैं क्या करूँगा, फिल्टर्स में जाऊँगा। फिल्टर किस पे लगाना होता है, चॉकलेट नेम पे। आप लोगों को पता है यहाँ पे फिल्टर किस पे लगाना होता है, चॉकलेट नेम्स पे। तो अब मैं क्या करूँगा, बेसिक तो नहीं करनी मुझे, मुझे टॉप एन टाइप फिल्टरिंग करनी है। इसमें मुझे टॉप 5 चॉकलेट्स लेनी है, और किसके बेसिस पे, टोटल सेल्स के बेसिस पे अप्लाई कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास टॉप 5 चॉकलेट यहाँ पे आ चुकी हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मेरे टॉप 5 चॉकलेट्स हैं। एंड इनके एक बार डेटा लेबल्स में वैल्यूज़ में कॉन्सोलास 14 एंड बोल्ड ले लेता हूँ मैं। ये सारे चेंजेस अब हमें करने होंगे। तो फॉर्मेट में तो ऑन कर देंगे इसको, हमें कॉन्सोलास 14 कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ओके, एंड ये डेटा लेबल्स के चेंजेस हो गए। इसके बाद कैटेगरी लेबल्स में कॉन्सोलास 12 एंड बोल्ड करना है। तो कैटेगरी लेबल्स में हम जाते हैं, वो भी कॉन्सोलास चेंज कर देते हैं 12 एंड बोल्ड। परफेक्ट। एंड देन टाइटल, टाइटल को हमें अभी एक बार टाइटल ऐड भी नहीं किया अभी हमने, इसको टाइटल पहले ऐड करेंगे हम। सो जनरल में जाके टाइटल में इसको हम ऐड कर देंगे। एंड वो हमें कॉन्सोलास देना है, तो कॉन्सोलास ये मिलेगा हमारा 13 है, ये बोल्ड कर देंगे, सेंटर अलाइन कर देंगे। ओके, ये हमारा टाइटल हो गया है। हेडर आइकन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक बार कलर्स को अब हम ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस कलर को ऐड करते हैं। ओके, देन हम सेकंड कलर को पुल करके ले आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कलर्स के पीछे मैं इतना स्पेसिफिक इसलिए हूँ क्योंकि जो हमारी टेम्पलेट होगा उससे के अंदर सारे कलर्स जो हैं वो विजिबल नहीं होते। हमें कई बार कलर ब्लाइंड जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनके लिए भी सोचना होता है कि कौन से कलर परफेक्ट होंगे। अभी के लिए मैं पर्पज़ यही है कि हमारे अलाइनमेंट जो हमारे टेम्पलेट के साथ अलाइनमेंट हो कलर्स की वो प्रॉपर जाए, इस वजह से मैं कलर्स के लिए इतना स्पेसिफिक हूँ। तो यहाँ पे हमने 3 कलर्स ऐड कर लिए हैं, 4th कलर को ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा 4th कलर हो जाएगा। एंड देन लास्ट में जो 5th कलर है हम इसको डाल देते हैं यहाँ पे। परफेक्ट। तो इस तरीके से कुछ हमारा ये जो विजुअल है ये बन के आ जाएगा। आई थिंक नाउ इट इज़ फाइन। इसमें जो करने थे चेंजेस ओके हमने कर दिए हैं। एंड एक काम हमें करना होगा, अब इसके डेटा को वेरीफाई करना होगा। तो एक बार हम डेटा को वेरीफाई करते हैं इन माई सिक्वल। तो यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखी हुई है, इस क्वेरी को एक बार गो थ्रू हो लेते हैं। क्योंकि देखिए आप लोगों को याद है हम यहाँ पे टॉप 5 निकाल रहे हैं, तो मैंने डेंस रैंक जो हमारा फंक्शन होता है, विंडो फंक्शन, उसको यूज़ किया हुआ है। बाकी इसके अंदर एक सब क्वेरी लिखी है जिसके अंदर प्रोडक्ट नेम कॉलम लिया है, टोटल सेल्स लिया है, प्रोडक्ट डायमेंशन
और सेल्स फैक्ट टेबल का जॉइन लग के आ जाएगा। इसके बाद इसके आउटर क्वेरी में हमने क्या किया है, डेंस रैंक फंक्शन को यूज़ करके हमने रैंकिंग कर दी है 1 2 3 4 5 6। तो सेल्स के बेसिस पे जो आप देख सकते हैं, सेल्स के बेसिस पे मेरी रैंकिंग हो जाएगी और जो हाईएस्ट सेल होगी उसको 1 मिलेगी। उसके तरीके से जो सेल्स जैसे जैसे डिक्रीज होगी रैंकिंग उस तरीके से इंक्रीज होती चली जाएगी। एंड हमें क्या करना है, टॉप 5 निकालने हैं। तो लास्ट में मैंने रैंकिंग में जो 6 से कम यानी 1 2 3 4 5 जो रैंक्स हैं वो आ जाएंगी। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मेरी रैंकिंग आ गई है। तो MWS जो थी उसको $1,86,736 की उसने सेल की है, या उस चॉकलेट की सेल हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं $1,86,736 की सेल है। एंड GSW की सेल $1,45,222 है। इसको भी चेक कर लेते हैं, $1,45,222 की GSW की हुई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो हमारी डिफरेंट चॉकलेट्स थी उनकी सेल्स ये यहाँ पे आ चुकी है और हमने डेटा को इजीली वेरीफाई कर लिया। अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विजुअल यहाँ डिज़ाइन करने वाले हैं। तो मैं एक बार ऊपर चलता हूँ। जो विजुअल डिज़ाइन करेंगे वो हमारा होगा चेंज इन सेल्स बाय मंथ। तो मंथ वाइज जो सेल्स हो रही है चेंज उसको हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ही है तो हम इसको एज इट इज यहाँ पे एप्लीकेट करके ले आएंगे। इसको थोड़ा सा हम यहाँ स्मॉल कर देंगे, ओके। एंड इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर डेटा ज़्यादा आने वाला है। इसको भी हम थोड़ा सा अभी के लिए स्मॉल कर देते हैं। अब इस विजुअल में हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले ना तो टोटल सेल्स चाहिए हमें। यहाँ पे चेंज इन सेल्स आप लोगों को याद था होगा, हमने एक चेंज इन सेल्स मेजर बनाया था। एंड चॉकलेट टाइप ही नहीं चाहिए, यहाँ पे हमारे को चाहिए कैलेंडर डायमेंशन से क्या चीज़, मंथ। तो ये मंथ ऑन मंथ हमारा चेंज आ जाएगा। ये हमारा मंथ ऑन मंथ चेंज आ गया है। अब इसके अंदर जो नेसेसरी चेंजेस करने हैं वो हमें करने होंगे। ये जो हमारे डेटा लेबल्स आ रहे हैं ये करेक्ट नहीं आ रहे हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं इसका इशू। तो हम क्या करेंगे, हम अपने फॉर्मेट और विजुअल में जाके डेटा लेबल्स को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ वैल्यू में ओके, यहाँ डिस्प्ले यूनिट्स आप देख सकते हैं क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट करके विजुअल बनाया था तो कई बार इस तरीके के इश्यूज आ सकते हैं। इसको मैं ऑटो कर दूंगा। तो जैसे ही ऑटो करूँगा तो मेरे पास परसेंटेज सही परसेंटेज यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। पहले ये 1000 की टर्म्स में आ रही थी मल्टीपल्स में, तो इसलिए ये वैल्यूज़ जो थी वो प्रॉपर नहीं आ रही थी या प्रॉपर विजिबल नहीं थी। वैल्यूज़ करेक्ट थी पर वो 1000 मल्टीपल्स में थी, इसलिए हमें वो नहीं चाहिए। हमें प्रॉपर ऑटो जब हम रखेंगे तो ये वैल्यूज़ करेक्ट आ गई हैं, ओके। अब हमारे पास इसके अंदर ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ पे और हमें चेंजेस नहीं करने, बस जो मेन चेंज रहेगा वो कलर कोडिंग होगी। यहाँ पे हमें रूल बेस्ड कलर कोडिंग करनी है, ना कि ग्रेडियंट बेस्ड। तो अब एक बार वो देख लेते हैं कि रूल बेस्ड कैसे करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ हमारी सारी यहाँ पे आ चुकी हैं, बस जो कोडिंग का जो चेंजेस करने हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले रूल बेस्ड ऑन चेंज इन सेल्स, तो हम यहाँ जाएंगे एंड जब मैं कॉलम्स क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे जब इसको तो रूल सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ रूल बेस्ड कलर कोडिंग करनी है। एंड टोटल सेल्स के बेसिस पे नहीं करनी है, हमें चेंज इन सेल्स के बेसिस पे करनी है। इतना हमें क्लियर हो गया है। अभी जो दूसरी चीज समझने वाली है कि चेंज इन सेल्स ऑलरेडी परसेंटेज टर्म्स में आ रही है। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ एक सेकेंड कि सबसे पहले जो प्रॉपर्टी ली है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 10 नंबर की टर्म्स में लेनी है एंड उसके लिए कलर ये देना है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, वो मैं एम्फेसाइज करूँगा। ये हमने नंबर फॉर्म में ले लिया है एंड ग्रीन ले लिया है एंड लेस देन 10, ओके। एंड एक और नया रूल बना देते हैं हम इसके अंदर। इसको हमें ग्रेटर देन इक्वल टू -10 लेना है। ये -10 वो भी नंबर फॉर्म में ले लेंगे एंड लेस देन इक्वल टू 0 ही रखना है, यस नंबर। एंड इसका जो कोड है वो ये ले, ओके। देखिए अब मैंने क्या किया है, ये सारी वैल्यूज नंबर फॉर्म में ली है क्योंकि जो ऑलरेडी मेरा डेटा आ रहा है
वो हमारा परसेंटेज टर्म में है। अब मैंने ये 10 की जगह अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को डमी यहाँ दिखाता हूँ, मैं 1 ले लेता इन चीज़ों को। लेट सपोज मैं इसको भी 1 ले लेता, ओके, एंड इसे ओके कर देता। अब आप देख सकते हैं जहाँ पे वैल्यू 100% से कम थी वो चेंजेस हो गए, जहाँ माइनस जो हमारी 100 से कम है वैल्यूज़ वो करेक्ट हो गई हैं, पर यहाँ पे ये वैल्यूज जो 200% से भी ऊपर जा रही हैं इनके कलर अभी भी चेंज नहीं हुआ है। तो मैंने क्या किया है, रफली 1000%, जैसे मैं 10 लिखता हूँ तो 10 इंटू 100 यानी 1000% तक की वैल्यूज को कैप्चर करने की कोशिश की है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड। तो अगर 1000% इंक्रीज हुई है या 1000% डिक्रीज हुई है तो हम उसको कैप्चर कर सकते हैं -10 और +10 लिख के। तो अगर जैसे लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 2 दे देता हूँ तो इट्स लाइक 200% तक की वैल्यूज़ मेरी कैप्चर हो गई हैं। ओके करूँगा, अभी भी चेंज नहीं हुआ है क्योंकि 257 है, इसको मैं 3 दे देता हूँ, अब कैप्चर हो जाएगा ये चीज़। तो आप देख सकते हैं 257% इंक्रीज हुआ क्योंकि हमने 300% तक की वैल्यूज़ कैप्चर कर रहे हैं यहाँ पे। तो 257.43 उससे कम है, ये ग्रीन हो गया है, पर 300% तक कर रहे हैं तो 319% जो है वो उससे बड़ी है। तो मैंने यहाँ क्या किया, इसको अगर मैं 4 कर दूंगा तो ये अब ले लेगा, ये भी ले लिया है इसने। तो अभी के लिए रफली मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, या -10 यानी -1000% से लेकर 1000% तक यहाँ पे वैल्यूज को कैप्चर कर लिया है। ओके कर देंगे हम। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे वैल्यूज बढ़ी हैं वहाँ ग्रीन में आ रही है डेटा, और जहाँ वैल्यू डिक्रीज हुई है वहाँ रेड में दिख रहा है। तो जनरली हमारा मोटिव यही होता है चेंज इन सेल्स में जब हम करते हैं यूज़, कि हमारी जो वैल्यूज हों वो ग्रीन में पॉजिटिव एक व्यू में आ जाए, हमें समझ कि वैल्यूज बढ़ रही हैं या घट रही हैं यहाँ पे, या डिक्रीज हो रही हैं। एंड एक हम चीज़ यहाँ भूल गए थे, टाइटल को चेंज कर देते हैं इसके, तो जनरल में जाकर टाइटल को यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो चेंज इन सेल्स का विजुअल है ये भी बन के रेडी है। बस अब जो नेक्स्ट टास्क रहेगा हम इसको डेटा को वेरीफाई करेंगे। ये भी हमारा विजुअल यहाँ पे जो समझने वाली थी वो रूल बेस्ड हमने कलरिंग की है, कि जहाँ पे हमारा 0 पर या उससे कम परसेंटेज है, माइनस में परसेंटेज है वहाँ रेड आए, और 0 से +0 या 0 से प्लस परसेंटेज वो ग्रीन आए, तो उसके बेसिस पे ये कलर कोडिंग यहाँ हो रही है। ये रूल बेस्ड हम कलरिंग इसे कहते हैं। एंड मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हुई होगी। कई बार इंटरव्यूअर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि ग्रेडियंट एंड रूल बेस्ड कलरिंग में क्या डिफरेंस है, तो आप इजीली अब बता पाएंगे कि किस तरीके से हम करते हैं। तो इस विजुअल से रिलेटेड हम अपने माई SQL क्वेरी को देख लेते हैं। तो चेंज इन सेल्स पर मंथ जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने ये क्वेरी को लिखा हुआ है। क्वेरी यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, बट यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता है मैं इस चैनल पे पूरी एक सीरीज़ बनाता हूँ जिसके अंदर लीग, लैग, डेंस रैंक, इस तरीके की विंडो फंक्शंस को बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं वहीं विंडो फंक्शन से वहीं से मैं एक विंडो फंक्शन लैग को यूज़ करने वाला हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि ये जो माई SQL के जो विंडो फंक्शन हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि ये विंडो फंक्शंस हमारे को कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स जहाँ में परफॉर्म करनी होती है वहाँ बहुत हेल्प करते हैं। जैसे आप इस क्वेरी में देखेंगे, सबसे पहले मैंने इनर क्वेरी में सिंपली क्या किया हुआ है, अपने सेल्स फैक्ट टेबल की डेट कॉलम में से मंथ को निकाल लिया है एंड हमने टोटल सेल्स को निकाल लिया है। तो ये तो मेरी इनर क्वेरी थी। यहाँ ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था, यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया था, मंथ वाइज सेल्स निकाल ली थी। इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ से। यहाँ हमने क्या किया, सेल्स को निकाला और लैग ऑफ सेल्स ओवर ऑर्डर बाय मंथ। अगर मैं इसको दिखाऊं इसका आउटपुट किस तरीके से आ रहा है, तो सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो मेरी सेल्स थी टोटल सेल्स वो आ गई, और लैग फंक्शन यूज़ करने से देखिए किस तरीके से जो ये फर्स्ट मंथ का था वो यहाँ डिस्प्ले हो गया है, सेकेंड मंथ का यहाँ डिस्प्ले हो गया, थर्ड मंथ का यहाँ इस तरीके से डिस्प्ले हो गया। अब जब मेरे पास इस तरीके से वैल्यू आ जाएंगी तो चेंज इन सेल्स निकालना बहुत ईजी हो जाता है। अब मुझे सिंपली क्या करना होता है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है डिवाइडेड बाय यही वैल्यू, इसको सब्ट्रैक्ट करना है डिवाइडेड बाय यही वैल्यू जो प्रीवियस की थी, इनको सब्ट्रैक्ट करो डिवाइडेड बाय यही वैल्यू। तो जैसे आप देख भी सकते हैं मैंने सेल्स लिया माइनस दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, इससे क्या होगा, मेरा चेंज निकल के आ जाएगा। तो मेरी सेल्स को मैंने क्या किया यहाँ पे, प्रीवियस जो मंथ की सेल थी
उस मैं पहले सब्ट्रैक्ट किया एंड देन होल वैल्यू जो थी मेरी, इसको मैंने प्रीवियस मंथ से डिवाइड कर दिया। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये बहुत समझने की चीज़ें होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी आउटपुट की तरफ जाते हैं, पर इन चीज़ों को किस तरह से डीपली समझना है। सेल्स ये थी, लैक के थ्रू हमने प्रीवियस मंथ की सेल निकाली, माइनस किया, डिवाइडेड बाय यही वैल्यू लिया है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई चेंज इन सेल्स की, एंड इनटू 100 कर दिया जिससे कि परसेंटेज टर्म में आ जाए, तो हमारे पास ये चेंज इन सेल्स की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो जो सेकेंड मंथ है दैट इज़ फेब्रवरी मंथ, उसमें मेरी -79.68 है। एक बार चेक कर लेते हैं फेब्रवरी मंथ में, -79.69, यानी 2 प्लेसेस तक हमने राउंड ऑफ किया है, अदरवाइज -79.687 है, तो ये -79.69 ही होगा। एक बार लास्ट वाली दिसंबर की भी देख लेते हैं, 319.1229, तो 319.12, क्योंकि हमने 2 प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ किया है, तो ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं हमारे पास। एंड जो ये सारी चीज़ें हैं आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जनवरी मंथ में नल है क्योंकि हमारी जनवरी से पहले कोई मंथ नहीं होता, तो इसलिए ये वैल्यू नल आ रही हैं। तो इसीलिए आप विजुअल में देख सकते हैं जनवरी मंथ से डेटा नहीं है, ये डेटा फेब मंथ से है। तो आई होप आप लोगों को ये विजुअल में किस तरीके से चेंजेस आए हैं ये समझ आया होगा। आप देख सकते हैं दिसंबर में सडनली इंक्रीज़ हुआ है, सितंबर में इंक्रीज़ हुआ है। सो मंथ ऑन मंथ हमें स्टडी करनी है कि इस जैसे दिसंबर में हमें पता है कि फेस्टिवल मंथ था इसलिए सेल सडन स्पाइक की है, तो इसी तरीके से हम डीप स्टडी कर सकते हैं। और मैंने माई सीक्वल के थ्रू भी दिखाया कि किस तरीके से हम इस विजुअल के करस्पॉन्डिंग क्वेरी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को अभी तक देख रहे होंगे कि हमने डेंस रैंक सीख लिया है, हमने सब क्वेरीज लिखनी सीखी हैं, हमने ये देखा है कि लैग फंक्शन किस तरह से हेल्पफुल होता है जब हमें चेंज इन सेल्स आइडेंटिफाई करनी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही क्रिटिकल हो जाती हैं जब हम अपने विजुअल्स को बना रहे हैं और जब माई सीक्वल क्वेरी को लिख रहे हैं, जिससे डेटा वेरीफाई हो सके। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी अब ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स एनालिटिक्स की सारे विजुअल्स बन के रेडी हैं। अब हम ज्योग्राफी बेस्ड एनालिटिक्स को स्टार्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स, अब हमने अपना ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स वाइज एनालिटिक्स को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो होगा हमारा ज्योग्राफी बेस्ड एनालिटिक्स। तो हम ज्योग्राफी बेस्ड एनालिटिक्स में हम कुछ इस तरीके की रिपोर्ट बनाने वाले हैं। तो मैं अगर आप लोगों को बताऊं, जिस तरीके से हमारा को ट्रेंड बेस्ड एनालिसिस जिसमें हम टाइम इंटेलिजेंस बेस्ड एनालिसिस करते हैं, या फिर मैं बोलूँ कस्टमर बेस्ड एनालिसिस जैसे कस्टमर डेमोग्राफिक्स की स्टडी जिसमें हम करते हैं, उसी तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है ज्योग्राफी बेस्ड एनालिसिस। क्योंकि देखिए डिफरेंट लोकेशंस हमारी किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेट सपोज मेरी ऑर्गेनाइजेशन ए है, ऑर्गेनाइजेशन ए की 5 ब्रांचेस हैं डिफरेंट ज्योग्राफीज में, तो वो सारी ब्रांचेस किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, उनकी सेल्स क्या है, ये सारे फैक्टर स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी एक ब्रांच अच्छा कर रही है और बाकी 2 ब्रांच अच्छा नहीं कर रही, तो हमें ये देखना होता है कि उन ब्रांचेस के अच्छा ना करने के पीछे क्या कारण हैं, क्या रीजंस हैं। तो उन रीजंस को हमारे को स्टडी करना होता है, उनको रेक्टिफाई, जो भी इश्यूज हैं उनको रेक्टिफाई करके जैसे सेल्स जो है वो दोबारा से प्रॉपर हो सके। तो हम ज्योग्राफी बेस्ड एनालिटिक्स में यही करने वाले हैं। हम 2 इस तरीके के हम विजुअल्स ऐड करेंगे। फर्स्ट हमारा होगा सेल्स बाय कोकोआ ओरिजिन रीजन। तो कोकोआ ओरिजिन का मतलब है जहाँ से वो चॉकलेट क्रिएट हो रही है। जैसे चॉकलेट जो हमारी है वो किस रीजन से हमारी ओरिजिनेट हुई है, वो हमारे को देखना है। तो चॉकलेट की ओरिजिन रीजन, कि वो चॉकलेट का ओरिजिन रीजन क्या है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे मल्टीपल ओरिजिन रीजन देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दिए हुए हैं। इसी तरीके से दूसरी जो हमारे को विजुअल ऐड करना है वो सिटी वाइज सेल्स है। तो हमारे पास यूएस की, जैसे मैंने बिगनिंग में बताया था, हमारे पास यूएस सिटीज़ का डेटा है। तो हर सिटीज़ में किस तरीके से सेल्स गई है वो हम यहाँ सिटी बेस्ड एनालिसिस में, सिटी वाइज एनालिसिस में, सेल्स एनालिसिस में स्टडी करेंगे। तो ये 2 विजुअल्स हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जो हम ज्योग्राफी बेस्ड एनालिटिक्स में ऐड करेंगे एंड ज्योग्राफी बेस्ड एनालिटिक्स की रिपोर्ट क्रिएट करेंगे यूजिंग दीज विजुअल्स। तो अब हम एक बार अपनी रिपोर्ट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक न्यू पेज ऐड कर लूँगा। इसको हम नाम दे देते हैं ज्योग्राफी बेस्ड एनालिसिस या ज्योग्राफिकल एनालिसिस, हम इसको नाम दे सकते हैं। ज्योग्राफिकल एनालिटिक्स मैं इसका नाम दे देता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे भी अपने
ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट एनालिटिक्स में भी हम हेडर को नहीं लेके आए थे, तो एक बार सबसे पहले हमें हेडर लेके आना है यहाँ पे। तो हम सेल्स ट्रेंड से उठा के अपना हेडर यहाँ ले आएंगे, तो ये हेडर आ जाएगा। इसको और हमें थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा लेंथ को, ओके, एंड इसको भी परफेक्ट। तो ये हो गया है हमारा। एंड अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जोग्राफिकल एनालिसिस में भी हमने हेडर को ऐड कर दिया है। अब हमें क्या करनी है, हमारे को अपने विजुअल ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैप विजुअल को ऐड कर लूँगा। अब मैप विजुअल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक विजुअल होता है, क्योंकि हम इसकी हेल्प से ज्योग्राफी बेस्ड एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोकोआ ओरिजिन बेसिस पे हमें करना है। तो मैं यहाँ पे ना कोकोआ बेस्ड जो हमारा है विजुअल, यहाँ पे हम कोकोआ बेस्ड ओरिजिन रीजन बेस्ड एनालिसिस कर रहे हैं। उसके लिए कुछ इस तरीके का विजुअल हमें बनाना है। तो सबसे पहले तो इसके हेडर को कॉपी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, लोकेशन में सीधे जो हमारा प्रोडक्ट डायमेंशन है, यहाँ पे मेरे पास एक ओरिजिन रीजन करके एक कॉलम है। इस कॉलम की हेल्प से मैं लोकेशन में इसको पुल करके लेके आऊँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे बबल्स ऐड हो चुके हैं। ये बबल्स कैसे ऐड हुए हैं, क्योंकि ओरिजिन रीजन में कुछ लोकेशंस के नाम होंगे, उन नेम्स के बेसिस पे इसने अपने आप ही ये बबल्स को ऐड कर दिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बबल्स हमारे आ गए हैं, ब्लू बबल्स जितने भी हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक बार सेलेक्ट करेंगे एंड हमें एनालाइज करनी है सेल्स को। तो इसको हमें बबल साइज में पुल करके ले आना है। तो आप देख सकते हैं जो बबल साइजेस हैं वो यहाँ आ गए हैं, पर ये अप्रोक्सीमेटली हमें सेम जैसे ही दिख रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं हम। एंड ओरिजिन रीजन को मैं लेजेंड में भी लेके जाऊंगा। रीजन बीइंग लेजेंड में ले जाते ही आप लोग देख सकते हैं मेरा ऊपर एक बार आ जाएगी, एंड सारे जो हमारे डिफरेंट रीजन्स के लिए जहाँ भी लोकेशन से कहने का मतलब है, जैसे एशिया लोकेशन है या अफ्रीकन लोकेशन है, सबके बबल्स डिफरेंट कलर्स के आ जाएंगे। अभी इशू ये हो रहा है कि बबल्स की जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। इसको भी एक बार ठीक कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मेटिंग वाले टास्क में जाएंगे। तो सबसे पहले मैप सेटिंग स्टाइल रोड एंड ऑटो जूम ऑन करके रखना है हमें। मैप सेटिंग में हमें रोड ही है एंड ऑटो जूम हमारा ऑन है, तो ये वाला काम हमारा ऑलरेडी हो रखा है। लेजेंड अगर आप चाहते हैं तो आप इन लेजेंड को ऑन कर सकते हैं, मैंने लेजेंड को ऑन कर दिया है यहाँ पे। एंड बबल को जो होगा वो रेंज स्केलिंग करनी है, तो बबल्स बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए जो रेंज स्केलिंग होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड डेटा रेंज ऑटो है, तो इसे हमें डेटा रेंज पे सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप डेटा रेंज पे सेलेक्ट करेंगे, अब आप देखिए यहाँ पे कि जो साइज है वो डेटा के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, यानी जिस पे कोकोआ रीजन के बेसिस पे सेल जैसे रही है उस हिसाब से। जैसे साउथ अमेरिका से जो कोकोआ आ रहा है वहाँ की सेल जो है रफली हमारी 1.3 मिलियन है। एंड जो अफ्रीका रीजन से वहाँ से बहुत कम है सेल, तो ये बहुत ही स्मॉल बबल बन रहा है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। एक बार साइज भी देख लेते हैं हम, -2 इसको साइज दे देते हैं हम। तो, हम -2 दे देते हैं यहाँ। ओके, तो थोड़ा साइज हमारा इंक्रीज हो जाएगा ये यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा ये मैप बन जाएगा। एक बार और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कैटेगरी लेबल्स को भी चेक कर लेते हैं हम। तो कैटेगरी लेबल्स आप देख सकते हैं इस तरीके से आ जाते हैं। तो अगर आप लोगों को देना चाहते हैं, यहाँ कैटेगरी लेबल्स का कॉन्सोलास बोल्ड में हम दे देते हैं। बैकग्राउंड ऑफ भी कर सकते हैं या ऑन, जिस हिसाब से भी आप रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपका ये विजुअल बन के तैयार हो जाएगा। एंड एक चीज़ यहाँ पे हमने जो जनरल में जाके टाइटल है इसको चेंज कर देते हैं। ओके, एंड इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। फॉन्ट हमारा कॉन्सोलास हो जाएगा एंड टाइटल हम 13 देते हैं एंड बोल्ड इसको कर देते हैं। परफेक्ट, तो ये हमारा ये वाला विजुअल बनके तैयार हो गया है, मैप विजुअल। एंड हेडर आइकन्स हमें नहीं चाहिए, टूल टिप्स परफेक्ट है। एक और इसे हम कॉपी कर लेते हैं
तो मैं दोनों की क्वेरी आप लोगों को एक साथ ही दिखा दूंगा। तो अभी के लिए हम एक और को कॉपी पेस्ट करके ले आए हैं, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ ये। तो एक बार जूम क्लोज करते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे आपको दोनों। एंड को हम ओके, एंड देन को हम इस तरीके से स्ट्रेच करके ले आते हैं एंड ओके। एंड अब हम इसके डेटा को चेंज कर देते हैं एक बार विजुअलाइजेशन में जाके। ओरिजिन रीजन के बेसिस पे नहीं देखना अब हमें लोकेशन डायमेंशन, अब जो हमारी डायमेंशन यूज होगी वो लोकेशन डायमेंशन होगी। लोकेशन डायमेंशन से हमें सिटी पुल करके ले आना है एंड सिटी ही लेजेंड में रख देंगे। लेजेंड में हम क्यों डालते हैं? ताकि हमारे कलर्स डिफरेंट हो सके। एंड इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको ये कैटेगरी लेबल्स के बैकग्राउंड रखने रखिए, नहीं रखने हैं तो आप नहीं रखिए। एंड कलर अगर आप ब्लैक दे देंगे तो ये विजिबल हो जाएंगे। इस तरीके से सारी सिटीज़ का जो भी हमारा ऊपर कलर कोड है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। एंड लेजेंड यहाँ पे ऑन है। आई थिंक एक टाइटल ही है जो अब हमें डालना है इसका। तो सिटी वाइज सेल्स टाइटल ये उठा के हम डाल देंगे यहाँ पे। टाइटल में इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ये। तो ये हमारा ये भी विजुअल बन के रेडी हो गया है। अब हमें क्या करेंगे, हम दोनों को वाया अपनी क्वेरी डेटा को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम सेल्स बाय कोकोआ रीजन इस वाले विजुअल के करस्पॉन्डिंग डेटा को वेरीफाई कर लेते हैं। तो एक बार अगर मैं अपने माइसिक्वल वर्कबेंच पे जाता हूँ तो ये क्वेरी मैंने सेल्स बाय कोकोआ रीजन की करस्पॉन्डिंग लिखी हुई है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली क्या है, प्रोडक्ट डायमेंशन, सेल्स फैक्ट टेबल, ये दोनों तो मेरे को इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे टोटल सेल्स को निकालना होता है। एंड यहाँ पे और कुछ नहीं है, सिंपली ओरिजिन रीजन मेरे को प्रोडक्ट डायमेंशन से ही मिल रहा है। तो सिंपली ओरिजिन रीजन एंड सेल्स के बेसिस पे हमारा ये आउटपुट आ जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो कैरेबियन रीजन में सबसे ज़्यादा हुआ है रफली 1.3 मिलियन, तो $13,52,830 की सेल हुई है इस रीजन से जो कोकोआ आता है। तो 1352,830 इसको डेटा को वेरीफाई कर लेते हैं। कैरेबियन रीजन में 1352,830 जो है हमारा आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। एंड एक बार अब हम अपने सिटी वाइज को भी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं फिर से जाता हूँ जहाँ पे मैंने सिटी वाइज सेल्स के बेसिस पे डेटा लिखा हुआ है, वो भी रन कर लेते हैं। तो यहाँ डेनवर में देख सकते हैं अब सबसे ज़्यादा है। तो इट इज़ रफली लाइक $8,19,263 की सेल हुई है चॉकलेट्स की इन डेनवर। सो सबसे ज़्यादा है। तो 819,263 इस डेटा को हम वेरीफाई कर लेते हैं डेनवर में। इट इज़ 819,263। तो डेटा आप लोगों ने वेरीफाई करके देख लिया कि डेटा हमारा करेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से हमारी जोग्राफिकल बेस्ड एनालिटिक्स भी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आप लोगों को बताया कि हम डिफरेंट रीजन्स पे जैसे देख सकते हैं इन बबल साइज की बेसिस पे क्या सेल हो रही है, इसकी एनालिसिस लगा सकते हैं हम इजीली। कि जैसे हमारा डेनवर जो है वहाँ पे अच्छी सेल है, हमारे पास बॉस्टन में अच्छी सेल है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आई थिंक ये बॉस्टन ही है। तो नो, इट्स न्यूयॉर्क, आई थिंक इसको या इट्स न्यूयॉर्क नॉट बॉस्टन, आई एम सॉरी। तो ये न्यूयॉर्क में है जो यहाँ पे दूसरे नंबर पे सबसे अच्छी सेल हो रही है। तो मियामी में थर्ड नंबर पे सबसे अच्छी सेल है। तो हम इस तरीके से मियामी में थर्ड नंबर पे, तो ये बबल साइज ही हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या सेल हुई है। तो हम एक वन ग्लिम्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी सिटी में सेल्स जा रही है। इसी तरीके से कोकोआ ओरिजिन जहाँ से होता है, जैसे अफ्रीका से ओरिजिन जो कोकोआ है वहाँ से सबसे कम सेल है, पर कैरेबियन जो ओरिजिन कोकोआ है उसकी सबसे ज़्यादा सेल है। इवन साउथ अमेरिका की भी जो ओरिजिन है उसकी भी अच्छी सेल हुई है। तो इस तरीके से हम अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट जो हमारी है उसमें ये कंक्लूजन को डिराइव कर सकते हैं। तो ये तो रही हमारी जोग्राफिकल एनालिटिक्स। अब फ्रेंड्स हम फाइनली कंक्लूड करेंगे जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे। डैशबोर्ड के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट विजुअल्स हैं हम यहाँ से ऐड करके लेके जाएंगे और डैशबोर्ड में ऐड करेंगे। एंड फाइनली कुछ मेरे को कार्ड विजुअल्स भी वहाँ ऐड करने होंगे। तो अब मेरे पास कस्टमर डेमोग्राफिक्स, सेल्स ट्रेंड्स, ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट एनालिटिक्स, जोग्राफिकल एनालिटिक्स, ये 4 रिपोर्ट बन के रेडी हैं। अब मैं अपना फाइनल डैशबोर्ड क्रिएट करूँगा।
तो डैशबोर्ड का जो लुक एंड फील होगा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से हम डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। इसमें हम कुछ विजुअल्स को इन्हीं रिपोर्ट से पिक करके लाएंगे। जैसे अभी हमने सिटी वाइज सेल्स बनाया, उसको पिक करेंगे। सेल्स बाय चॉकलेट टाइप, सेल्स बाय ब्रांड वाइज, जेंडर वाइज, परचेज क्या पैटर्न से, मंथली सेल्स ट्रेंड क्या है। ये जो हमारे 5 विजुअल्स होंगे इनको हम पिक करके लेके आएंगे। आप अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे इन विजुअल्स को पिक कर सकते हैं और अपने डैशबोर्ड में डाल सकते हैं। एंड फाइनली मैं कुछ कार्ड विजुअल्स को लूँगा जो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, जहाँ पे हमें हाई लेवल ओवरव्यू देना होता है अपने एंड यूज़र को। इसमें जैसे मैं सेल्स बता रहा हूँ कितनी हुई है, क्वांटिटी सोल्ड कितनी हुई है चॉकलेट्स की, टॉप ब्रांड कौन सा था, टॉप सिटी कौन सा था। इस तरीके से डेटा को हम यहाँ पुल करके लेके आते हैं। तो एक बार हम ये वाली एनालिटिक्स अब स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सबसे पहले एक और यहाँ पेज को ऐड कर देंगे। उसका नाम हम देंगे डैशबोर्ड। एंड उसको हम सबसे पहले लेके जाएंगे जो कि हमारा फर्स्ट रहेगा। एंड बनाने का रीज़न ये था लास्ट में, क्योंकि हमें यहाँ पे पिक करके लेके आने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ टोटल परचेज जेंडर वाइज ये डेमोग्राफिक से पिक करके लेके जाऊँगा एंड इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। जनरली हम पिन करते हैं जब हमारी डिप्लॉयड रिपोर्ट्स होती हैं। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अभी के लिए। एंड अपने हेडर को उठा ले जाते हैं सबसे पहले। उससे अलाइनमेंट के इशू में आते हैं। यस, तो सबसे पहला विजुअल मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। सेल्स स्टैंड से हम उठाएंगे मंथली सेल्स स्टैंड, क्योंकि मंथली से हमारे को प्रॉपर डेटा एनालिटिक्स कर पाएंगे। मंथली सेल्स स्टैंड भी उठा लेके आ गए हैं हम यहाँ पे। तो थोड़ा सा एनलार्ज कर लेंगे हम, क्योंकि डैशबोर्ड में प्रॉपर व्यू आए इसलिए। इसके बाद हम क्या, के बाद हम यहाँ से देख सकते हैं नेक्स्ट सिटी वाइज सेल्स चॉकलेट एंड सेल्स ब्रांड। तो यहाँ से हम उठाएंगे अपने 2 विजुअल्स को, ब्रांड एंड चॉकलेट टाइप, इन दोनों को। इसको उठा के हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ओके। एंड इनको हम यहाँ ले जाते हैं, थोड़ा सा इनका साइज हम स्मॉल कर देते हैं। ये हमारे आ चुके हैं। एंड ओके, एंड जोग्राफिकल से हम अपने सिटी वाइज सेल को कर लेंगे एंड इसको भी डैशबोर्ड में डाल देंगे। मैं आप लोगों को रीज़न बताऊंगा ये मैं चेरी पिक करके क्यों लेके आ रहा हूँ कुछ विजुअल्स को। देखिए रीज़न क्या होता है डैशबोर्ड का, अगर आप पर्पस समझे कि डैशबोर्ड बनते क्यों हैं, अगर आप रीज़न देखें कि डैशबोर्ड को डिज़ाइन क्यों किया जाता है, तो डैशबोर्ड की हेल्प से हमें पूरा 360 डिग्री व्यू मिलता है। देखिए होता क्या है कि जो अपर मैनेजमेंट होती है या हायर मैनेजमेंट बोलूँ, उनके पास टाइम जो होता है वो लिमिटेड होता है। उनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो हर चीज़ की निटी-ग्रिटीज़ में जाके देखेंगे तो उनका टाइम काफ़ी वेस्ट हो सकता है। इसीलिए वो दे विल प्रेफर डैशबोर्ड्स, जिसके थ्रू वो एक कंप्लीट सिंगल स्क्रीन से ही कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन की पिक्चर को गैदर कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। तो हमें हमेशा ये प्रेफर करना चाहिए व्हेन वी आर क्रिएटिंग डैशबोर्ड की जो विजुअल्स वी आर गोइंग टू ऐड, दे विल बेसिकली ऐड सम वैल्यू टू आवर एंड कस्टमर। क्योंकि अगर वो वैल्यू ऐड नहीं करेगा तो ऐसे विजुअल्स का उनको कोई फ़ायदा नहीं है हमें ऐड करने का। तो ऑलवेज प्रेफर कि जो विजुअल्स हमारे वैल्यू ऐड करें एंड यूजर्स को, हम उन्हीं को ये डैशबोर्ड में ऐड करें। तो इसीलिए मैंने कुछ विजुअल्स को यहाँ पे ऐड किया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक काम और करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे कार्ड विजुअल्स की हेल्प से जो हमारे टोटल फिगर्स हैं उनको भी डिस्प्ले करूँगा। तो हमारा नेक्स्ट काम वही रहने वाला है। तो यहाँ पे हम एक बार इसको यहाँ कर ओके फाइट। एंड अब हम अपने कार्ड विजुअल्स को ऐड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आप देख सकते हैं कार्ड न्यू, मैं इसके थ्रू ऐड कर दूंगा, एक्सक्यूज मी इस ओके। तो हम कार्ड न्यू में यहाँ ऐड कर देंगे। परफेक्ट। एंड यहाँ पे मुझे क्या डेटा दिखाना है, मुझे टोटल सेल्स दिखानी है। पहले में ये आ जाएगी हमारी टोटल सेल्स। एंड इसको थोड़ा सा हम इसकी जो फॉर्मेटिंग वो कर लेते हैं, रेक्टेंगल की जगह राउंडेड रेक्टेंगल कर लेते हैं। तो नहीं, इतना कस्टमाइज नहीं करना। राउंडेड कॉर्नर 25% आई थिंक, यस दैट इज़ फाइन। लेआउट वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर ओके। तो लेआउट वर्टिकली अलाइनमेंट सेंटर सिंगल रो 8 पिक्सल, आई थिंक these properties are fine, yes. And font size console 30 एंड बोल्ड रखना है। एंड ये हमें कलर देना है इसका।
ओके, सो कॉल आउट वैल्यूज़ को एक बार देख लेते हैं। कॉल आउट वैल्यूज़ यहाँ पे से पहले लास्ट जो फॉन्ट जो हम कॉमन यूज़ कर रहे हैं वो दे देते हैं। एंड यहाँ पे एक बार मैं शीट में देख लेता हूँ। ओके, एंड 30 एंड बोर्ड। ओके, कॉन्सोलास 30 एंड बोर्ड कर देंगे हम इसमें। ओके, एंड बोर्ड एंड जो कलर है इसमें, अगर ये जो कलर है वो हम यहाँ वो हम ये वाला कलर ले लेना है, तो सेलेक्ट करके चेंज कर दें। एंड जो डिस्प्ले यूनिट्स हैं वो हम 1000 में ले लेते हैं। ओके, एंड लेबल ऑफ कर देते हैं अभी इसको, और इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देते हैं। अभी ये आपको विजिबल इसलिए नहीं क्योंकि हम अभी सारी थीम चेंज करने वाले हैं बैकग्राउंड, तब आपको ये सारी फिगर्स विजिबल हो जाएंगी। तो आई थिंक वी आर गुड। एंड यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, ये जनरल में जाके टाइटल को ऑन कर देते हैं। टाइटल का कॉन्सोलास बोर्ड सेंट्रली अलाइंड देख लेते हैं। टाइटल के लिए 16 हमने रखा है। एंड टाइटल देना क्या है ये भी देख लेते हैं। टाइटल देना है टोटल सेल्स, एज सिंपल एज दैट। ओके, यहाँ पे टाइटल आ गया है। एंड टाइटल का कलर भी सेम ही रख लेते हैं हम। एंड डिवाइडर अगर आप लोगों को देना है या डिवाइडर ऐड कर सकते हैं, या नहीं भी अगर आप देंगे तो इट्स ओके। ये डिवाइडर ऐड करेंगे तो इस तरह से दिखेगा, अगर आप डिवाइडर को नहीं देंगे तो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। ये एंड इंक हेडर आइकन में इतना बैकग्राउंड हम ऑफ कर देंगे। आई थिंक इसके अलावा मुझे कोई प्रॉपर्टी टाइटल भी हो चुका हमारा ये विजुअल में। आई थिंक वी आर गुड टू गो अहेड। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से विजुअल, ये हमारा कार्ड विजुअल विजिबल होगा। तो इसको हम पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम क्वांटिटी सोल्ड को डाल देंगे, तो जो भी टोटल क्वांटिटी सोल्ड हुई है, ओके, इसको हम लेके आ जाएंगे। दिस विल बी आवर टोटल क्वांटिटी सोल्ड। एंड जनरल में जाके टाइटल में टाइटल देख लेते हैं। टोटल क्वांटिटी सोल्ड है, क्वांटिटी सोल्ड। ओके, ये भी हो चुका है हमारा। अब हमने क्या किया, हमने दोनों कार्ड्स जो हमारे विजुअल थे इनको ऐड कर लिया। कार्ड विजुअल्स को ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, हमें जैसे आप यहाँ पे अपने डिज़ाइन लेआउट में देख सकते हैं, हमें मल्टी रो कार्ड्स भी चाहिए होंगे क्योंकि हमें दो तरीके के यहाँ पे डेटा दिखाने हैं। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे मल्टी रो कार्ड को ऐड करूँगा। जैसे आप देख सकते हैं मल्टी रो कार्ड, हम इसको यहाँ ऐड कर देंगे। तो मुझे 2 मल्टी रो कार्ड चाहिए, तो पहले उनको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। फाइनल एडजस्टमेंट जब भी हम अपने टेम्पलेट को ऐड करेंगे तभी होगा। अभी जस्ट लुक एंड फील के लिए हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले मल्टी रो कार्ड में यहाँ बताऊँ आप लोगों को, तो मुझे ऐड करना है टॉप ब्रांड बाय सेल्स। तो यहाँ पे मैं ब्रांड को ले लूँगा एंड टोटल सेल्स को ले लूँगा। तो कुछ इस तरीके से डेटा दिखता। अगर मैं अभी इस पर कोई फिल्टर ना लगाऊं तो मेरे पास सारे जितने भी मेरे पास ब्रांड वाइज सेल्स है, इंडिविजुअल सेल्स जो हम ली थी यहाँ पे, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, यही डेटा यहाँ पे आ जाएगा। पर हमें डेटा कुछ इस तरीके से नहीं चाहिए। इसे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल बेटर हो जाए। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वही डेटा आ रहा है टिपिकली सारे ब्रांड्स का। हमें इस तरह से नहीं अपना डेटा चाहिए। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फिल्टर्स में जाऊँगा एंड ब्रांड्स को बेसिक फिल्टरिंग के बजाय मैं टॉप एंड में ले लूँगा। एंड टॉप मुझे 1 आइटम क्योंकि सबसे बड़ा ब्रांड था मैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स को मैं ड्रैग कर लाऊंगा बाय वैल्यू में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं पहले भी इसका डिस्कशन कर चुका हूँ कि किस तरीके से आप ये टॉप 1, 2, 3 या टॉप 5 किस तरीके से निकालते हैं। अगेन मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ, आपको फिल्टर टाइप में टॉप एंड लेना है। 2 आइटम्स में जितना भी टॉप का आइटम लेना है आपको 1, 2, 3 वो डाल देना है। यहाँ पे किस वैल्यू के बेसिस पर, मुझे सेल्स वैल्यू के बेसिस पे लेना है, तो टोटल सेल्स मेजर को ट्रैक करके लिए हम अप्लाई करेंगे। तो आपका सिंपली एक ही जो हमारा ब्रांड है जिसने टॉप सेल की है वो यहाँ पे आ जाएगा।
अब इसके बाद होती है इसकी थोड़ी कस्टमाइजेशन भी कर लेते हैं। तो फॉर्मेट विजुअल, जैसे हम इस आइकन को, आपने ब्रश वाले आइकन को फॉर्मेट या विजुअल को क्लिक करते हैं, तो हम कॉल आउट वैल्यूज़ के अंदर एक बार चेक कर लेते हैं। हमें कॉल आउट वैल्यूज़, ये मैंने मल्टी रो कार्ड का सेक्शन ऐड किया है इसमें। तो कॉल आउट वैल्यू में कॉन्सोला 15 एंड बोर्ड एंड कलर को एक बार कर लेते हैं। बाकी तो हम आज से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर देंगे। तो कॉन्सोलास 3, आई थिंक 3 ही था, यस। एंड बोर्ड एंड कलर को मैं पिक करके ले आता है, हैक्स कोड उसका पिक कर लेते हैं उसको। इसको मैं पिक करके ले आया था, ओके, ये ओके कर देंगे। कैटेगरी लेबल्स अभी हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। एंड कार्ड में जाके एक बार इसे भी हम कैंसोलास कर लेते हैं, 15 कर देते हैं। बोर्ड कलर अगेंस्ट का हम वही सेम रख देते हैं। एंड आप लोगों को ये लग रहा होगा मैं येलो कलर, क्योंकि अभी जब हम टेम्पलेट ऐड करेंगे सारे कलर इजीली विजिबल हो जाएंगे आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे एक चीज़ और करनी है मुझे जनरल में जाना है, टाइटल इसका ऐड कर देना है। एंड टाइटल का टेक्स्ट एक बार मैं देख लेता हूँ, टॉप ब्रांड बाय सेल्स। तो हम टॉप ब्रांड बाय सेल्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर, ओके। यहाँ क्या करेंगे हम ना, कॉन्सोलास ही ले लेंगे। एंड इसको हम 3 ले लेते हैं अभी के लिए। एंड बोर्ड और कलर अपना यही रख लेते हैं, सेंट्रली अलाइन कर देते हैं। अगर आपको लेफ्ट अलाइन रखना है तो लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से टाइटल भी आ जाएगा आपका। टाइटल हेडर आइकन में नहीं चाहिए यहाँ पे, इसको ऑफ कर देते हैं। तो अब अगर आपको कार्ड में एक्सेंट बार, अगर ये देख रहे हैं आप पर ग्रेइश बार जो आप लोगों को दिख रही है, अगर इसको रखना है आप लोग रख सकते हैं, इसको ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ पे। एंड ये स्टाइल के अंदर भी आप चीज़ें यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर मैं एक चीज़ और यहाँ पे हम कर सकते हैं, जो डिवाइडर है हम डिवाइडर को ऑन कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ डिवाइडर आपको दिख जाएगा। स्टाइल में आप डॉटेड रख सकते हैं डिवाइडर को, डैश रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड कलर में डिवाइडर का वही रख देता हूँ अभी के लिए। तो इस तरीके से आपका ये जो मल्टी रो कार्ड है, इस तरीके से आपका डेटा यहाँ विजिबल हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट विजुअल है, मैं अगेन एम्फेसाइज करूँगा। यहाँ पे हम मल्टीपल, जो जैसे आप लोगों को देखा यहाँ पे हम सिंगल डेटा दिखा पा रहे हैं, यहाँ पे हम मल्टी रो यानी मल्टीपल रोज यहाँ पे हम दिखा सकते हैं मल्टी रो कार्ड की हेल्प से। पर अभी हमें टॉप 1 चाहिए था, तो टॉप 1 के लिए मैंने ये फंडा यहाँ यूज़ कर लिया। सिमिलरली इसे बस आप कॉपी पेस्ट कर देना है हमें। एंड दूसरा जो हमारा फंडा है टॉप सिटी बाय सेल्स, इसको ले लेंगे। तो विजुअल में हमें ब्रांड को देते हैं, लोकेशन से उठा के सिटी लेंगे हम। तो सिटी आ जाएगी हमारी। एंड ये हमारा आ चुका है। एंड इसके टाइटल को एक बार हम चेंज करते हैं, सेम होगा ये, तो हमारा ये भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने मल्टी रो कार्ड को। मैं इस पे दोबारा से जूम को थोड़ा सा लेस कर देता हूँ, ओके। तो कुछ इस तरीके से दिख जाएगा आप लोगों को। एंड में काम कर सकते हैं। अभी इसका थोड़ा सा ना फॉन्ट बड़ा लग रहा है, तो इसके फॉन्ट को हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो अगर मुझे कॉल आउट में फॉन्ट थोड़ा बड़ा लग रहा है तो मैं इसको स्मॉल कर सकता हूँ। एंड सिमिलरली कार्ड में भी इसके फॉन्ट को थोड़ा सा स्मॉल कर लेते। एंड टेल में भी इसको 13 कर देते हैं, जो हमने हर जगह लिया है। अंदर भी हम यही चेंजेस कर देते हैं, ओके। आई थिंक अब ये हमारा डेटा जो है प्रॉपर दिख जाएगा यहाँ पे, परफेक्ट है ये हमारा। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये कार्ड विजुअल एंड मल्टी रो कार्ड हमने ऐड कर दिए हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा डैशबोर्ड पूरा बन के रेडी है। अब हम क्या करेंगे, टेम्पलेट्स को ऐड करते चलेंगे एंड अपने डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट्स के फाइनल लुक को प्रिपेयर करेंगे। एक चीज़ हमने जो स्किप कर दी वो है टॉप
वन लेना, उसको हम लेना भूल रहे हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा अभी भी ब्रांड वाइज दिख रहा था इसमें, तो हमें ये ब्रांड वाइज नहीं चाहिए, हमारे को सिटी वाइज चाहिए। तो हम यहाँ सिटी के बेसिस पे टॉप एंड लगाएंगे, में वन वैल्यू पुट कर देंगे एंड फिर दोबारा से टोटल सेल्स को बाय वैल्यू में पुल करके लेंगे एंड अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो टॉप सिटी हो जाएगी वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। तो ये मेरा जो फाइनल मल्टी रो कार्ड विजुअल था वो प्रिपेयर हो चुका है। अब जब हम अपने मल्टी रो कार्ड में वैल्यूज टॉप वन सिटी को सिलेक्ट कर लिया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन का काम करेंगे। तो प्राइमरीली हमें इस स्टेज में करना क्या है, हमारे को डिफरेंट जो भी हमने रिपोर्ट्स बनाई थी, हिंदी में हमने रिपोर्ट्स को डिज़ाइन किया था, उन रिपोर्ट्स के करस्पॉन्डिंग अब हमें टेम्पलेट्स को ऐड करना है। तो हर एक रिपोर्ट के करस्पॉन्डिंग जैसे आपने देख सकते हैं कस्टमर डेमोग्राफिक, सेल्स ट्रेंड्स, ट्रेंड्स एंड प्रोडक्ट्स एनालिटिक्स, ज्योग्राफिकल एनालिटिक्स, हर एक रिपोर्ट के करस्पॉन्डिंग एंड डैशबोर्ड, तो इसके भी करस्पॉन्डिंग हमने टेम्पलेट्स डिजाइन करे हुए हैं और उन टेम्पलेट्स को हम ऐड करेंगे एंड जो फाइनल जो हमारा आपको मैंने बिगनिंग में दिखाया था उस तरीके की रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड को बनाने का ट्राई करेंगे। तो अब क्या होगा, सबसे पहले मैं आऊँगा अपने कस्टमर डेमोग्राफिक्स में। तो कस्टमर डेमोग्राफिक्स कुछ इस तरीके से दिखता है अभी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले इस पूरे पेज को सिलेक्ट करेंगे एंड फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज में जाके कैनवस सेटिंग में जाएंगे एंड टाइप अभी आपको 16:9 दिख रहा है, इसको हम कस्टम कर देंगे। हाइट को हम 800 ले लेंगे एंड वेट को ले लेंगे 1600। ओके, सो कुछ इस तरीके का अब आपको लेआउट चेंज दिखता यहाँ पे विजिबल होगा। तो इसको हम कैनवस सेटिंग को इसको हम दोबारा से बैक करके कैनवस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे। कैनवस बैकग्राउंड में आप ये देख सकते हैं मैंने कुछ बैकग्राउंड्स जो टेम्पलेट्स हैं वो बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले कस्टमर डेमोग्राफिक को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, तो एंड इमेज फिट को हम फिट कर लेंगे क्योंकि हमें पूरे पे फिट चाहिए इसको। तो इमेज फिट आपको याद रखना है हमेशा फिट होना चाहिए एंड ट्रांसपेरेंसी 100 है इसीलिए विजिबल नहीं है, तो इसको हम 0 कर लेंगे। तो आपको जो भी हमारा टेम्पलेट था वो यहाँ विजिबल होने लगा है एंड वॉलपेपर ऑलरेडी ब्लैक था। तो ये वाली हमारी सेटिंग शो थी, ये हो गई। अब इसे कोलैप्स कर देते हैं एंड रेस्पेक्टिव विजुअल्स जो थे अब इनको हमें क्या करना है, जो भी इनके प्लेस होल्डर्स यहाँ देख सकते हैं सबके प्लेस होल्डर्स है उसके अकॉर्डिंग हमें ले आएंगे यहाँ पे। इनको हम पुल करके यहाँ रख देते हैं, इसको पुल कर लेते हैं एंड इसको पुल करके यहाँ पे ले आएंगे। नेक्स्ट हमें जो एक्टिविटी करनी है, सबके बैकग्राउंड हमें ऑफ करने हैं। तो सबसे पहले हम अपने फनल चार्ट को सिलेक्ट करते हैं जनरल में जाके एंड इफेक्ट्स, यहाँ पे इफेक्ट्स जो होता है यहाँ बैकग्राउंड होता है इसको ऑफ कर देंगे हम। सिमिलरली हम अपने जो भी बाकी विजुअल्स हैं इनके भी बैकग्राउंड को ऑफ कर देते हैं, ये सारे बैकग्राउंड हम ऑफ कर देंगे। ओके एंड अब आप देख सकते हैं हमारे जो प्लेस होल्डर हैं उनके अकॉर्डिंग ये अकोमोडेट हो गए हैं। और जो पेंडिंग चेंज रहेगा वो केवल जो हमारे टाइटल हो गया या फिर हमारे एक्सेस से रिलेटेड एक्स एक्सेस वाई एक्सेस लेबल्स इनके करस्पॉन्डिंग चेंजेस नहीं है वो भी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले फनल चार्ट को सेलेक्ट करते हैं, टाइटल को हमें क्या करना है वाइट कर देंगे, टाइटल विजिबल हो गया। डोनट चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, टाइटल को अगेन वाइट। अपने क्लस्टर्ड बार चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, वाइट कर देंगे टाइटल। सिमिलरली मैं सारे चार्ट्स के टाइटल को वाइट कर दूंगा, इज एज सिंपल एज दैट। एंड ये हो जाएगा टाइटल। उसके बाद विजुअल में आएंगे, विजुअल में हमें क्या करना है, ये क्योंकि एक्स एक्सिस पे सारा डेटा है यहाँ, तो एक्स एक्सिस को भी वाइट कर देंगे एंड एक्स एक्सिस का टाइटल जो एज सेगमेंट है दैट इज एक्स एक्सिस टाइटल, इसको भी हम वाइट कर देते। ओके, सिमिलरली मैं यहाँ पे कर लूँगा इसको वाइट एंड वैल्यूज जो है एक्स एक्सिस की वो भी वाइट हो जाएंगी, ये भी हो चुका है। एंड अब हम इधर आ जाएंगे, उसके अंदर क्योंकि हमारे पास बार की फॉर्म में तो वाई एक्सिस की वैल्यू चेंज होगी, तो यहाँ पे हमने कर लिया है ये भी। तो अब हमारा केवल आई थिंक यहाँ पे लेबल्स, यस लेबल्स को चेंज करना होगा, इसके अभी ब्लैक दिखते हैं वो वाइट हो जाएगा, तो सारे ये चार्ट चेंज हो गया। सिमिलरली हम अपने पनल चार्ट को सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी लेबल्स वैल्यूज इनको वाइट कर देंगे जिससे कि ये विजिबल हो जाए एंड कन्वर्जन रेट वाले जो होते हैं इनको भी हम वाइट कर देंगे। कॉमर्स चार्ट पे जाएंगे, वैल्यूज में जाएंगे, वैल्यूज जो हमें वाइट में चाहिए ये हो गया। तो आप देख सकते हैं
हमने यहाँ पे कंप्लीट जो हमारा ये था हमारा कस्टमर डेमोग्राफिक्स का जो रिपोर्ट थी, इसको हमने ब्यूटीफाई करके किस तरीके से जो हमारा टेम्पलेट था उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर दिया। तो सारा गेम जो था वो कलर का था एंड बैकग्राउंड ऑफ का था। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे प्रॉपर जिस हम वे में हमारी जो इनिशियल हमने रिपोर्ट देखी थी उस वे में आ गई है, एंड लुक एंड फील भी काफ़ी अपीलिंग है हमारे कस्टमर्स के लिए। तो ये तो रहा कस्टमर डेमोग्राफिक्स। अब हम क्या करेंगे, हम अपने सेल्स ट्रेंड पे जाएंगे। सेल्स ट्रेंड में भी हमें सेम प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है। या मैं विजुअलाइजेशन में जाऊंगा एंड सबसे पहले पेज को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ फॉर्मेट पेज ऑप्शन आता है, कैनवस सेटिंग में जाके इसको भी कस्टम कर लेंगे। वो हम 800 एंड विड्थ हम लेते हैं 1600। इज एज सिंपल एज दैट। एंड बैकग्राउंड में जाके हम बस अपनी सेल्स ट्रेंड वाले टेम्पलेट को ले आएंगे। इमेज हमेशा फिट रखनी है क्योंकि पूरी कंप्लीट आनी चाहिए, एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ कर देंगे, तभी हमारा जो भी हमने टेम्पलेट लिया वो विजिबल होगा। एंड वॉलपेपर में मेरा ब्लैक ही है। ये वाली प्रॉपर्टी सेट हो चुकी हैं। अब रेस्पेक्टिव विजुअल्स को हम उनके प्लेस पे ले आते हैं। तब तो ओके, ये सारे इनको प्लेस पे हम पुल करके ले आएंगे। एंड अब हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड पर सबसे पहले ऑफ करेंगे। सबसे पहले विजुअल से सिलेक्ट करते हैं, लाइन चार्ट से जनरल में जाके इफेक्ट्स में जाके बैकग्राउंड ऑफ। सिमिलरली सबके हम बैकग्राउंड ऑफ कर देते हैं। एंड बस इसके बाद जो नेक्स्ट टास्क रहता है वो हमारे जो लेबल्स आ रहे हैं वो ब्लैक से वाइट, क्योंकि बैकग्राउंड थीम भी ब्लैक है इसलिए विजिबल नहीं है। तो अब हम वो टास्क शुरू कर देते हैं। टाइटल से शुरू करते हैं। टाइटल वाइट, सारे टाइटल जो भी हैं हम वाइट कर देते हैं। ये टाइटल वाइट हो चुके हैं हमारे। उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जनरल में जाके टाइटल वाइट एंड सिमिलरली इसके लिए भी वाइट। ओके, ये हो चुका है। एंड अब विजुअल में जाएंगे। विजुअल में जाके हमें डेटा लेबल चेंज करनी है। वैल्यू, डेटा लेबल की वैल्यू चेंज करनी है। कलर केवल ये वाइट हो गया है। एंड यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है चीज़ें, तो हमने एक्स एक्सिस को भी वाइट कर देते हैं। एक्स एक्सिस के टाइटल को भी वाइट कर देते हैं। ये हो गया है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें यही करना है, एक्स एक्सिस को वाइट, एक्स एक्सिस के टाइटल को वाइट। ये भी हो गया है मेरा। एंड सिमिलरली हम बाकी जगह भी यही करेंगे, तो भी वाइट कर देते हैं। के लिए भी हम वाइट कर देते हैं। ये भी हमारा वाइट हो जाएगा। वो वाइट करना है हमें। टाइटल को भी, इसका हमने मिस कर दिया है, इसको भी वाइट कर देते हैं। एंड ओके, ये हो चुका है। अब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं एक बार। ओके, डेटा लेबल से रिस्पॉन्डिंग भी करना है हमें यहाँ वाइट। सबको हमें कलर में बस एक कलर दे देना है ताकि विजिबल हो सके। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू विजिबल हो जाएंगी। जहाँ आई थिंक मैंने अभी लेजेंड को नहीं दिया है, तो एक बार लेजेंड को भी हम वाइट कलर दे देते हैं। लेजेंड हमारा ये रहा। टेक्स्ट में लेंगे। ओके, टेक्स्ट यहाँ पे हमारा अभी ने चेंज नहीं किया था, तो कॉन्सोलास में लेके आना सबसे पहले बोर्ड, एंड इसको हम वाइट दे दें। ओके, देन टू दिस, ये भी हमने टेक्स्ट का फॉन्ट नहीं चेंज किया था, इसको फॉन्ट चेंज कर देना है एंड कॉन्सोलास में लाके इसको वाइट कर दें। आज सिंपल एज दैट। अपने जो हमारा स्लाइसर है इसको भी हम बैकग्राउंड डिस्प्ले पर ऑफ कर देते हैं। ओके, एंड विजुअल में जाके स्लाइसर हेडर में को हम वाइट कर देते हैं। स्लाइडर को भी हम पैटर्न यही चेंज करना है आपको। ओके कर देंगे। इसको अब हम पुल करके अपने हेडर को पहले यहाँ ले आएंगे एंड थोड़ा थोड़ा इनको हम जो भी हमारा प्लेस होल्डर है उसके अंदर हम इन वैल्यूज को लिए, ये हम ये ले आए एंड अंदर ये हो जाएगा। वो ले आए, ये अंदर आ जाएगा। ये आ गया है, ये अंदर। ओके, ये तीनों सेट हो चुके हैं। थोड़ा सा इसको भी सेट कर लेते हैं। एक
ये प्लेस होल्डर बड़े बड़े करने का रीज़न ये था क्योंकि मैं चाहता था सारे मंथ्स का डेटा इजीली विजिबल हो पाए, इसीलिए वो अंदर अकोमोडेट कर दिया हमने। एंड इसको भी लेफ्ट में ट्रैक करेंगे तो राइट में वो भी हम अंदर ट्रैक कर देंगे। एंड आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ लेबल्स अभी भी जो हैं इनके कलर वाइट नहीं आ रहा है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ओके ये मैंने एक्चुअली था तो ये अब भी विजिबल है। तो ये जो हमारा था वो अपने यहाँ ले जाएंगे, उसको सेव कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी मेरी जो भी मेरी इनिशियल रिपोर्ट थी सेल्स स्टैंड्स वाली उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो गया है। नेक्स्ट हम सेम एक्टिविटी करेंगे प्रोडक्ट ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स एनालिटिक्स वाली अपनी रिपोर्ट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम अपने फॉर्मेट पेज में जाते हैं, टाइप में हम कस्टम लेके हाइट जो है इसकी 800 दे देते हैं एंड विड्थ जो है वो 1600 क्यों देता हूँ, ताकि कंप्लीट रिपोर्ट का लुकआउट जो होता है, जो विजुअल्स होते हैं वो प्रॉपर स्पेसिंग हो सके उनकी, इसलिए मैं कैनवस सेटिंग को चेंज करता हूँ। एंड वॉलपेपर अभी मुझे ब्लैक कर देना है यहाँ पे, ओके। एंड कैनवस बैकग्राउंड को भी ब्लैक करके मैं यहाँ अपने रेस्पेक्टिव जो मेरा टेम्पलेट है उसको ले आऊँगा, इसको फिट कर देंगे एंड ट्रांसपेरेंसी इसकी ऑफ कर देंगे। इतना काम कर लेते हैं हम बस। अब हम अपने जितने विजुअल्स हैं उनको रेस्पेक्टिव प्लेस होल्डर्स में लेके आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं रेस्पेक्टिव आ गए हैं। अब हम सब पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इस विजुअल के साथ क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, इफेक्ट्स ऑफ कर देते हैं सबके हम। इफेक्ट्स में जाके सबके बैकग्राउंड हमने ऑफ कर दिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड अब टाइटल को क्या करना होता है, हमें हिट करना है, सेम इसके टाइटल को भी वाइट कर देते हैं हम। देखिए ये चीज़ें अगर आप कोशिश करेंगे यहाँ फॉर्मेट विजुअल करने से तो कई बार क्या होता है कलर कोडिंग और वो आपकी हिल जाती है। टाइम सेव करेंगे लेकिन आपकी कोई चीज़ अगर हिल जाती है, चेंज हो जाती है, तो उससे क्या इफेक्ट होगा, आपको दोबारा से रिवर्क बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ, ये भी इतनी कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं है, हम मैनुअली ही जाके इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये टाइटल हमारा आउट हो गया, टाइटल रिलेटिव चेंजेस हो गए हैं। अब आएंगे विजुअल में एक्स एक्सिस पे जाके एक्स एक्सिस के वैल्यूज एंड एक्स एक्सिस के टाइटल को भी वाइट कर देते हैं, परफेक्ट है। सेम हम यहाँ करेंगे, सारी वैल्यूज भी हो चुकी हैं। के बाद जाएंगे यहाँ पे, बस आपको इनके कलर को वाइट देना है। मैंने इनिशियली बिगनिंग में इसलिए नहीं दिया था क्योंकि आप लोगों को जब तक मैं ये टेम्पलेट ऐड नहीं करूँगा तो ये सारे वाइट में आपको विजिबल नहीं होता, इसीलिए मैंने ये कलर्स को चेंज नहीं किया था। तो फिर हम ये चेंजेस हो चुके हैं। अब रह गए हैं डेटा लेबल से रिलेटेड चेंजेस, तो वो भी कर लेते हैं। वैल्यूज में आइए, वहाँ पे वाइट, इसके भी वैल्यू वाइट, यहाँ भी उसको वाइट कर देते हैं। ये ऑलरेडी हो चुका था, इसके अंदर भी हमारा ऑलरेडी वाइट है, तो ये हमारा रेडी है। बस इनको अब हमें टेस्ट कर देना है अकॉर्डिंग टू देयर। ओके एंड थोड़ा सा इसको हम कर देंगे और थोड़ा सा वेट दे देंगे क्योंकि थोड़ा वाइडर है। नीचे से इसको के अंदर ले आएंगे, सेम इसके लिए अंदर इसको ले आएंगे अपने प्लेस होल्डर के। यहाँ भी हम अपने प्लेस होल्डर के अंदर इसको ले आएंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे लेफ्ट राइट, परफेक्ट। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी प्लेस होल्डर्स थे उसके अंदर हमने रेस्पेक्टिव चार्ट्स को रख दिया। अपने हेडर को भी फुल के करके ले आते हैं, फिर चेक कर लेते तो हम कंप्लीट पे भी, तो इट शुड बी कंप्लीट। तो इस तरीके से हमारा जो है ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स एनालिटिक्स ये भी रिपोर्ट बन के रेडी हो गई है विद टेम्पलेट।
तो ग्राफिकल एनालिटिक्स पे जाते हैं, सेम चेंजेस करने हैं। विजुअलाइजेशन में जाके सबसे पहले आपको अपने पेज को फॉर्मेट कर लेना है, सेटिंग्स में जाके कस्टम, एंड ये आपको 800 एंड बाय 1600 ले लेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद आप लोग क्या करते हैं, ब्लैक कर लेते हैं कैनवस बैकग्राउंड को, रेस्पेक्टिव जो हमारा टेम्पलेट है उसको पुल करके ले आए हूँ और फिट कर देते हैं, ट्रांसपेरेंसी ऑफ कर देते हैं। ये हो चुका है। वॉलपेपर को भी एज सिंपल एज दैट ये हो गया है। रेस्पेक्टिव जो हमारे विजुअल्स थे उनको पुल करके ले आते हैं इनके प्लेस होल्डर्स में। ये सेम एक्टिविटी रिपीट, जनरल में जाके इफेक्ट्स में जाकर बैकग्राउंड ऑफ कर देते हैं, इसका भी बैकग्राउंड ऑफ। टाइटल ब्लैक हो गया है तो वाइट कर देते हैं, इसके भी टाइटल को वाइट कर देते हैं हम यहाँ पे। विजुअल में जाएंगे, लेजेंड में, लेजेंड की टेक्स्ट ये भी हमने चेंज नहीं किया था तो इसको कॉन्सोलास करना है, जो कि हमें इसे बोल्ड और वाइट कर देना है। सिमिलरली यहाँ पे वो भी हमें कॉन्सोलास लेना है, बोल्ड, एंड इसको हम कर देते हैं। ओके, आई थिंक नाउ इट इज गुड टू गो हेड। सारी चीज़ें प्रॉपरली विजिबल हैं हमारी, तो आई थिंक यस। अब हमने रेस्ट्रिक्टिव चेंजेस हम कर लिए हैं। हेडर को हमने और चेंज करना, वो हेडर को हम ड्रैग करके लिए आए, तो ये भी रेडी है। तो ये सारे हमारी जितने भी रिपोर्ट्स थी वो सारी रेडी हो चुकी हैं। अब डैशबोर्ड के अंदर चेंजेस करने हैं, एंड डैशबोर्ड में चेंजेस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हमें 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे स्लाइसर्स लेने हैं। तो एक बार वो स्लाइसर्स पे पहले हमें डिज़ाइन करने होंगे, तभी हम इसमें टेम्पलेट्स को ऐड करेंगे। तो अब डैशबोर्ड के अंदर हमें क्या करना है, 2 स्लाइसर्स हम ले लेते हैं यहाँ पर। स्लाइसर 1, सबसे पहले स्लाइसर 1 के अंदर ही रेस्पेक्टिव चेंजेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ब्रांड्स को दिखाना है, तो हम एक बार प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लेते हैं। जो हमारे स्लाइसर की थी वही प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे भी ले लेते हैं। तो यस, तो हमारे को वैल्यूज जो है कॉन्सोलास 14 एंड टाइटल जो है कॉन्सोलास 20। ओके, एंड कॉन्सोलास लेंगे बोर्ड, वाइट कलर दे देते हैं, एंड बैक में जाके बैकग्राउंड ऑफ कर देते हैं, इसका टाइटल ऑन कर देते हैं, सेलेक्ट एंड दे देते हैं ऐसे करके, एंड ये भी हम कॉन्सोला से देते हैं, तो इंक दे देते हैं इसको, बोल्ड एंड वाइट, ये ठीक रहेगा। थोड़ा टाइटल बड़ा हो गया, इसके साइज को 13 ही रहने देते हैं हम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आ गया है मेरा, सेंटर अलाइन कर देते हैं। इफेक्ट्स हमें कुछ चाहिए नहीं है, ऑफ कर देते हैं। विजुअल में आते हैं, तो आपको अगर वर्टिकल लिस्ट चाहिए तो वर्टिकल लिस्ट ले सकते हैं, ड्रॉप डाउन है तो ड्रॉप डाउन। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन यहाँ पे ले लेते हैं, एंड ये आप देख लीजिएगा, आपको सिंगल सेलेक्ट लेना है, मल्टी सेलेक्ट आप कुछ भी अपने नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अभी हम इसे डिफॉल्ट छोड़ देते हैं। वैल्यूज को मैंने ले लिया है, वाली थी यहाँ पे। ये बैकग्राउंड को फिर मुझे डार्क लेना पड़ेगा, तो इस तरह से आप लोगों को ये वैल्यूज यहाँ पे दिख जाएंगी। एंड एक चीज़ है एक्स्ट्रा जो आ रही है, वो स्लाइसर हेडर था, मैंने ऑफ कर दिया उसको। तो इस तरीके से आप जो अपना हेडर है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली मैं एक और यहाँ पे स्लाइसर ले लेता हूँ, वो अगर हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो अंदर चेंजेस कर लेंगे। अब एंड की जगह मैं ना सिटी ले लेता हूँ, लोकेशन वाले डायमेंशन में सिटी है, तो यहाँ सिटी आ जाएंगी, अंदर सारी सिटी आ चुकी हैं। बस अब ऊपर का जो टाइटल है इसको चेंज कर देते हैं। अंदर में जाके टाइटल में
ब्रांड की जगह सिटी दे दो। ओके, तो ये भी चेंज हो चुका है हमारा परफेक्टली। दोनों हमारे जो स्लाइसर्स थे ब्रांड के लिए एंड जो सिटीज के लिए थे वो बन के आ गए हैं। चेक कर लेते हैं सही काम कर रहे हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं डेटा कस्टमाइज हो रहा है। मैं एंड में फिर से आपको दिखाऊंगा ये वर्किंग को। तो देख सकते हैं ये आ चुका है हमारा, दोनों स्लाइसर्स बन के तैयार हैं। अब हम इसमें केवल टेम्पलेट को ऐड करेंगे। टेम्पलेट से पहले हमें क्या करना होता है, पेज के साइज को चेंज करते हैं हम कस्टम में जाके 800 बाय 1600 कर देते हैं इसे हम। कैनवस बैकग्राउंड पे आएंगे, इसको ब्लैक कर देते हैं हम। और डैशबोर्ड के लिए ओके मेरे पास ये रेडी है। बोर्ड का मेरे पास ये है। ओके, अभी डैशबोर्ड तो ले लिया है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ कर देंगे एंड इमेज को फिट कर देंगे एंड वॉलपेपर को भी हम पैक कर। ओके, तो इस तरीके से दिख जाएगा। रेस्पेक्टिव जो भी हमारे प्लेस होल्डर्स हैं उन पे हम अपने जितने भी हमने कंट्रोल्स डिजाइन किए थे उनको लेके आ जाए। एंड इसके साइज को भी हम यहाँ मिक्स कर लेते हैं। परफेक्ट, तो रेस्पेक्टिव चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे हम तो ऑफ कर देते हैं सबके बैकग्राउंड्स को। ये ऑफ हो चुके हैं सबके बैकग्राउंड्स ऑफ भी था। ओके, यहाँ पे एक चीज हमें करनी पड़ेगी विजुअल में जाके, ये बैकग्राउंड जो दिख रहा है इसको ऑफ कर देते हैं। हमें नहीं चाहिए, बॉर्डर भी ऑफ कर देते हैं। ये बैकग्राउंड बॉर्डर दोनों इनके ऑफ कर देते हैं। वो जो चीज़ थी वो हमारी यहाँ पे ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है। बस अब हमें रेस्पेक्टिव लेबल्स और इनको भी चेंज कर देते हैं। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे हम, एक्स एक्सिस में जाएंगे, वाइट कलर, टाइटल वाइट। विजुअल में हम क्या करते हैं, डेटा लेबल्स में वैल्यूज में ये भी वाइट हो गया। एंड सिंपली आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस की वैल्यूज वाइट, यहाँ पे भी एक्सिस की जो वैल्यूज हैं वो वाइट कर देते हैं। एंड आई थिंक टाइटल सभी सबके चेंज करने हैं, इनको सबको वाइट करना है हमें, वो भी वाइट। ये सब हमारे वाइट हो जाएंगे। तो आई थिंक लेबल्स और रह गए हैं चेंज करने, उनको भी चेंज कर लेते हैं। तो डेटा लेबल्स में आके इसके लेबल्स चेंज हैं। ये पहले यहाँ से शुरू करते हैं हम, लेबल्स वाइट, इसके लेबल्स को भी वाइट कर देते हैं। इसके लेबल्स ऑलरेडी वाइट थे। यहाँ क्या करेंगे हम, एक्स एक्सिस की वैल्यूज इसके लिए रह गई थी उनको भी हम कस्टमाइज कर लेते हैं। इसके टाइटल इस विशु के लिए रह गए थे वाइट। यहाँ पे लेजेंड को हमें चेंज करना है, ये टेक्स्ट को हमें कॉन्सोलास करना है, इन बोर्ड वाइट। ये टाइटल ऑलरेडी ठीक है। तो यस, आई थिंक नाउ वी आर गुड टू गो एट। जस्ट मैं एडजस्ट करनी है चीज़ें, तो एडजस्ट कर देते हैं बस अब हम। एंड हमारा फाइनल डैशबोर्ड बनके रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं प्लेस होल्डर की हेल्प से हम कितनी जल्दी और कितनी इफेक्टिव और कितनी अपीलिंग रिपोर्ट और डैशबोर्ड्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी सेव होता है और आपका लेआउट भी प्रॉपर आ जाता है रिपोर्ट और डैशबोर्ड का। तो अब हम नेसेसरी एडजस्टमेंट जो थी
वो हम यहाँ कर लेते हैं अपनी, एंड इनको भी हम एडजस्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेस होल्डर्स। एंड अगर आप लोगों को इनकी वैल्यू थोड़ी स्मॉल लग रही है साइज में, तो हम इनको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर सकते हैं हम इनका। तो ये थोड़ा सा हम वैल्यूज 20 के राउंड कर देते हैं। ओके, टाइटल को भी थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ओके, 15 सेम 18 मैं इसके लिए कर देता हूँ। द विजुअल में जाके मैं वैल्यू एंड कार्ड में जाके फिर वैल्यूज को बढ़ा देते हैं हम, इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज चेंज हो गई हैं। तो यहाँ विजिबल नहीं, दोनों वैल्यूज आ गई हैं। यहाँ पे भी हमने चेंज कर दिया था, पर हम भी देख लेते हैं। एम है थोड़ा हमें साइज इसका स्मॉल करना पड़ेगा। विजुअल में जाके इसको 18 ही ले लेते हैं हम, ये 18 ही ले लेते हैं हम। परफेक्ट। तो इस तरीके से आपका डैशबोर्ड भी रेडी हो गया है। तो ये डैशबोर्ड आपका रेडी हो गया, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं हमारी। इन स्लाइसर्स को भी हम पेस्ट कर देंगे। परफेक्ट। सो अब हमारा डैशबोर्ड, डिफरेंट रिपोर्ट्स, यहाँ पे ये सारी चीज़ रेडी हो चुके हैं। तो अब हम कंक्लूजन पे आएंगे एंड देखेंगे क्या कंक्लूजन, एनालिटिकल रिपोर्ट को फाइनलाइज करके देखेंगे कि क्या क्या उसमें पॉइंटर्स हैं, एंड फिर हम फाइनली कंक्लूजन को डिराइव करेंगे। फ्रेंड्स, जब हमारे पास पूरा डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट्स बन के रेडी हैं, हमारे पास सारे विजुअल्स डिज़ाइन हो चुके हैं, एंड हमने टेम्पलेट्स के अंदर भी सब कुछ ऐड कर दिया है, एक तरीके से हम समझें कि हमारे पास एक कंप्लीट रिपोर्ट बन के हैंडी है, या मैं बोलूँ कंप्लीट रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड बन के हैंडी है। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क होगा एक एनालिटिकल रिपोर्ट बनाना। देखिए, जब आप सारे विजुअल्स को ऐड कर देते हैं, तो आप एक अपने एंड यूजर्स को या आपके क्लाइंट को एक समरी रिपोर्ट भी देते हैं। आप उसे समरी रिपोर्ट कह सकते हैं, एनालिटिकल रिपोर्ट कह सकते हैं, जिसमें आप एज ए डेटा एनालिस्ट आप क्या कंक्लूजन डिराइव करते हैं, क्या इंसाइट्स जो भी इस डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स के अंदर विजुअल हैं उनसे क्या इंसाइट्स निकाल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को उस रिपोर्ट में मेंशन करनी होती है। तो अभी के लिए मैंने एक रिपोर्ट ऑलरेडी डिज़ाइन की हुई है, ये रिपोर्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इस रिपोर्ट को जब हम देखते हैं, तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जैसे हमारे प्रोजेक्ट का नाम था, आप यहाँ सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं, चॉकलेट सेल्स एनालिटिक्स। ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम था। आगे चलते हैं तो किस ने प्रिपेयर की, तो की तो एंड प्रेजेंटेड बाय की। तो प्रेजेंटेड बाय का मतलब ये है कि आप इस तरीके से रिपोर्ट बना के अपने एंड यूजर्स को जब आप प्रेजेंटेशन देंगे कि आपने जो स्टडी करी है उसका जिस्ट आप लोगों अपने एंड यूजर को और क्लाइंट को बताएंगे। तो इस यहाँ पे जो भी अब एम्प्लॉय उसको बता रहा है और जिसने प्रिपेयर किया उसके डिटेल्स हमें मेंशन करने होते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट, तो इस रिपोर्ट के अंदर प्राइमरीली मैंने अभी क्या किया है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ऐड किया है। क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, एनालिस्ट टीम कौन थी जिसने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, जिसने इन रिपोर्ट्स को डिज़ाइन किया, डैशबोर्ड को डिज़ाइन किया, की मेट्रिक्स क्या क्या हम एनालाइज कर रहे थे यहाँ पे, डैशबोर्ड जो भी मेरे मेन डैशबोर्ड है, एंड देन अलग अलग रिपोर्ट्स जैसे सेल्स ट्रेंड की, ब्रांड एंड प्रोडक्ट स्टैटिस्टिक्स, जोग्राफिकल सेल्स, कस्टमर डेमोग्राफिक्स, ये सारी रिपोर्ट्स थी जो मैंने इसके अंदर ऐड की थी। थोड़े बहुत नाम आपको अलग दिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ जब मैं इस वीडियो को बना रहा था उस वक्त जो रिपोर्ट्स के नाम थे थोड़े बहुत मैंने ट्वीक किए थे। पर आपको आइडिया देना मैं यही चाहता हूँ कि इस तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट पे अपने रिपोर्ट्स, अपने डैशबोर्ड, टीम के बारे में, मैट्रिक्स एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में डिटेल्स देंगे। अब अगर हम आगे चलते हैं
थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है एनालाइज चॉकलेट सेल्स डेटा बाय कस्टमर डेमोग्राफिक्स ब्रांड एंड प्रोडक्ट कैटेगरीज अक्रॉस डाइवर्स geographic locations. Also include the sales trend over various time periods throughout the year 2021. तो 2021 की जो सेल्स थी उसके बारे में हमारे को डिफरेंट जोग्राफीज, डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज, ब्रांड, डेमोग्राफिक्स वाइज स्टडी करनी थी। ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें मिली थी, तो उसके बारे में भी हमें डिटेल देना होता है। यहाँ पे आगे चलते हैं इसको। तब हमारी एनालिस्ट टीम आ जाती है, जिस टीम ने इस पे काम किया है। तो हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर जो थे वो टीना थी, मैट हमारे सीनियर डेटा एनालिस्ट थे, एंड कीथ जो हमारा था डेटा एनालिस्ट थे। तो डेटा एनालिस्ट यहाँ पे ये प्रेजेंटेड जो था वही कीथ ने किया है। तो सारे डिटेल जो भी एनालिस्ट टीम की होगी हम ये मेंशन कर सकते हैं। टीम बड़ी है तो हमें सारे मेंबर्स के डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करने होते हैं। अब हम अगर आगे चलते हैं, इसके बाद की मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो हमारी एक रिपोर्ट बनी थी कस्टमर डेमोग्राफिक्स से रिलेटेड। तो वहाँ पे हमने टोटल परचेज, जेंडर वाइज परचेज देखा था, टोटल परचेज बाय एज ग्रुप देखा था, हमने सेगमेंट्स बनाए थे यंगर, मिडल, ओल्डर एज के। इसके बाद टोटल परचेज बाय लॉयल्टी स्टेटस देखा कि भाई प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इस तरीके के लॉयल्टी स्टेटस वाइज थे। टॉप 5 कस्टमर निकाले थे इन टर्म्स ऑफ परचेज अमाउंट, टॉप 5 कस्टमर इन टर्म्स ऑफ परचेज अमाउंट ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। तो ये सारे हमने मैट्रिक्स की स्टडी की थी कस्टमर डेमोग्राफिक्स में। इसके बाद हम जब आगे चलते हैं तो हमने ट्रेंड्स की स्टडी की थी। ट्रेंड की स्टडी करने के लिए हमने यहाँ पे क्वार्टरली, मंथली, डेली ट्रेंड को स्टडी किया कि सेल्स किस तरीके से वेरी कर रही हैं क्वार्टरली, मंथली एंड डेली। अगर कोई ट्रेंड था उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की हमने यहाँ पे। देन हमने मंथ वाइज सेल्स देखा कि क्या ट्रेंड था फॉर डिफरेंट चॉकलेट ब्रांड्स। जो भी ब्रांड्स चॉकलेट बनाते हैं उनके मंथ वाइज सेल्स का क्या ट्रेंड था। इसी तरीके से डिफरेंट लॉयल्टी स्टेटस जैसे प्लैटिनम एंड गोल्ड, सिल्वर, जो डिफरेंट लॉयल्टी स्टेटस जिसके अंदर कस्टमर फॉल करते हैं, तो हमने ये देखा था कि लॉयल्टी स्टेटस के बेसिस पे क्या ट्रेंड रहा मंथ ओवर मंथ। तो यहाँ पे हमने ये भी स्टडी किया। इसके बाद हमने जोग्राफिकल स्टैटिस्टिक्स किया था जिसमें सिटी वाइज सेल्स थी, और कोकोआ जहाँ से चॉकलेट का ओरिजिन होता है उसके हिसाब से क्या सेल्स थी। कि हो सकता है किसी एक स्पेसिफिक रीजन से जो चॉकलेट आती है वो ज़्यादा सेल हो रही हो, तो उसको स्टडी करा भी हमने यहाँ पे। इसके बाद हमने प्रोडक्ट एंड चॉकलेट स्टैटिस्टिक्स या मैं कहूँ प्रोडक्ट एंड चॉकलेट कैटेगरी स्टैटिस्टिक्स को डिटेल में देखा था हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल ब्रांड वाइज कैसे सेल है, सेल्स की चॉकलेट टाइप्स के बेसिस पे देखी थी कि डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट किस तरीके से सेल्स आती है। मंथ वाइज चेंज देखा इन सेल्स, जो चेंज इन सेल्स देखा था हमने मंथ ओवर मंथ। टॉप 5 चॉकलेट्स देखी जो सेल्स के बेसिस पे, कॉस्ट सेगमेंट के बेसिस पे कि किस हाई कॉस्ट, लो कॉस्ट, किस कॉस्ट की चॉकलेट सबसे ज़्यादा बिक रही है, उस कॉस्ट सेगमेंट के बेसिस पे हमने यह स्टडी की थी। तो ये कुछ की मैट्रिक्स थे जिनके बेसिस पे हमने स्टडी परफॉर्म की थी। इसके बाद हम आते हैं जो हमारी फाइनल एनालिटिक्स हुई यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे एक डैशबोर्ड बनाया था कुछ इस तरीके का। तो डैशबोर्ड के अंदर जैसे मैंने लिखा हुआ है, ऑफर द कॉम्प्रिहेंसिव 360 डिग्री व्यू ऑफ टोटल सेल्स इंक्लूडिंग इनसाइट्स ऑन टू हाउ सेल्स आर अकरिंग अक्रॉस डिफरेंट डायमेंशन सच एज सिटी, जेंडर, ब्रांड एंड मंथ। तो ये हाई लेवल ओवरव्यू देंगे डैशबोर्ड कर क्या रहा है हमारा। इन एडिशन इट प्रेजेंटेड द ओवरऑल सेल्स वैल्यू, द टोटल क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट सोल्ड एंड आइडेंटिफाइड द लीडिंग ब्रांड एंड सिटी नेम्स। जो लीडिंग यहाँ पे ब्रांड था, जो सिटी था, उनके यहाँ पे हमने मेंशन किया। तो एक हाई लेवल ओवरव्यू हमने 360 डिग्री व्यू अपने डैशबोर्ड के थ्रू देने की कोशिश की थी। इसके बाद अगर हम जब चलते हैं, अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट विजुअल्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है। जैसे कस्टमर डेमोग्राफिक से जेंडर वाइज क्या था, वो अपन अपनी एनालिसिस यहाँ लिख सकते हैं। चॉकलेट परचेजिंग ट्रेंड्स इन रिलेशन टू जेंडर फॉर 2021 अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टैटिस्टिक्स, मेल्स अकाउंटेड फॉर 53.29% ऑफ चॉकलेट सेल्स, चॉकलेट परचेजेस। बिकॉज ये कस्टमर टर्म्स पे हैं तो हम यहाँ परचेजेस मेंशन करेंगे इन 2021, while females accounted for 46.71. The middle age group exhibited a higher purchase rate than both the younger and older age groups. So age group के segment के basis पे जो स्टडी की थी उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम जब नीचे चलते हैं तो जो टॉप 5 कस्टमर इन टर्म्स ऑफ परचेज अमाउंट थे, तो ये हमारे कुछ कस्टमर थे टॉप 5 जिनके डिटेल यहाँ मेंशन किए हैं। आर आवर टॉप 5 कस्टमर रिगार्डिंग परचेजेस, एज अ रिजल्ट वी नीड टू कंडक्ट अ मोर इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द परचेजिंग पैटर्न्स। बिकॉज ये हमारे हाईएस्ट बाइंग कस्टमर्स थे, तो इनके इन डेप्थ परचेजिंग पैटर्न को स्टडी करेंगे ताकि फ्यूचर में हम इनको टारगेट कर सकें और सेल के लिए। तो ये ही एक हमारा मोटिव होता है इस तरीके के एनालिटिक्स करने का।
तो ये तो कुछ हमारा कस्टमर डेमोग्राफिक्स का था, मैंने कुछ हाई लेवल विजुअल यहाँ इंक्लूड किए थे। इसी तरीके से सेल्स ट्रेंड को अगर हम देखते हैं तो यहाँ देख सकते हैं हम कि क्वार्टरली चॉकलेट सेल्स ट्रेंड एक्सपीरियंस्ड एन एब्रप्ट स्पाइक इन Q4 जो फेस्टिवल सीजन था, विच इज अनसरप्राइजिंग वाई एज दिस पीरियड कंप्राइजेस सेवरल फेस्टिवल्स। इस वजह से ये सडन स्पाइक की थी चॉकलेट सेल्स। द मंथली सेल्स ट्रेंड इंडिकेट्स पॉजिटिव ग्रोथ ओवरऑल, however starting from August there was a steady increase which spiked up significantly in November and December due to festival season। थोड़ा सा ग्रीन्स कर लेते हैं स्लाइड्स। ओके, आई थिंक अब आपको और बेटर विजिबल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली सेल्स ट्रेंड इंडिकेट्स पॉजिटिव growth overall, however starting from August there was a steady increase which spiked significantly in November and December due to festival season। तो फेस्टिवल सीजन में आप देख सकते हैं सडन स्पाइक हुई है ये चीज़। यहीं आगे चलते हैं, इसको हम डेली सेल्स ट्रेंड भी देख लेते हैं। यहाँ पे सेल्स फॉर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे सीम टू शो मिनिमल वेरिएंस। तो जैसे आप देख सकते हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मिनिमम वेरिएंस है। However, it is noteworthy that sales experienced a significant decline on Monday, warranting further evaluation। तो कहने का मतलब है कि मंडे को जो सेल फॉल होती है इसको हमें देखने की जरूरत है कि ये सेल्स फॉल क्यों हो रही है, ये रीजन आइडेंटिफाई करने की मंडे को ऐसा क्या होता है कि हमारी चॉकलेट सेल्स जो होती है वो फॉल करती है। तो फर्दर स्टडी हमें यहाँ करने की ज़रूरत होगी। इसके बाद हम बात करते हैं अपने सेल्स ट्रेंड के ही जो दूसरे हमारे विजुअल थे, जैसे मंथ वाइज सेल्स ट्रेंड फॉर डिफरेंट ब्रांड्स। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, based on overall sales trend, it can be inferred that sales increased during the October to December quarter. Additionally, there was a significant spike in sales during the month of December attributable to the festival season। तो फेस्टिवल सीजन की वजह से यहाँ पे सेल्स जो थी इंक्रीज हुई थी। With respect to brand wise sales, Craftesh Chocolate reported the highest sale। तो Craftesh Chocolate ने highest sale की थी, while Mastering Chocolates saw the lowest sale during the December जो फेस्टिवल मंथ था हमारा। तो उसके डिटेल हम यहाँ मेंशन कर दे सकते हैं। अगेन फ्रेंड्स, ये एक जस्ट ओवरव्यू है, आप इसको अपने क्लाइंट की नीड्स, आप क्लाइंट पर्सपेक्टिव से इसको इसके अंदर ट्वीक कर सकते हैं, आप इसको रेफरेंस लेके अपनी रिपोर्ट्स को डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे ब्रांड एंड प्रोडक्ट स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं हमने एक विजुअल चेंज इन सेल्स का इंक्लूड किया है। There has been a notable shift in sales during the month of September and December। In February we observed a sudden decline। So जो decline के months हैं या sudden spike आया है इन months में, ये हमारे को स्टडी करने चाहिए यहाँ पे कि किस वजह से सेल्स एकदम से चेंज हो रही है, which can be attributed to the conclusion of the festival season। एक बात और यहाँ पे देखने को मिल रही है, जैसे सेल्स रिमेन रिलेटिवली स्टडी ड्यूरिंग मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, क्योंकि फेस्टिवल सीजन नहीं होता तो सेल्स जो है वो स्टडी रहती है इन मंथ्स में। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं अगली जब हम ब्रांड वाइज स्टडी कर रहे थे कि क्राफ्टेश चॉकलेट ब्रांड जो था हैज इमर्ज्ड एज द हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड। तो ये जो ब्रांड था ये हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड था, while मास्टरिंग चॉकलेट हैज परफॉर्म पुअरली एंड फिनिश्ड एट द बॉटम अमंग द 5 ब्रांड्स। तो इसने पुअरली परफॉर्म किया, तो इनको स्टडी करने की जरूरत है कि इसने क्या ऐसा काम किया कि ये हाईएस्ट सेल करी इसने, और ये जो मेरा ब्रांड था इसने क्या इसके अंदर लूप होल्स थे एक्टिविटीज में कि इसने इन बाकी ब्रांड्स कंपैरेटिवली में इसकी सेल्स पुअर थी। तो ये फर्दर स्टडी करने के लिए हमारे को एनालिसिस करना है इसका। आगे चलते हैं, हम चॉकलेट टाइप के बेसिस पे देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं डार्क चॉकलेट इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ चॉकलेट, वाइल वाइट चॉकलेट इज नॉट एज फेवर्ड। तो डार्क चॉकलेट की सबसे ज़्यादा सेल थी एंड वाइट चॉकलेट की इतनी सेल नहीं थी। तो ये हमारे को एनालिसिस के बाद पैटर्न पता लगा है। इसके बाद आगे चलते हैं जोग्राफिकल सेल्स के बेसिस पे, जोग्राफिकल एनालिटिक्स जो हमने की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं द सिटी ऑफ डेनवर हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेल्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो डेनवर जो था हमारा, ये जो हमारा डेनवर रीजन है यूएस में, ये सबसे ज़्यादा सेल कर रहा है। हाइपोथेटिकली है फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा मत सोचिएगा ये रियल डेटा, ये हाइपोथेटिकल डेटा सारा। तो डेनवर रीजन में क्योंकि हाईएस्ट सेल हुई है, दिस इज एविडेंट फ्रॉम द साइज ऑफ द बबल। आप देख सकते हैं ये बबल, बिग बबल बड़ा है यहाँ पे, विच इंडिकेट्स द सेम। सो हम ये देख सकते हैं इस रीजन में सेल ज़्यादा हो रही है, इसका रीज़न क्या है, इसको फर्दर एनालिसिस हम कर सकते हैं। इसी तरीके से कोकोआ ओरिजिन रीजन के हिसाब से भी हमने एक यहाँ पे अपना मैप चार्ट बनाया था। तो द सेल्स ऑफ चॉकलेट मेड फ्रॉम द कैरिबियन रीजन, जो कैरिबियन रीजन से चॉकलेट आ रही है उसकी सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही है। वेल सेल्स फॉर चॉकलेट मेड फ्रॉम अफ्रीकन रीजन आर लोएस्ट। तो कोई टेस्ट का है या फिर कुछ
फीड चार्जेस ज़्यादा है अफ्रीका से यूएस तक लाने में, इस वजह से इसके अंदर ज़्यादा हमारे को जो सेल्स कम हो रही हैं यहाँ से, जो चॉकलेट आ रही है कोको ओरिजिन यहाँ से जो हो रहा है, बल्कि जबकि कैरेबियन से आता है क्योंकि यहाँ से यूएस पास है। देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन्स, मैं अभी एक हाइपोथेटिकली आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन्स, तो इनको डीपर स्टडी करने की ज़रूरत है। क्या रीज़न थे जिसकी वजह से सेल्स अफेक्ट हुई हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोको ओरिजिन रीजन। तो इस तरीके से मैंने एक समरी फॉर्म में आप लोगों को बताया आप किस तरीके से एनालिटिकल रिपोर्ट बना सकते हैं। आई होप आपको ये एनालिटिकल रिपोर्ट क्लियर हुई होगी और आप फ्यूचर में इस तरीके की रिपोर्ट को डिज़ाइन करेंगे। एंड कुछ लोग जो रियल वर्ल्ड अभी प्रोजेक्ट में काम करते होंगे वो अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं कि वो किस तरीके से रिपोर्ट्स या अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू अपनी एनालिसिस को शेयर करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, जिससे हमारी कम्युनिटी में बाकी लोगों को भी पता लगेगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा था कि किस तरीके से हम लोग एनालिटिकल रिपोर्ट बनाते हैं। दिस इज़ ऑल डमी। एंड फाइनली आप ये लिख सकते हैं जो अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो कॉन्टैक्ट अस में डाल सकते हैं। तो एक सैम्पल मैंने आप लोगों को दिखाया किस तरीके से ये समरी एनालिटिकल रिपोर्ट थी, जिसकी हेल्प से आप अपने क्लाइंट को डिटेल में बता सकते हैं कि भाई किस तरीके से हमारा जो ये अभी हमने चॉकलेट सेल्स एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट किया है ये किस तरीके से स्टैंड करता है, कहाँ का लूपहोल्स है, किन एरियाज़ में काम करना है, किन एरियाज़ में फर्दर हमें एनालिसिस करनी है, कहाँ हम अच्छा कर रहे हैं, कहाँ पे हम खराब कर रहे हैं। ये सारी डिटेल आप एक एनालिटिकल रिपोर्ट या समरी रिपोर्ट में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो एक कंप्लीट मैं ये कहूँ बहुत ही लॉन्ग वीडियो थी जिसमें आपने डिटेल में सारी चीज़ें सीखी, कैसे हमने माईसीक्वल से डेटा गैदर किया, किस तरीके से हमने डिफरेंट रिपोर्ट्स को डिज़ाइन किया, डैशबोर्ड को डिज़ाइन किया, विजुअल्स में टेम्पलेट ऐड किए, देन हमने एक एनालिटिकल रिपोर्ट भी समझी किस तरह से करते हैं। आई होप ये मेरे एफर्ट्स आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगेन मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इतने मेरे एफर्ट्स आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तभी इस चैनल ग्रो हो पाएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब लाइक नहीं करेंगे ये चैनल ग्रो नहीं होगा, हमारा मोरल नहीं बढ़ेगा, तो हमें भी आगे वीडियो हम नहीं डिलीवर कर पाएंगे क्वालिटी कंटेंट। तो क्वालिटी कंटेंट अगर आप लोगों को चाहिए तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के थ्रू करवाइए, आप इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, जिससे आप लोग ही नहीं बल्कि आपके फ्रेंड्स भी जो इस एरिया में काम करते हैं उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। एंड वीडियो रैप अप करने से पहले मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।